वेलकम टू कहानी यूनिवर्स। यहाँ हम फैंटेसी, सिस्टम और कल्टीवेशन नॉवेल्स को हिंदी में समझते और एक्सप्लोर करते हैं। प्लॉट, वर्ल्ड बिल्डिंग और ट्विस्ट, सब कुछ क्लियर। लेट्स बिगिन द स्टोरी। डिस्क्लेमर: ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन, रिव्यू और एक्सप्लेनेशन के पर्पस के लिए है। नॉवेल के सभी कॉपीराइट्स उनके असली क्रिएटर्स और पब्लिशर्स के पास हैं। हम कोई ओनरशिप क्लेम नहीं करते। अगर किसी राइट्स होल्डर को इश्यू हो, हम कंटेंट को रिमूव या मॉडिफाई कर देंगे। एक नतीजे पर पहुंचे। जब वह पंखा चला रहा था तो उसके जेड पंखे में सरसराहट हो रही थी और उसकी आंखों में तेज रोशनी चमक रही थी। यह निश्चित था कि यदि व्हाइट लोर्ड संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति उस समय यहां होता तो वह उन्हें मिनटों में टुकड़े टुकड़े कर देता। शांत हो जाओ दूसरे भाई। भले ही व्हाइट लोर्ड संप्रदाय की छोटी राक्षसी का इरादा था, उसकी ताकत पर्याप्त नहीं है। इस बार पूरे 20 महान ग्रैंडमास्टरों की मृत्यु हो गई और बाकी सभी ग्रैंडमास्टर दायरे में थे। ये लोग बिना कोई कार्रवाई किए चले गए। क्या आपको लगता है कि व्हाइट लोर्ड संप्रदाय की छोटी राक्षसी अपनी ताकत से ऐसा कर सकती है? जाहिर है वह नहीं कर सकी। अगर वे बेनकाब हो गए होते और ब्लैक आइस हैवी कैवेलरी के आरोप में मर गए होते तो ये समझ में आता, क्योंकि वे हत्यारे हैं, छिपकर और एक ही बार में हत्या करने में कुशल हैं। लेकिन वे इतनी बेवजह मर गए, ये स्पष्ट है कि इसका उनके उजागर होने या ब्लैक आइस हैवी कैवेलरी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही जेड पंखे से खुद को हवा कर रहा व्यक्ति नियंत्रण खोने वाला था और उसने देखा कि व्हाइट लोर्ड संप्रदाय के कुछ सदस्य गुस्से में फट पड़े हैं। उनके समूह के बीच एक युवा व्यक्ति ने एक विद्वान सज्जन की पोशाक पहनी हुई थी, जिसका चेहरा जेड जैसा था, और आसपास का सर्वेक्षण किया और बात की। हम भले ही यह छोटी राक्षसी न हो, इस मामले का निश्चित रूप से उससे कुछ लेना देना है। व्हाइट लोर्ड संप्रदाय ने यह खबर फैलाई कि वह अकेली है जो शेंक और किलिंग सॉन्ग को जानती है, लेकिन ये सच है या झूठ केवल वे ही जानते हैं। मुझे संदेह है कि व्हाइट लोर्ड संप्रदाय में ऐसे बूढ़े बुजुर्ग होंगे जो इस तकनीक को जानते होंगे। जेड फैन वाला चिड़चिड़ा अधेड़ उम्र का आदमी बोला। उन्हें विश्वास था कि व्हाइट लोर्ड संप्रदाय मरने के योग्य था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले पर वास्तव में क्रोधित होने के अलावा उनका स्वयं व्हाइट लोर्ड संप्रदाय के साथ लंबे समय से झगड़ा रहा होगा। दूसरा भाई सही है, इस तकनीक का निश्चित रूप से व्हाइट लोर्ड संप्रदाय से कुछ लेना देना है। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि व्हाइट लोर्ड संप्रदाय उस राजकुमार किन की मदद क्यों करेगा। कुछ समय पहले उनकी सेना को प्रिंस किन ने कुचल दिया था और उन्होंने दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में कई व्यवस्थाएं की थी जिन्हें कथित तौर पर प्रिंस किन ने बाधित भी किया था। तार्किक रूप से वे वही होने चाहिए जो प्रिंस किन से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। तभी एक और शख्स सवाल उठाते हुए बोला, यह वाकई एक संदेहास्पद बात थी। व्हाइट लोर्ड संप्रदाय को प्रिंस किन से उनसे भी अधिक नफरत करनी चाहिए। फिर भी अब वे उसकी रक्षा कर रहे थे, जिसका कोई मतलब नहीं था। कारण जो भी हो, व्हाइट लोर्ड संप्रदाय को हमें इस मामले पर स्पष्टीकरण देना होगा। अन्यथा वे सोचेंगे कि हमारे रक्तवध संप्रदाय को धमकाना आसान है। जहां तक प्रिंस किन की बात है, हम और लोगों को इकट्ठा करेंगे। उसे मरना ही होगा। द ग्रेट जिया क्राउन प्रिंस। हम्फ, जेड प्रशंसक वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, चाहे कुछ भी हो, फिर भी महसूस करता था कि व्हाइट लोर्ड संप्रदाय मरने के योग्य था। हालांकि वह ये भी जानता था कि अब व्हाइट लोर्ड संप्रदाय से हिसाब बराबर करने का समय नहीं है। महान जिया क्राउन प्रिंस को मारना मुख्य प्राथमिकता थी। इसके बारे में बोलते हुए संप्रदाय के नेता अचानक एकमात्र राजकुमार किन के बारे में चिंतित क्यों हैं? क्या ये सिर्फ इस अफवाह के कारण है कि वह महान जिया क्राउन प्रिंस हैं? संप्रदाय नेता के पिछले इरादे के अनुसार ग्रेट जिया की नियति समाप्त हो गई है। हालांकि फिर भी एक घिरे हुए जानवर का हताश संघर्ष बेहद खतरनाक हो सकता है। हमें कम प्रोफाइल रखनी चाहिए और इसके आंतरिक पतन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जहां तक सम्राट या युवराज की बात है, उन्हें कुछ भी नहीं बदलना चाहिए। वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो जेड जैसे चेहरे वाला एक विद्वान सज्जन की पोशाक पहने हुए था, काफी हैरान था। यह मामला संप्रदाय नेता का इरादा है, हमें बस इसका पालन करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए स्वाभाविक रूप से उसके पास अपने कारण हैं। नेता एक बुरा आदमी था। भले ही उसके अधीनस्थों ने चाहे जो भी तर दिया हो, वह अब तक चुप था, चुपचाप अपने आसपास का सर्वेक्षण कर रहा था। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस बार प्रिंस किन की रक्षा के लिए कौन हस्तक्षेप कर रहा है। चीजें जटिल हो गई हैं। ऐसा लगता है कि एक स्थलीय अमर क्षेत्र का अस्तित्व अवश्य ही आगे बढ़ रहा है। मैं स्वयं जाकर स्थिति की जांच करूंगा। आप सभी यहां प्रतीक्षा करें और हम तब इस पर चर्चा करेंगे। यदि संभव हुआ तो मैं उस राजकुमार से सीधे निपट लूंगा, यदि नहीं तो हम अन्य योजनाएं बनाएंगे। किसी राजकुमार को व्यक्तिगत रूप से मारना भी एक सराहनीय उपलब्धि मानी जा सकती है। बूढ़े ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। उसने एक हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा और दूसरे हाथ से अपनी लंबी दाढ़ी को अपने मुंह पर सहलाया। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति थी। बिग ब्रदर के कदम उठाने से प्रिंस किन निश्चित रूप से मर चुका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसकी रक्षा करना चाहता है, ये बेकार है। ये सही है, बिग ब्रदर की चाल, असीमित जादुई शक्ति। बूढ़े व्यक्ति को यह कहते हुए सुनकर कि वह कार्रवाई करने जा रहा है, उसके पीछे चल रहे कुछ लोग तुरंत उत्तेजित हो गए। मुख्य रूप से वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा दृश्य उत्पन्न करने के लिए किसी को बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं थी। ये भूमि दिव्य अमर क्षेत्र बिजलीघर से संबंधित होना चाहिए और उनमें से केवल उनका बड़ा भाई ही स्थलीय अमर था। उनमें से बाकी लोग केवल ग्रेट ग्रैंड मास्टर क्षेत्र के शिखर पर थे। अगर ये सामान्य समय होता तो ठीक होता। अपने बिग ब्रदर का अनुसरण करते हुए, यहाँ तक कि एक स्थलीय अमर का सामना करते हुए भी वे नहीं डरेंगे। आखिरकार ऐसी ताकतों के खिलाफ वे केवल सहायता करने के लिए जिम्मेदार थे। हालांकि उस राजकुमार किन के साथ व्यवहार करना अलग था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने मौखिक रूप से प्रिंस किन का कितना तिरस्कार किया। एक बात थी जिसके बारे में वे बहुत स्पष्ट थे, यानी प्रिंस किन के नेतृत्व में ब्लैक आइस हैवी कैवेलरी ने 3 लाख व्हाइट लोर्ड सैनिकों को कुचल दिया था। हालांकि व्हाइट लोर्ड संप्रदाय ज्यादातर एक असंगठित भीड़ थी, उनके बीच कुलीन ताकतें भी थीं, अन्यथा वे शहरों पर कब्जा कैसे कर सकते थे और क्षेत्रों पर कब्जा कैसे कर सकते थे। उन्हें जो खबर मिली वह ये थी कि उन विशिष्ट ताकतों का एक ही लहर में सफाया हो गया। इसलिए वे ब्लैक आइस हैवी कैवेलरी से भी बहुत सावधान थे। अध्याय 20, कम आंकना। यदि उनका बिग ब्रदर किसी स्थलीय अमर क्षेत्र विशेषज्ञ से उलझ गया हो, फिर वे किन के राजकुमार की हत्या के लिए जिम्मेदार होंगे और उन्हें सीधे ब्लैक आइस हैवी कैवेलरी का सामना करना होगा। इस प्रकार वे बहुत भयभीत थे। यही कारण है कि उन्होंने शुरू में हत्या को अंजाम देने के लिए अपने अधीनस्थों की व्यवस्था की, जबकि वे स्वयं इसमें शामिल नहीं हुए। लेकिन अब उनका बिग ब्रदर व्यक्तिगत रूप से जा रहा था और उन्हें उनका अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से खुश थे। मुझे आशा है कि बिग ब्रदर एक हमले में सफल होगा, बूढ़े आदमी को जाते हुए देखकर जेड चेहरे वाले विद्वान ने कहा। बाकी सभी ने सिर हिलाया। जब तक बिग ब्रदर सफल रहे, उन्हें ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
दुखद दृश्य को देखते हुए उनमें से कुछ लोग डर दिखाने से खुद को नहीं रोक सके। सौभाग्य से उनके बिग ब्रदर को शुरू में कुछ करना था और उन्होंने उन्हें प्रिंस ऑफ किन से निपटने के लिए भेजा। उन्होंने कई दिनों तक इस सड़क पर लोगों के लिए घात लगाने की व्यवस्था कर रखी थी। हालांकि किन का राजकुमार बहुत धीरे धीरे चला और आज ही आया। उनका बड़ा भाई भी अपना कारोबार खत्म करके आया और फिर उन्हें ले आया। कौन जानता था कि वे एक कदम देर से आए थे या यूं कहीं कि समय से ठीक पहले। यदि वे पहले आते तो वे निश्चित रूप से किन के राजकुमार का सामना करते। उनका बिग ब्रदर निश्चित रूप से ठीक होगा, लेकिन उनमें से कुछ के लिए ये कहना मुश्किल होगा। वैसे भी इस मामले को उनके बिग ब्रदर ने पूरी तरह से संभाल लिया था। उनके लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आप शेंक और किलिंग सॉन्ग को कैसे जानते हैं? सेना धीरे धीरे आगे बढ़ी, गाड़ियों द्वारा खींचे गए मोबाइल महल के अंदर। इस समय बाई ल्यूली को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। मूलतः उसने सोचा कि यह मिशन कुछ खास नहीं है, खासतौर पर तब जब लू फेइफान ने उसे गाड़ी में आमंत्रित करने के लिए किसी को भेजा। उस समय उनका विचार था, निश्चित रूप से दुनिया के सभी पुरुष एक जैसे हैं, खासतौर पर तब जब दूसरे पक्ष ने बल का सहारा लिया, जो और भी अधिक क्रूर था। हालांकि जैसे ही शेंक और किलिंग सॉन्ग सामने आया, उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह गलत थी। किन के इस राजकुमार ने बहुत स्पष्ट रूप से एक नजर में उसकी पहचान ली। लेकिन यह असंभव था। बाजी झेमो गाने में से जो उसने बाहरी रूप से प्रदर्शित किया वह केवल शेंक और किलिंग सॉन्ग था। सुक्विंग को जो उसने पहले बजाया था वह जियांगहू में कभी प्रदर्शित नहीं किया गया था और जियांगहू में इसकी कोई खबर नहीं थी। जियांगहू में लोग केवल उसके शेंक और किलिंग सॉन्ग को जानते थे, लेकिन यह नहीं जानते थे कि उसे बाजी झेमो सॉन्ग में महारत हासिल थी। लेकिन अभी उसने सुक्विंग को बजाया और दूसरे पक्ष ने शेंक और किलिंग सॉन्ग के साथ जवाबी कार्रवाई की। इससे उसे अत्यधिक सदमा लगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे पक्ष का शेंक और किलिंग सॉन्ग। बाई ल्यूली को पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। उसे इसका एहसास हुआ। वह पहले जहां थी वहां हथियारे छिपे हुए थे। किसी को पता होना चाहिए, यहां तक कि उसने भी शुरू में उन्हें महसूस नहीं किया था। जाहिर है वे पेशेवर थे और उनके पास विशेष तरीके थे जो बहुत गहराई से छुपे हुए थे। गतिहीन होने पर उच्च साधना वाले भी उनका पता नहीं लगा पाते। लेकिन फिर भी अगर वह गलत नहीं थी तो उन सभी हथियारों को अब तक चले जाना चाहिए था। भयानक, अति भयानक। इस समय उसने एक साहसिक अनुमान लगाया। पवित्र संप्रदाय की पिछली हार और एक स्थलीय अमर क्षेत्र के बुजुर्ग की हानि बिल्कुल भी नहीं थी जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था कि शाही परिवार के पास कुछ छिपे हुए साधन थे। ये किन का राजकुमार था? ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में ग्रेटजिया इतना भयानक अस्तित्व प्रकट हुआ। यह एक संकेत था कि ग्रेटजिया का स्वर्ग का आदेश अभी भी मौजूद था। नहीं, ये खबर वापस भेजनी होगी। पवित्र संप्रदाय को अभी भी शांत रहने की जरूरत है। अभी समय नहीं आया है। बाई ल्यूली ने खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया। उसे जीवित रहना होगा और इस भयानक खबर को वापस लाना होगा। यदि खबर सही थी तो उसके सामने किन का राजकुमार केवल 18 वर्ष का था। एक 18 वर्षीय स्थलीय अमर। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था। यहां तक कि मार्शल गॉड ने भी ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं की थी। ग्रेटजिया इंपीरियल परिवार ने मार्शल गॉड से भी अधिक भयानक अस्तित्व का निर्माण किया था। अगर ये सच होता, भले ही वे शांत रहें, इस बार उनका पवित्र संप्रदाय। किसी को पता होना चाहिए, मार्शल गॉड के युग के दौरान उस समय पवित्र संप्रदाय लगभग नष्ट हो गया था। इसकी विरासत लगभग समाप्त हो गई थी। केवल कुछ कमजोर किसान चुपकर और अपना नाम बदलकर मुश्किल से जीवित बच पाए। ग्रेटजिया के कमजोर होने के बाद अब तक ऐसा नहीं हुआ था कि उन्होंने कुछ ओरिजिन की पुनः प्राप्त कर ली हो। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो भविष्य में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। चुपचाप झूठ बोलना इतना आसान नहीं था। जब किसी ने पवित्र संप्रदाय के गुप्त रिकॉर्ड खोले तो इसमें शामिल कठिनाइयां केवल खून और आंसुओं का इतिहास थी। उसे केवल स्थलीय अमर क्षेत्र में एक शुरुआतकर्ता होना चाहिए। उस स्थिति में क्या हम वर्तमान का लाभ उठा सकते हैं और उसे पूरी तरह से दबा सकते हैं और मार सकते हैं? नीचे लेटने की कठिनाई और पवित्र संप्रदाय की इस बिंदु तक कड़ी मेहनत से हासिल की गई प्रगति के बारे में सोचते हुए बाई ल्यूली के पास एक साहसिक विचार था। मुख्य रूप से उसका मानना था कि भले ही उसके सामने किन का राजकुमार वास्तव में स्थलीय अमर क्षेत्र तक पहुंच गया था, वह केवल एक नौसिखिया था। हालांकि वह बहुत ही भयानक दिखाई दे रहा था। हालांकि ये देखते हुए कि मार्शल भगवान भी स्थलीय अमर क्षेत्र के शिखर पर थे, फिर भी वह दुनिया के सभी कृषकों को अपना सिर झुकाने के लिए मजबूर कर सकते थे। इसलिए उसने महसूस किया कि लू फेइफान का आतंक उसकी एजोर हेवन सम्राट कला की खेती के कारण होना चाहिए। आखिरकार एक 18 वर्षीय टेरेस्ट्रियल इमोर्टल पहले से ही काफी डरावना था। इसके अलावा यह उसकी कल्पना से परे था, और यदि वह केवल स्थलीय अमर के प्रारंभिक दायरे में था, फिर कीमत चुकाकर मामले को सुलझाना असंभव नहीं था, और यह सब दूसरे पक्ष के शाही राजधानी में प्रवेश करने से पहले पूरा किया जाना आवश्यक था। दूसरे शब्दों में उसे संदेश भेजने की जरूरत थी ताकि पवित्र संप्रदाय शाही राजधानी में प्रवेश करने से पहले किन के राजकुमार को दबाने और मारने के लिए हर कीमत पर विभिन्न गुटों के साथ एकजुट हो सके। अन्यथा यदि ग्रेटजिया इंपीरियल परिवार से एक और मार्शल भगवान उभरा तो पवित्र संप्रदाय वास्तव में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आखिर किन का राजकुमार किस तरह का व्यक्ति था, ये पिछली खबरों से देखा जा सकता है। यह मार्शल गॉड के समान व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। एक आदमी जो एक झटके में कुलों का सफाया करना पसंद करता था। यदि यह खबर फैली तो दुनिया की सभी ताकतें निश्चित रूप से उसका गला घोंटने में मदद करने को तैयार होंगी। यद्यपि ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान महान कुलीन परिवारों और प्रमुख कुलों को मार्शल भगवान का आभारी होना चाहिए। यदि उसने इतने सारे कुलों और उन सभी शक्तिशाली ताकतों को नष्ट नहीं किया होता तो वे उठ नहीं पाते। हालांकि वे बिल्कुल भी आभारी महसूस नहीं कर सके, उन्हें केवल डर महसूस हुआ। अतीत की उन शक्तिशाली ताकतों का सफाया हो गया और इस बार उनकी बारी होगी। हम एक और साथी मौत की तलाश में है। जैसे ही बाई ल्यूली सोच रही थी कि इस खबर को वापस कैसे भेजा जाए, उसने उस आदमी को देखा जो उसकी नजर में शैतान से अलग नहीं था, एक फीकी मुस्कान दिखा रहा था। तभी उसने उसे जिधर तारों पर अपना हाथ घुमाते हुए देखा। झिंग, एक तेज सितार ध्वनि के साथ अर्धचंद्राकार की तरह एक अदृश्य क्यूई विस्फोट हुआ, और लगभग एक ही समय में वाह, एक काली छाया निकली जो सितार ध्वनि से बने अर्धचंद्र से टकरा रही थी। और तब कोई तप नहीं था। कुछ ही दूरी पर धुंध भरी बूंदाबांदी में खून की धुंध बिखरी हुई थी, जिससे एक अलग तरह का सुंदर दृश्य बन रहा था। गल्प, बाई ल्यूली को यह बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगा। उस क्षणभंगुर काली छाया ने उसे एक परिचित गंध का संकेत दिया। ये रक्तवत द्वार का वह व्यक्ति नहीं होगा, है ना? असंभव, बिल्कुल असंभव। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एजोर हेवन एम्परर आर्ट की खेती कितनी विकृत थी। दूसरा पक्ष केवल स्थलीय अमर के प्रारंभिक दायरे में था और इसे इतनी साफ और त्वरित हत्या नहीं होनी चाहिए।
नहीं, शायद ये सचमुच संभव है। लेकिन फिर उसने ध्यान से सोचा, जहां तक ये बात है कि एजोर हेवन सम्राट कला वास्तव में कितनी मजबूत थी, वह इसका विश्लेषण केवल प्राचीन ग्रंथों में मार्शल भगवान के कार्यों से ही कर सकती थी। अतीत पर विचार करने पर मार्शल भगवान उस समय दुनिया को खून से नहलाने में सक्षम थे। शायद उसकी कल्पना अपर्याप्त थी और उसने अंततः एजोर हेवन सम्राट कला की दबंग प्रकृति को कम करके आंका। अध्याय -21 भाई टूट गया है। एक ही क्षेत्र में विरोधियों को मारना बच्चों के खेल जैसा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मार्शल भगवान उस समय दुनिया को खून से नहलाने में सक्षम थे। ऐसी शक्ति के सामने एक ही क्षेत्र के प्रतिद्वंद्वी चींटियों से अलग नहीं है। बेशक अनुभव के आधार पर विरोध करना अभी भी संभव है। हालांकि ग्रेड्स या मार्शल गॉड के बाद किसी भी सम्राट ने कभी भी एजोर हेवन सम्राट कला को स्थलीय अमर क्षेत्र के शिखर तक विकसित नहीं किया है। अधिकांश विरासत पर भरोसा करके स्थलीय अमर क्षेत्र तक पहुंच गए, लेकिन कुछ ने इसे स्थलीय अमर क्षेत्र के मध्य चरण तक भी विकसित किया। उन सम्राटों ने बहुत कुछ कहने के बावजूद बस इतना ही था। प्रमुख सेनाएं सावधान थीं, लेकिन भयभीत नहीं थीं। यदि वे सेना में शामिल हो जाते तो उस स्तर के सम्राट का भी विरोध किया जा सकता था। विभिन्न स्रोतों के अनुसार जब तक कोई व्यक्ति एजोर हेवन सम्राट कला की 15वीं परत तक नहीं पहुंच जाता है और स्थलीय अमर क्षेत्र के शिखर पर नहीं चढ़ जाता है, तब भी प्रतिरोध की संभावना बनी रहती है। हालांकि इसे शीघ्र हल करने की आवश्यकता है। 18 साल की उम्र में स्थलीय अमर क्षेत्र को प्राप्त करना और उस पर नीला स्वर्ग सम्राट कला का विकास करना। बाई लिउली को इसमें कोई संदेह नहीं था कि पर्याप्त समय दिए जाने पर प्रतिद्वंद्वी निश्चित रूप से एजोर हेवन सम्राट कला को 15वीं परत तक विकसित करने में सक्षम होगा, स्थलीय अमर क्षेत्र तक पहुंच जाएगा और तब तक वह वास्तव में दुनिया में अजय हो जाएगा। बाई लिउली ने खून की धुंध को धीरे धीरे कम होते देखा। उसका मन असंख्य विचारों से भर गया। उसने मूल रूप से सोचा था कि यह एक सरल कार्य होगा, लेकिन इसने उसके विश्व दृष्टिकोण को तोड़ दिया था। धुंधली बूंदाबांदी पवित्र संप्रदाय के भविष्य की तरह थी, जिसमें कोई दिशा नजर नहीं आ रही थी। बिग ब्रदर को जल्द ही वापस आना चाहिए, हमें तैयारी करनी चाहिए। ओए यहाँ एक मंडप होता है, चलो कुछ खेल और कुछ शराब ले लें। जब बिग ब्रदर वापस आएगा तो हम उसके लिए जश्न मना सकते हैं। लोर्ड्स पवेलियन के अंदर जहां बाई लिउली ने पहले अपना गायन किया था, कई हस्तियां बैठी थीं। एक व्यक्ति ने बोरियत के कारण यह सुझाव दिया, ओए ऐसा ही होना चाहिए। सभी को लगा कि यह सुझाव अच्छा है। जल्द ही वे हरकत में आ गए। कुछ लोग खेल के लिए पहाड़ों पर गए, कुछ पानी में मछली पकड़ने गए, दूसरों ने तलवार से एक पत्थर का बर्तन बनाया और उसे स्थापित किया, और इससे भी अधिक उनके पीछे से शराब के लौकी निकाल लिए। बैककोट ये कुछ अवधारणा के साथ काफी गहरा लगता है। एक सुंदर विद्वान की शक्ल वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी चिल्लाया, बस बिग ब्रदर की विजयी वापसी का इंतजार है। उन्हें लगा कि जिस बिग ब्रदर का उन्होंने अनुसरण किया वह काफी अच्छा था। हर बार जब कोई थोड़ा कठिन कार्य होता था तो उन्हें सहायता की आवश्यकता नहीं होती थी, बिग ब्रदर ने इसे स्वयं संभाला। इस बार किन के राजा को मारने से संप्रदाय से कई पुरस्कार मिले और उन्होंने बहुत अधिक प्रयास नहीं किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें बहुत अच्छा लगा। हालांकि कई मातहतों की मौत हो चुकी थी। हालांकि यदि अधीनस्थों की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें बदला जा सकता है। जब तक वे ठीक थे सब कुछ अच्छा था। लेकिन देखते ही देखते कई घंटे बीत गए और इंतजार करने के बाद भी बिग ब्रदर की आकृति सामने नहीं आई। इस समय भले ही उन्होंने धीमा करने की पूरी कोशिश की थी, पत्थर के बर्तन में खाना और ग्रिल पर भुना हुआ मांस अनिवार्य रूप से पक गया था। सुगंध फैल गई, लेकिन इस समय उन्हें, जो मूल रूप से बहुत रुचि रखते थे, बिल्कुल भी भूख नहीं थी। ओए क्या कुछ हो सकता था। सुंदर अधेड़ उम्र के आदमी ने भौहें चढ़ा ली। उसे एक बुरा पूर्वाभास हुआ। असंभव, बिल्कुल असंभव। बिग ब्रदर स्थलीय अमर क्षेत्र का एक प्रतीक है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना जेड पंखा हिलाते हुए अपना सिर हिलाया। बिग ब्रदर की ताकत और हत्या कौशल के साथ एक 18 वर्षीय युवक की हत्या, भले ही प्रतिद्वंद्वी के पास वास्तव में एक स्थलीय अमर विशेषज्ञ उसकी रक्षा कर रहा हो, कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा भले ही यह सफल नहीं हुआ, बिग ब्रदर की ताकत से वह आसानी से बच सकता था। 800 ब्लैक आइस हैवी कैवेलरी को नजरअंदाज किया जा सकता है। क्या प्रतिद्वंद्वी का टेरेस्ट्रियल इमोर्टल बिग ब्रदर के लिए कुछ कर सकता है? ये सुनकर सभी का मन थोड़ा शांत हुआ। हालांकि अभी भी कुछ चिंता थी, विशेषकर जैसे जैसे समय बीतता गया, ये भावना और गहरी होती गई। जब तक आसमान में अंधेरा छा गया, उनकी अशुभ भावना और भी प्रबल हो गई। ओए क्या सचमुच कुछ हुआ होगा? एक सुंदर विद्वान के वेश में अधेड़ उम्र का व्यक्ति बोला। असंभव, बिल्कुल असंभव। बैककोट ये बिग ब्रदर एक अवसर की तलाश में होगा। शायद किन के राजा की रक्षा करने वाला स्थलीय अमर बहुत कुशल है और बिग ब्रदर को अभी तक उपयुक्त समय नहीं मिला है। आखिरकार वह किन का राजा है और अफवाह है कि वह राजकुमार है। किसी हत्या का कठिन होना सामान्य बात है। आदमी ने अपना जेड पंखा हिलाते हुए कहा। उन्हें अपने बिग ब्रदर पर पूरा भरोसा था। निस्संदेह इस समय भी वह नियंत्रित रूप से अपने पंखे की आवृत्ति को तेज कर रहा था, जो दर्शाता है कि उसका मूड शांत नहीं था। ओए अगर हम साथ चलें और देखें तो कैसा रहेगा? किसी ने सुझाव दिया। बैककोट ठीक है, लेकिन हमें अपनी दूरी बनाए रखनी चाहिए। अब मुझे लगता है कि किन का राजा थोड़ा भटक गया है। एक सुंदर विद्वान जैसे दिखने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया। वे रास्ते में सावधानी से आगे बढ़े। ये बिग ब्रदर के चांदी के रेशम कवच का एक टुकड़ा है। अचानक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना जेड पंखा हिलाते हुए चिंता भरी चीख निकाली। उसने झील के किनारे ऊंचे खरपतवारों के बीच से चांदी के रेशम का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया और उसका पूरा शरीर कांप उठा। ये शब्द निकलते ही सबके भाव बदल गए। जाहिर है उनकी चिंताएं सच होती दिख रही हैं। ओए खोज, वे झील में मछली की तरह छलांग लगाते हुए उसमें कूद पड़े। थोड़ी देर के बाद जब वे फिर से एकत्र हुए तो प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के अलग अलग हिस्से का एक टुकड़ा था और कुछ के पास मांस का एक छोटा टुकड़ा भी था जिस पर एक अलग काला तिल था। ये बिग ब्रदर की गर्दन का काला तिल है। जिस व्यक्ति को मांस का टुकड़ा मिला उसने निश्चयपूर्वक कहा। शरीर के विभिन्न हिस्सों पर पहने गए कवच के ये टुकड़े, साथ ही एक स्पष्ट विशिष्ट चिन्ह के साथ मांस का टुकड़ा, भले ही वे इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे, उन्हें एक निर्विवाद तथ्य प्रस्तुत किया। ओए बड़े भाई, वह टुकड़े टुकड़े हो गए। किसी ने जोर से निगल लिया। उनकी आवाज कांप रही थी। उनका बड़ा भाई, जिसके साथ उन्होंने 200 वर्षों से अधिक समय तक संघर्ष किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने बिग ब्रदर को स्वर्ग विरोधी अवसर प्राप्त करने में मदद की थी, जिससे उन्हें स्थलीय अमर क्षेत्र में चढ़ने की अनुमति मिली थी। और बिग ब्रदर भी वफादार थे, हमेशा अपने पुराने भाइयों को साथ लाते थे। बिग ब्रदर की वजह से उनका दर्जा एक सामान्य ग्रेट ग्रैंड मास्टर से कहीं ऊंचा था। लेकिन अब उनका बिग ब्रदर चला गया था। वह टुकड़े टुकड़े हो गया था। उनका समर्थन खत्म हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके बड़े भाई, एक स्थलीय अमर क्षेत्र विशेषज्ञ, की इस तरह मृत्यु हो गई थी और वे केवल उसके कवच के बिखरे हुए टुकड़े ही ढूंढ पाए थे। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि किस प्रकार की शक्ति ने उनके बिग ब्रदर को ऐसी स्थिति में पहुंचाया होगा। ओए हमें क्या करना चाहिए?
क्या हमें किन के राजा की हत्या जारी रखनी चाहिए? अधेड़ उम्र का आदमी जेड पंखा हिलाते हुए बोला। समूह ने उसे ऐसे देखा मानो वह कोई मूर्ख हो। उनका बड़ा भाई एक स्थलीय अमर क्षेत्र विशेषज्ञ था और यहाँ तक कि जब वह किन के राजा को खोजने गया तो वह पूरी तरह से टूट गया था। उसे वापस भागने का मौका भी नहीं मिला। ऐसी परिस्थिति में क्या वे अब भी हत्या करने जाएंगे? वह मौत मांग रहा था। उस शक्तिशाली व्यक्ति को छोड़ दे जिसने उनके बिग ब्रदर को मार डाला था। केवल ब्लैक आइस हैवी कैवेली अकेले अपने सभी अधीनस्थों के साथ इस बार हार गई और उनका बिग ब्रदर एक स्थलीय अमर भी चला गया। केवल उनके साथ यह एक शुद्ध आत्मघाती मिशन होगा। मैं सिर्फ बिग ब्रदर का बदला लेना चाहता हूँ। जेड पंखा हिलाने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति को भी पता था कि उसने गलत बात कही है, इसलिए उसने जबरदस्ती स्पष्टीकरण दिया। ये सुनकर बाकी लोगों ने भी बेहद नाराजगी भरे भाव दिखाए। हालांकि उनकी नफरत जल्दी ही कम हो गई। चाहे उनके दिलों में कितनी भी बड़ी नफरत क्यों न हो, उन्हें इस वास्तविकता को स्वीकार करना होगा कि उनमें बदला लेने की ताकत ही नहीं है। संप्रदाय को एक संदेश भेजें। आइए किन के राजा के खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करें और उसे खत्म करने के लिए संप्रदाय की शक्ति का उपयोग करें। किन के राजा को मरना ही होगा। केवल तभी हम स्वर्ग में अपने बड़े भाई की आत्मा को सांत्वना दे सकते हैं। अध्याय 22 राज परिवार पर आक्रमण। बाई लियूली ने अंततः जोखिम उठाया, अवसर का लाभ उठाया और केवल शक्तिशाली व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के सदस्यों द्वारा समझे जाने वाले तरीकों का उपयोग करके एक छिपा हुआ संदेश छोड़ा। मतलब स्पष्ट था, उन्हें प्रिंस किन को दबाने और मारने का रास्ता खोजना था। उन्हें बाहर जाना पड़ा, अन्यथा पवित्र संप्रदाय का पुनरुद्धार निराशाजनक होगा। गुप्त सिग्नल छोड़ने के बाद बाई लियूली को तुरंत राहत महसूस हुई। अब यह पवित्र संप्रदाय पर निर्भर था। उन्हें आशा थी कि वे इसे गंभीरता से लेंगे। वास्तव में आप इसके बारे में अधिक खुले हो सकते हैं। और जैसे ही बाई लियूली गुप्त रूप से राहत महसूस कर रही थी, लू फेफान जो एक गुप्त मैनुअल पढ़ रहा था ने अचानक देखा और बोला। इन शब्दों पर बाई लियूली को तुरंत अपना दिल कड़ा महसूस हुआ। जाहिर है उसकी छोटी छोटी हरकतें भी उसकी नजर से बच नहीं पाई थीं। लेकिन ऐसी स्थिति में उसने उसे रोका क्यों नहीं? आत्मविश्वास से लबरेज लू फेफान को देखकर बाई लियूली का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि कुछ घटित हो सकता है। क्या यह आपके शाही परिवार द्वारा बिछाया गया जाल है? बाई लियूली को अचानक एक साहसिक अनुमान लगा। यानी शाही परिवार को शायद हर चीज का अनुमान था और वह इसका इस्तेमाल एक झटके में अपने पवित्र संप्रदाय को खत्म करने के लिए करना चाहता था। आपकी कल्पना सचमुच समृद्ध है। लू फेफान ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। मिस बाई, कृपया वे सभी गाने बजाएं जो आप जानते हैं। ये सुनकर बाई लियूली को संदेह हुआ कि लू फेफान उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था, क्योंकि जब उसने एक गाना बजाया जिसे वह जानती थी तो लू फेफान भी इसे बजा सकता था और उससे भी बेहतर। बाई लियूली को ऐसा लगा मानो वह उसे पढ़ा रहा हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह उसके बाजी झेनमो सॉन्ग के बारे में सब कुछ जानता था जिसे वह अभी भी समझ नहीं पाई थी। यह उसका अनोखा अवसर था और अब भी वह ये नहीं समझ पा रही थी कि लू फेफान को भी यह कैसे पता चला। उसे संदेह था कि लू फेफान की प्रतिभा वास्तव में मजबूत थी, जिसे उसने एक बार सुनने के बाद सीखा था। ये छोड़कर कि वह संदेह कितना अतिरंजित और असंभव था। आखिरकार उसका गाना कोई साधारण वादन नहीं था, इसमें शक्ति का प्रयोग शामिल था और यह अविश्वसनीय रूप से गहरा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने बाजी झेनमो गाने के लिए उन्होंने केवल सुकिंग ट्यून ही बजाया था। उसके लिए केवल उसे उसके पूरे बाजी झेनमो गाने का अनुमान लगाना और उसका निष्कर्ष निकालना असंभव था। क्या ऐसा था? उसे लगा कि दुनिया में ऐसा कुछ असंभव है। और जैसे ही बाई लियूली इस पर तड़प रही थी, व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के एक गुप्त स्थान में शक्तिशाली व्यक्तियों का एक समूह एकत्र हुआ। सेंतेस के संदेश में कहा गया है कि प्रिंस किन को मरना होगा। उनकी क्षमता बहुत महान है, उनमें एक मार्शल भगवान की क्षमता है। मुख्य स्थान पर विराजमान श्वेत कमल पवित्र माता बोली। एक मार्शल भगवान का निर्माण? क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्या संत बहुत छोटी और अज्ञानी है? क्या वह ये भी जानती है कि एक मार्शल गॉड का निर्माण कैसा दिखता है? एक साधारण राजकुमार किन में एक मार्शल गॉड का निर्माण कैसे हो सकता है? किसी ने समाचार को अविश्वसनीय पाते हुए तिरस्कार से भरा हुआ बोला। हालांकि प्रिंस किन हाल ही में काफी मशहूर हो गए थे। इससे पहले वह पूरी तरह से अज्ञात था। यदि यह उनके व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के साथ सहयोग करने वाले किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता जो उनसे ये सुनिश्चित करने के लिए कहता कि अराजक सैनिकों के बीच प्रिंस किन की मृत्यु हो गई, उन्हें यह भी नहीं पता होगा कि ग्रेट जिया में प्रिंस किन जैसा कोई व्यक्ति था। मुख्यतः वह बहुत कम महत्वपूर्ण था, इतना कि उसकी जागीर किन प्रांत में बहुत से लोग उसे जानते भी नहीं थे। इन सभी वर्षों में प्रिंस किन के निवास की किन प्रांत में बहुत कम उपस्थिति थी। ऐसे राजकुमार को अचानक एक मार्शल भगवान की रचना के रूप में वर्णित किया जाना लोगों के लिए इस पर विश्वास करना स्वाभाविक रूप से कठिन था। अगर खबर सही है तो प्रिंस किन पहले ही स्थलीय अमर क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। व्हाइट लॉर्ड्स होली मदर ने स्पीकर की ओर उदासीनता से देखने के बाद बात की। मौन, उसके शब्दों से तुरंत ही दृश्य में सन्नाटा छा गया। एक 18 वर्षीय स्थलीय अमर, क्या आप गलत हैं? आखिरकार किसी ने अविश्वासपूर्वक कहा। एक 18 वर्षीय स्थलीय अमर, उन्होंने ऐसी बात पहले कभी नहीं सुनी थी। सेंटनी झूठी खबर नहीं फैलाएंगी। जब व्हाइट लॉर्ड्स होली मदर ने यह खबर सुनी तो सच कहें तो उन्हें भी इस पर विश्वास करना मुश्किल हो गया। हालांकि प्रिंस किन हाल ही में जो कुछ कर रहे थे उस पर विचार करने के बाद ये कुछ हद तक अधिक प्रशंसनीय हो गया। ये तथ्य कि वह अभी तक मरा नहीं था अपने आप में अतार्किक था। उन्होंने जो चीजें की उनके व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय का तो जिक्र ही नहीं। कुलीन परिवारों और संप्रदायों ने उसके खिलाफ कदम उठाए होंगे, फिर भी उन्हें अब तक किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। उसे विश्वास नहीं था कि वे कुलीन परिवार और संप्रदाय केवल शाही दरबार के सम्मान में अपने दुर्भाग्य को स्वीकार कर रहे थे। उन साथियों से निपटना इतना आसान नहीं था। आखिरकार वे ये भी जानते थे कि यदि शाही परिवार को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की अनुमति दी गई तो अंततः उन्हें ही नुकसान उठाना पड़ेगा। इस प्रवृत्ति को दबाना ही था। इस दृष्टिकोण से यदि प्रिंस किन स्थलीय अमर क्षेत्र में थे तो ये समझ में आता। पहले इस दिशा में किसी ने नहीं सोचा था, इसलिए बाहर भेजे गए लोग अधिक से अधिक सामान्य स्थलीय अमर थे। इस प्रकार वे सफल नहीं हुए थे। अगर यह सच है तो ग्रेट जिया का स्वर्ग का आदेश अभी भी मौजूद है और हमारे लिए सफल होना बहुत मुश्किल होगा। एक 18 वर्षीय स्थलीय अमर दुनिया के लोगों के दिलों को शायद अपनी पवित्र मां को ये कहते हुए सुनकर कुछ लोग तुरंत घबरा गए। ऐसा नहीं था कि उनमें संयम की कमी थी, बात बस इतनी थी कि यह मामला बहुत भयावह था। एक 18 वर्षीय स्थलीय अमर यदि समय दिया जाए तो अकल्पनीय उपलब्धियां हासिल कर सकता है। ग्रेट जिया के 8000 वर्षों में यह अद्वितीय था। यदि ऐसा है तो प्रिंस किन का आतंक अभूतपूर्व होगा। भले ही वह 18 वर्षीय स्थलीय अमर हो, मेरा मानना है कि वह निश्चित रूप से नीला स्वर्ग सम्राट कला का विकास नहीं कर रहा है।
एज्योर हेवन एम्परर आर्ट को खेती करने के लिए दुनिया में सबसे कठिन खेती तकनीक के रूप में जाना जाता है। 18 वर्ष की आयु में स्थलीय अमर लोक तक पहुंचना पहले से ही अविश्वसनीय है। यदि वह एज्योर हेवन सम्राट कला का भी विकास कर रहा होता तो ये सिर्फ एक मजाक नहीं बल्कि एक कल्पना होती। जब तक वह अजूर स्वर्ग सम्राट कला का विकास नहीं कर रहा है, भले ही वह 18 साल की उम्र में स्थलीय अमर क्षेत्र तक पहुंच जाए, वह अकेले ग्रेट जिया को नहीं बचा सकता। वह कुछ भी नहीं बदल सकता है। इसके विपरीत वह ग्रेट जिया को तेजी से मरने पर मजबूर कर देगा। दुनिया के लोग किसी अन्य मार्शल भगवान को ग्रेट जिया में प्रकट होने की अनुमति नहीं देंगे। मार्शल गॉड ने जो चीजें तब की, इतने सालों के बाद भी वे ताकतें नहीं भूलेंगी। अगर पहले वे कार्रवाई नहीं करना चाहते थे और केवल चुपचाप बदलती स्थिति का निरीक्षण करना चाहते थे, जो भी जीते उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन अब जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि शाही परिवार एक और मार्शल भगवान का उत्पादन कर सकता है, वे भी चिंतित हो जाएंगे। उस समय शाही परिवार पर वास्तव में सामूहिक हमला किया जाएगा। किसी ने अलग राय व्यक्त करते हुए ठंडे स्वर में ठहाका लगाया। एक 18 वर्षीय टेरेस्ट्रियल इमोर्टल वास्तव में दुर्जय था और उसका भविष्य असीमित था। लेकिन जब तक वह अजय नहीं था, उसका मानना था कि इतना डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्रोडिजीज, मैंने बहुत सारी प्रोडिजीज को मार डाला है। जब तक वह अजय नहीं है, उसे मारने के बहुत सारे तरीके हैं। महान जिया बर्बाद हो गया है, मैं कहता हूँ। स्वर्ग का आदेश भी इसे नहीं रोक सकता। वक्ता व्हाइट लोर्ड संप्रदाय के वामपंथी संरक्षक थे। उसे इतने निर्णायक ढंग से और उसकी बातों पर पूर्ण विश्वास के साथ बोलते हुए सुनना। व्हाइट लोर्ड संप्रदाय के उच्च पदस्थ लोगों के एक समूह ने एक पल के लिए सोचा और सिर हिलाया। सचमुच ऐसा ही था। 18 वर्षीय टेरेस्ट्रियल इमोर्टल ने उन्हें क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया था, जिससे वे स्पष्ट रूप से सोचने से रोक रहे थे। अब वामपंथी संरक्षक के स्पष्टीकरण के बाद उन्होंने तुरंत अचानक समझ के भाव दिखाए। आखिरकार वामपंथी संरक्षक की बातें बहुत उचित थीं। दुनिया की विभिन्न प्रमुख ताकतें ऐसे समय में जब ग्रेट जिया इतना कमजोर था, ज्यादातर निष्क्रिय रहीं, इसलिए नहीं कि उनमें महत्वाकांक्षा की कमी थी, बल्कि इसलिए कि वे अपनी ताकत बनाए रखना चाहते थे और फिर जो भी जीतता उसकी मदद करना चाहते थे। हालांकि अगर यह खबर फैली कि शाही परिवार एक और मार्शल भगवान का निर्माण करने वाला है, तो स्थिति अलग होगी। कोई भी शांत नहीं बैठ पाएगा। हमें विभिन्न प्रमुख ताकतों से संपर्क करने की आवश्यकता है। प्रिंस किन बहुत दुर्जय हैं। यह मामला अब केवल हमारे व्हाइट लोर्ड संप्रदाय की चिंता का विषय नहीं है। अध्याय 23, शोकग्रस्त दूसरा राजकुमार। 14वें भाई ने स्थलीय अमर लोक प्राप्त कर लिया है। एक गहरी भव्य हवेली के अंदर युवा दिखने वाला आदमी कमल मंडप में अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा था। अपने हाथ में पत्र को देख रहा था। उसका चेहरा स्पष्ट गति से लाल हो रहा था। क्यों? उसने स्थलीय अमरता क्यों प्राप्त की और मुझे नहीं? मैं 50 का हूं और मैं अभी भी एक महान ग्रैंड मास्टर हूं। वह एक स्थलीय अमर क्यों है? हम दोनों एक ही पिता से पैदा हुए हैं। उसकी युवा उपस्थिति को आपको धोखा न देने दें। वह वास्तव में 50 वर्ष से अधिक उम्र का है। ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि वह एक राजकुमार था। उसके पास कई खजाने थे और उसकी खेती इतनी मजबूत थी कि वह युवा दिखता था। इस समय वह क्रोधित था। वह इतने वर्षों से योजना बना रहा था। उसकी नजर में उसका सबसे बड़ा भाई एक बेकार कचरा था और जहां तक उसके अन्य भाइयों की बात है, जबकि कुछ सभ्य थे, वह वर्षों से रणनीति बना रहा था और उसे विश्वास था कि वह उन सभी को एक झटके में खत्म कर सकता है। एक महीने पहले भी बिना किसी संदेह के उन्हें विश्वास था कि सिंहासन उनका है। वह बस इस बात का इंतजार कर रहा था कि उसके पिता की अचानक मृत्यु हो जाए और फिर वह स्वर्गारोहण कर सके। उनकी भव्य महत्वाकांक्षाएं थीं और वह उनके लिए योजना बना रहा था। उसे विश्वास था कि जब तक वह ऊपर चढ़ेगा, वह ग्रेट जिया की वर्तमान स्थिति को हल कर सकता है। हालांकि मनुष्य प्रस्ताव करता है, ईश्वर समाधान करता है। अपने आत्मविश्वास के चरम पर उन्हें पता चला कि उनके पिता के पास पहले से ही उनके पद के लिए एक पसंदीदा उत्तराधिकारी था। इन सभी वर्षों में उसके पिता का उसे पालना, उसके प्रति उसका स्नेह, ये सब नकली था, पूरी तरह से नकली। ये केवल उसे सबसे आगे धकेलने के लिए, हर तरफ से हमलों का सामना करने के लिए था। इन वर्षों में वह पतली बर्फ पर चला था। विशेषकर बूढ़े सम्राट का स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उसके सभी भाई उसका जीवन चाहते थे। हालांकि इससे उन्हें केवल गर्व महसूस हुआ, क्योंकि यह उनके पिता के उनके प्रति पक्षपात का परिणाम था। लेकिन हाल ही में उन्हें जो एक खबर मिली वह उनके लिए अप्रत्याशित झटके जैसी थी। अत्याचारी, हे अत्याचारी। अब भी जब वह अकेला होता तो अपना गुस्सा निकालने के लिए बार बार गालियां देता। आखिरकार इन वर्षों में उसके पिता ने केवल अपना आनंद उठाया था, अपना सब कुछ उस पर डाल दिया था। उसने गंदे और थका देने वाले काम में कोई कमी नहीं की थी। उसके पास सम्राट की कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन सारा काम उसे करना था। इससे वह थक गया और उसकी खेती में कुछ देरी हुई। हालांकि वह थका हुआ था, फिर भी वह दिल से खुश था। उनका मानना था कि यह उनके पिता की विरासत और उनके पिता की खेती थी। लेकिन हाल तक ऐसा नहीं हुआ कि उसे सच्चाई का पता चला। बुरा आदमी बस बेकार रहना चाहता था और उसे कोई ऐसा मिल गया जो उसके लिए कुछ कर सके। वास्तव में शुरू से अंत तक उनका इरादा कभी भी उन्हें युवराज बनाने का नहीं था। 14वां भाई, यह एक ऐसा भाई था जिसे वह इससे पहले लगभग भूल चुका था। वह 5 साल की उम्र में बिना किसी खास खबर के चले गए। ऐसा लग रहा था मानो वह अब शाही परिवार का नहीं रहा। कौन जानता था, वह अपने पिता का पसंदीदा था और वह जिसे सिंहासन सौंपने का इरादा रखता था। जब उसे यह खबर पता चली तो वह लगभग पागल हो गया। और अब और भी अधिक परेशान करने वाली खबर आ गई। उसका 14वां भाई वास्तव में एक पार्थिव अमर था। कोई आश्चर्य नहीं। अब उसे समझ में आया कि अचानक सामने आने वाले इस भाई को क्राउन प्रिंस क्यों चुना गया। हालांकि 18 साल की उम्र में स्थलीय अमर लोक प्राप्त करने के लिए, चाहे उसकी योग्यता कितनी भी अच्छी क्यों न हो, फिर भी उसे सहायता के लिए पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होगी। ये सोचकर उसने घृणा से अपने दांत पीस लिए। जाहिर है, इतने सालों में उस तानाशाह ने शाही खजाने से न जाने कितने खजाने छीन लिए और उन्हें 14वें भाई को दे दिया। अब उसे समझ आया, 14वें भाई को इतनी दूर भेजना धीरे धीरे उसे पारदर्शी बनाता गया, जिससे लोग लगभग इस बात को नजरअंदाज कर देते थे कि शाही परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति था। यह उनके पिता की योजना थी, सभी संसाधन उपलब्ध कराने और उन्हें बिना विचलित हुए पूरे मन से खेती करने की अनुमति देने के लिए। देखो, वह 18 वर्ष की आयु में पार्थिव अमर लोक में पहुंच गया। और वह जो सतह पर मूल्यवान प्रतीत होता है, देखो, इतने वर्षों में उसका ध्यान काम से भटक गया था। उनकी योग्यता खराब नहीं थी, यदि 14वें भाई द्वारा खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले संसाधन उसे दिए गए होते। 18 साल की उम्र में पार्थिव अमर को प्राप्त करना कठिन हो सकता था, लेकिन 50 साल की उम्र में वह बिना किसी अवसर के नहीं रहा होगा। लेकिन इन सभी वर्षों में उसने बहुत काम किया था और जहां तक संसाधनों की बात है, उसने धन इकट्ठा करने के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा उसने अपने पिता को आनंद के लिए दे दिया था।
अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो वे संसाधन तुरंत उसके 14वें भाई को दे दिए गए होंगे। ये पूरी तरह बर्बाद हो गया। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता उतना ही क्रोधित होता जाता। यदि यह सामान्य समय होता तो यह एक बात होती। हालांकि वह 14वें भाई के स्थलीय अमर क्षेत्र में पहुंचने से नाराज होगा और अनिच्छुक होगा, फिर भी वह इसे स्वीकार करना चुन सकता है। आखिरकार वर्तमान ग्रेजिया को नियंत्रण बनाए रखने के लिए वास्तव में ताकत की आवश्यकता थी। लेकिन हाल की पीढ़ियों में जो लोग उत्तराधिकार संघर्ष में असफल रहे उन्हें मृत्यु का सामना करना पड़ा। इसलिए चाहे 14वां भाई कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, उसे लड़ना ही था। ये जीवन मृत्यु का संघर्ष था, पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। कम से कम उसके लिए तो ऐसा ही था। झाओ परिवार और फैंग परिवार, उन्होंने पहले ही 14वें भाई के साथ दुश्मनी बना ली है। यदि 14वां भाई साधारण होता तो यह एक बात होती, वे बहुत चिंतित नहीं होते। आखिरकार शाही परिवार लंबे समय से इन महान कुलीन परिवारों से नाराज था। उनका निरंतर अस्तित्व निश्चित रूप से उनके पिता की उदारता के कारण नहीं था, बल्कि केवल इसलिए कि उन्हें समाप्त नहीं किया जा सका। इसलिए झाओ परिवार और फैंग परिवार के लिए, जबकि उनके भाई का उत्थान उन्हें परेशान करेगा, अगर उनका भाई कुछ खास नहीं था तो वे इसका विरोध करेंगे, लेकिन बहुत जोरदार तरीके से नहीं। हालांकि अगर वे जानते थे कि उनका अच्छा भाई एक स्थलीय अमर था, इन दोनों परिवारों की शायद नींद उड़ जाएगी। आखिरकार 14वां भाई अभी भी बहुत छोटा है। उसने सिर हिलाया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसका 14वां भाई इतने लंबे समय तक क्यों सहता रहा, और अब वह सिर्फ एक कदम दूर था। जब तक वह शाही राजधानी तक पहुंच गया और उसके अत्याचारी सम्राट पिता की मृत्यु हो गई, वह आसानी से चल सकता था। लेकिन वह, जो एक दशक से अधिक समय से कम महत्वपूर्ण था और एक मामूली व्यक्ति बन गया था, उसने किन प्रांत छोड़ते ही लापरवाही से काम करना शुरू कर दिया। रास्ते में उसने लगातार हत्याएं की। उसने निश्चित रूप से आनंद लिया, अनगिनत ताकतों को अपमानित किया और प्रमुख शक्तियों को उससे सावधान कर दिया। ये तो बस नासमझी थी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ऐसा व्यक्तित्व 18 वर्षों तक गोपनीयता कैसे बनाए रख सकता है। इतना कम महत्वपूर्ण, यहां तक कि उसने इस भाई को भी नजरअंदाज कर दिया था। अच्छी बात यह थी कि ऐसा लगता था कि दूसरे पक्ष ने 18 वर्षों तक सहन किया था और युवा उत्साह के साथ वह अब और पीछे नहीं हट सकता था। अंतिम कदम उठाने से पहले उसका असली स्वरूप उजागर हो गया। शायद उसने सोचा था कि स्थलीय अमर लोक प्राप्त करने का मतलब है कि वह सुरक्षित है और अब उसे सहन करने की आवश्यकता नहीं है। वह नहीं जानता था स्थलीय अमर होने का मतलब अजय होना नहीं है। अत्याचारी, मैं तुम्हें समझाऊंगा कि तुम्हारी पसंद गलत थी। मैं सबसे उपयुक्त हूं। जैसे ही वह बोल रहा था, उसके हाथ में मौजूद कागज धूल में तब्दील हो गया और आखिरकार एक पूफ के साथ वह जल गया और पूरी तरह से राख में बदल गया। लू फेफान के संभवतः स्थलीय अमर क्षेत्र में होने की खबर प्रमुख शक्तियों के बीच तेजी से फैल गई। हालांकि सच्चाई अज्ञात थी। हालांकि रास्ते में लू फेफान की क्रूरता ने उनकी नसों को पूरी तरह से छू लिया और उन्हें अपने कुलों में मार्शल भगवान के रिकॉर्ड की याद दिला दी। निस्संदेह यह मार्शल गॉड के तुलनीय व्यक्ति था। प्रमुख शक्तियों के लिए ये वही था जो वे कम से कम देखना चाहते थे। वे ग्रेट जिया की वर्तमान स्थिति को अच्छी तरह से समझते थे। यदि शाही परिवार से कोई अन्य मार्शल भगवान उभरा तो वह क्या करेगा, इसकी भी कल्पना की जा सकती है। इसलिए प्रिंस किंग को मरना होगा, भले ही वह एक स्थलीय अमर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अध्याय 24। अपने नंगे हाथों से सूर्य का निर्माण करें। यह परिवर्तनशील मौसम का मौसम था। अभी कुछ दिन पहले असहनीय गर्मी थी, लेकिन अगर आम लोग कुछ और परतें न पहने तो पलक झपकते ही ठंड से कांप उठेंगे। आसमान में बर्फ के टुकड़े भी नाच रहे थे। ओए, क्या आप इसे पहचानते हैं? लू फेफान ने अपनी उंगलियों से बर्फ का एक टुकड़ा उठाया और बाई लियूली की ओर देखा। मैं इसे पहचानता हूं, एक बर्फ का टुकड़ा। बाई लियूली ने सिर हिलाया। ऐसा प्रतीत होता है कि वह लू फेफान के शब्दों के गहरे अर्थ को नहीं समझ पा रही थी। इन वर्षों में खेती के अलावा मैं मूल रूप से अन्य मामलों की चिंता नहीं करता हूं। हालांकि मैंने कई और विविध प्राचीन ग्रंथ पढ़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि बर्फीली पवित्र भूमि के मजबूत कृषक, जिसे एक बार मार्शल भगवान ने मिटा दिया था, स्वर्ग और पृथ्वी में एक बड़ा बदलाव ला सकते थे। जहां भी वे जाते थे, हजारों मील तक बर्फ जमा देते थे। बैककोट साल के इस समय में परिवर्तनशील मौसम सामान्य है, लेकिन बर्फबारी स्पष्ट रूप से असामान्य है। हालांकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए बर्फ केवल 1000 मील तक गिरती है। स्ट्रोइसेन संप्रदाय के वंशज वास्तव में निराशाजनक हैं। लू फेफान ने उदासीनता से कहा। बैककोट महामहिम किंग के राजकुमार वास्तव में जानकार हैं, सब कुछ जानते हैं। बाई लियूली को लू फेफान के चेहरे पर कोई चिंता नहीं दिखी, जिससे वह थोड़ी निराश हो गई। जिन दिनों वह उसके संपर्क में थी, उसने इस आदमी में केवल आत्मविश्वास देखा था, एक आत्मविश्वास की सब कुछ उसके नियंत्रण में था। ऐसा लगता था कि चाहे कुछ भी हो, वह हमेशा शांतचित्त रहते थे। मैंने सुना है कि स्ट्रोई सेक्रेड लैंड ने अब व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के साथ गठबंधन कर लिया है। मुझे आश्चर्य है कि यह सच है या झूठ। लू फेफान मुस्कुराया और फिर से बोला, यह विनम्र व्यक्ति सामान्य जन्म का है और उसने कभी भी ऐसे मामलों का सामना नहीं किया है। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं महामहिम को ज्ञान नहीं दे सकता। बाई लियूली ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। बैककोट यह महत्वपूर्ण नहीं है, मैं बस यूं ही बोल रहा था। ये बर्फ वास्तव में काफी सुंदर है, लेकिन मौसम का उलटफेर अनिवार्य रूप से आम लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। ओए, यद्यपि दृश्यावली अच्छी है, फिर भी इसे मौसम के अनुरूप होना चाहिए। चलो इसे रोकें, क्या हम? लू फेफान ने लापरवाही से वह ब्रेजियर उठाया जिसे एक नौकरानी ने पास में जलाया था। एक पल में शुद्ध तांबे का ब्रेजियर सीधे उसकी हथेली में एक गेंद में बदल गया, लगातार गर्म हो रहा था और आग की लपटों की तरह लाल हो रहा था। कुछ सांस लेने के बाद लू फेफान ने लापरवाही से उसे आकाश में उछाल दिया। बूम, एक धमाके की आवाज आई। देखते ही देखते आसपास का तापमान लगातार बढ़ने लगा। गिरते हुए बर्फ के टुकड़े सीधे पिघलकर शून्य में बदल गए। इस समय सभी की आंखों में एक महान सूर्य जमीन से उगता हुआ और ऊंचा होता हुआ प्रतीत हो रहा था। और जैसे जैसे वह चढ़ता गया, उस महान सूर्य द्वारा उत्सर्जित तापमान भी अधिक से अधिक बढ़ता गया। एक झटके में हजारों मील की दूरी तय करने वाली बर्फबारी बिना किसी निशान के सीधे गायब हो गई। अंत में एक उछाल के साथ महान सूर्य, जो अपने चरम पर चढ़ गया था, आकाश में फूट पड़ा और एक पल में खिल गया। बाई लियूली इस दृश्य को स्तब्ध होकर देखती रही। उसने ये भी नहीं देखा कि उसके चेहरे पर सफेद घूंघट गिर गया था। इस समय उसे लगा कि उसका मन कांप रहा है। यहाँ तक कि अजूर स्वर्ग सम्राट कला को स्थलीय अमर क्षेत्र में विकसित करना भी इतना अपमानजनक नहीं होना चाहिए। किसी को पता होना चाहिए कि वह जानती थी कि बर्फीली पवित्र भूमि की 10,000 मील तक जमने की क्षमता सिर्फ ताकत की बात नहीं थी, इसमें सहयोग के लिए स्ट्रोइसेन संप्रदाय से संबंधित एक अद्वितीय खजाने की भी आवश्यकता थी। कारण वर्तमान बर्फीली पवित्र भूमि केवल 1000 मील तक ही पहुंच सकी। इसके अलावा उनकी ताकत वास्तव में अपने चरम पर नहीं है।
ऐसा इसलिए भी था क्योंकि जब मार्शल गॉड ने उनके संप्रदाय को नष्ट कर दिया तो बर्फीली पवित्र भूमि ने अपनी पूरी ताकत से विरोध किया और यहाँ तक कि उनकी पवित्र भूमि का खजाना भी बिखर गया। और अब जो खजाना उन्होंने बनाया था वह कई वर्षों में बड़ी लागत से बनाई गई प्रतिकृति थी। इसके बावजूद इस कदम का उपयोग करने के लिए अभी भी कम से कम 3 स्थलीय अमरों को सहयोग की आवश्यकता है। लेकिन अब बर्फीली पवित्र भूमि की विधि अभी शुरू ही हुई थी और यह सीधे टूट गई थी। इसके अलावा उन्होंने केवल ब्रेजिया का उपयोग किया। यदि उसने इसे स्वयं नहीं देखा होता और किसी ने उसे यह बताया होता तो बाई ल्यूली निश्चित रूप से उपहास करती। लेकिन अब यह घटना उसकी आंखों के ठीक सामने घटी और उसने पूरी प्रक्रिया देखी। उसे एक समस्या का एहसास हुआ। बहुत संभव था कि उसने गलत अनुमान लगा लिया हो। किन का राजकुमार केवल स्थलीय अमर क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में नहीं था। यदि प्रारंभिक चरण में एजोर हेवन सम्राट कला को विकसित करना किसी को इतना मजबूत बना सकता है तो ग्रेट जिया का इतना पतन नहीं हुआ होता। विरासत के कारण क्रमिक सम्राटों को एजोर हेवन सम्राट कला के प्रारंभिक चरण की शक्ति विरासत में मिल सकती थी। हालांकि यह कहा गया था कि यह विरासत में मिली शक्ति किसी की अपनी खेती जितनी मजबूत नहीं थी, अंतर बहुत बड़ा नहीं था। इसके अलावा ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपने स्वयं के प्रयासों के माध्यम से एजोर हेवन सम्राट कला को प्रारंभिक चरण या यहां तक कि स्थलीय अमर क्षेत्र के मध्य चरण तक विकसित किया। लेकिन फिर भी यह अपमानजनक नहीं था। यह सिर्फ इतना था कि उन कुछ महान जिया सम्राटों ने जिन्होंने एजोर हेवन सम्राट कला को मध्य स्तर तक विकसित किया था उनके पास अधिक अधिकार थे। विरोध की आवाजें छोटी थीं, दुनिया अधिक स्थिर थी, लेकिन बस इतना ही था। वे कुछ सम्राट दयालु नहीं थे, लेकिन ग्रेट जिया की स्थिति के संबंध में वे अभी भी शक्तिहीन थे। दूसरे शब्दों में यहां तक कि एजोर हेवन सम्राट कला को दायरे के मध्य चरण तक विकसित करना भी निश्चित रूप से अजय नहीं माना जाएगा। अन्यथा महान जिया शाही परिवार की क्रूरता के साथ उन्होंने दया नहीं दिखाई होती। लेकिन अब उससे पहले किन के राजकुमार ने बाई ल्यूली को अजयता का एहसास दिलाया। उसे अत्यधिक संदेह था कि किन का राजकुमार स्थलीय अमर क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था। उन्होंने एजोर हेवन एम्परर आर्ट को चरम सीमा तक विकसित किया था। अन्यथा यह इतना अपमानजनक कैसे हो सकता है। लेकिन किन का राजकुमार केवल 18 वर्ष का था, महज 18 साल की। स्थलीय अमर क्षेत्र में खेती करने में सक्षम होना पहले से ही अपमानजनक था। अजूर स्वर्ग सम्राट कला के स्थलीय अमर की तो बात ही छोड़ दें। और यदि उसका पिछला अनुमान पर्याप्त साहसी नहीं था और वह स्थलीय अमर क्षेत्र के शिखर पर था। बाई ल्यूली को लगा कि आसमान रहने वाला है। यदि वास्तव में ऐसा होता तो व्हाइट लोर्ड संप्रदाय इतनी सारी ताकतों को एकजुट करके एक ही झटके में पकड़ा जाने वाला था। उस समय वे ताकतें उस पर अपना गुस्सा उतारने की हिम्मत नहीं कर पाएंगी और व्हाइट लोर्ड संप्रदाय जिसने संदेश प्रसारित किया था निश्चित रूप से उनके द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। उस परिणाम के बारे में सोच रहा हूं। बाई ल्यूली के नाजुक गाल पीले पड़ गए। जलते हुए महान सूरज से रोशन होकर इसे विशेष रूप से चमकदार बना दिया। लेकिन उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। शाही परिवार द्वारा छिपाई गई किसी गुप्त कला या पद्धति का उपयोग करने के बजाय उसका दृढ़ विश्वास था कि लू फेफान पहले ही स्थलीय अमर क्षेत्र में पहुंच चुका था। यह अनुमान पहले से ही बहुत साहसिक था। कौन कल्पना कर सकता था वह स्थलीय अमर क्षेत्र के शिखर पर एक मजबूत कृषक होगा। कुछ ही दिनों में उसका विश्व दृष्टिकोण बार बार ताजा हो गया। अब तक उसके विचार इतने अस्त व्यस्त हो चुके थे कि वह मुश्किल से ही सामान्य रूप से सोच पाती थी। यह बहुत ही भयानक था। इस स्थिति को देखते हुए ग्रेट जिया के पास वास्तव में स्वर्ग का जनादेश था। वहीं बाई ल्यूली डरी हुई थी। कोई तो उससे भी ज्यादा डरा हुआ था। 10 मील से भी अधिक दूर एक पहाड़ की चोटी पर सफेद कपड़े पहने पुरुषों और महिलाओं का एक समूह पहले ही जमीन पर गिर चुका था। उनका आसपास का माहौल पूरी तरह से अस्त व्यस्त था, जैसे कि उन्होंने किसी ज्वारीय तूफान का सामना किया हो। यदि कोई ऊपर से देखे तो वह देखेगा कि उनका स्थान आकाश में चमकते महान सूर्य के बिल्कुल केंद्र में था। अन्य स्थानों पर क्षण भर की आग के बाद परिणाम पृथ्वी पर वसंत की वापसी जैसा था। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे महान सूर्य गिर गया हो। देखते ही देखते ये पूरा पर्वत शिखर बंजर हो गया और थोड़ी ही देर में इसकी मिट्टी धूल में बदल गई। जैसे ही हवा चली धूल उड़ गई, जिससे पुरुष और महिलाएं जमीन पर दब गए। अध्याय 25 मिंगवू। ओए ये कैसे संभव है। ओए वह किस प्रकार की शक्ति है। इस समय जमीन पर केवल 3 लोग बचे थे जो अभी भी सांस ले सकते थे। 2 पुरुष और एक महिला। जो बोल रहा था वह एक बुरा आदमी था। उसने आकाश में चमकते सूरज की ओर देखा। उसकी आंखों की रोशनी अपना रंग खो रही थी। उस पल के आतंक ने उसकी आत्मा क्यूई और सार को भेद दिया था। यहाँ तक कि उनकी पवित्र भूमि की सबसे कीमती कलाकृति, जिसे उनकी पवित्र भूमि ने सफलतापूर्वक पुनः बनाने के लिए हजारों साल और पीढ़ियों का प्रयास किया था, सीधे विस्फोट हो गया था। उनके पूर्वजों द्वारा दिए गए संदेशों के अनुसार किसी को पता होना चाहिए कि जब मार्शल भगवान ने बर्फीली पवित्र भूमि पर हमला किया और उनकी पवित्र भूमि की सबसे कीमती कलाकृति को तोड़ दिया, तब भी उन्हें 3 दिन लगे। हालांकि इस बार उनकी सबसे कीमती कलाकृतियां एक ही पल में नष्ट हो गईं। हालांकि ये कहा जाना चाहिए कि इस बार का पुनर्निर्मित संस्करण निश्चित रूप से मूल जितना मजबूत नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि उनकी बर्फीली पवित्र भूमि की सबसे कीमती कलाकृतियां एक प्राचीन विरासत स्थल से आई थीं। लेकिन एक अंतर के साथ भी इसे एक पल में खत्म नहीं होना चाहिए था। उस क्षण की चिलचिलाती गर्मी बहुत भयावह थी। ओए ये कौन है। वास्तव में ये कौन है। ओए क्या ग्रेट जिया का अभी भी इतना दुर्जय अस्तित्व है। एक अन्य अधेड़ उम्र का आदमी जो अभी भी हौंफ रहा था, लगातार खून की उल्टियां कर रहा था और कड़वे भाव से बोल रहा था। वह बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सका कि ग्रेट जिया का अभी भी ऐसा अस्तित्व है। किसी को पता होना चाहिए, वे खुद को ग्रेट जिया में सबसे शीर्ष स्तरीय व्यक्तियों में से एक मानते थे। भले ही उनसे अधिक ताकतवर लोग हों, वे उन्हें हरा नहीं पाएंगे, लेकिन वे हमेशा बच सकते हैं। सबसे खराब स्थिति में वे सैकड़ों या हजारों चालों का आदान प्रदान कर सकते थे। उनमें से किसी को भी ग्रेट जिया में कहीं भी स्वामी और शासक कहा जा सकता है। लेकिन अब केवल एक चाल से उन्होंने प्रतिद्वंद्वी की छाया भी नहीं देखी थी और वे सभी पहले से ही अक्षम थे। वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे। अभी सूरज के भीतर एक आकृति अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ी थी। मैंने ग्रेट जिया के उस किन राजा का चित्र देखा है। ये वह था। आखिरी बार बात करने वाली खूबसूरत महिला की आंखों में अभी भी अविश्वास था। अब भी जब उसने ये कहा था तब भी उसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। ग्रेट जिया के किन राजा इस बार उनके निशाने पर हैं। हालांकि व्हाइट लोर्ड संप्रदाय की जानकारी से संकेत मिलता है कि वह पहले से ही स्थलीय अमर क्षेत्र में था। हालांकि क्या अभी के तरीके कुछ ऐसे थे जिनका प्रारंभिक चरण में एक स्थलीय अमर उपयोग कर सकता था। यहाँ तक कि मार्शल गॉड जो स्थलीय अमरता के शिखर पर था, शायद उससे अधिक कुछ नहीं था। ओए वह किंग था। अन्य 2 ने भी महान सूर्य के भीतर एक आकृति देखी थी। इससे पहले कि वह चमक उठे, उदासीनता से उनकी ओर देखा। हालांकि उन्होंने किन राजा का चित्र नहीं देखा था, इसलिए वे निश्चित नहीं थे कि यह कौन था।
अब अपने साथी को ये कहते हुए सुनकर कि यह ग्रेट जिया का किन राजा था, वे सभी ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो। ग्रेट जिया का किन राजा केवल 18 वर्ष का था। मूल रूप से जब उन्होंने व्हाइट लोर्ड संप्रदाय को यह कहते हुए सुना कि उन्होंने 18 साल की उम्र में स्थलीय अमर क्षेत्र प्राप्त कर लिया है, तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अतीत के मार्शल भगवान ने उनकी बर्फीली पवित्र भूमि के दाव वंश को लगभग मिटा दिया था। ये नफरत पीढ़ियों से चली आ रही थी। वे इस विचार के साथ आए थे कि यदि किन राजा वास्तव में स्थलीय अमर क्षेत्र में थे, तो ग्रेट जिया की आशा को दबाने के लिए उनका हस्तक्षेप उनके पूर्वजों के लिए बदला माना जाएगा। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि बदला लेने के बजाय उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। यह एक ऐसी स्थिति थी जिस पर उन्होंने आने से पहले विचार नहीं किया था। किसी को पता होना चाहिए, वे 3 स्थलीय अमर थे, साथ ही बर्फीली पवित्र भूमि के विशेषज्ञों का एक समूह था और वे अपनी पुनर्निर्मित सबसे कीमती कलाकृतियां भी लाए थे। पहले उनका प्राथमिक विचार यह था कि यदि वे व्यक्तिगत रूप से ग्रेट जिया के किन राजा को नहीं मार सकते, तो वे अस्थायी रूप से पीछे हट सकते हैं और अन्य सेनाओं के साथ एकजुट हो सकते हैं। लेकिन अब कोई मौका नहीं था। नहीं, हमें एक संदेश छोड़ना चाहिए ताकि हावे और अन्य लोग हमसे बदला न लें। महान जिया का स्वर्ग का आदेश अभी भी मौजूद है, अब बदला लेने का समय नहीं है। हमारी बर्फीली पवित्र भूमि नीची बनी रहनी चाहिए। बूढ़ा बोला, अपनी स्वयं की जीवन शक्ति को तेजी से बिना रुके खत्म होते हुए महसूस करते हुए उसे ये भी समझ आ गया कि उसका जीवन अपने अंत तक पहुंच गया है। चाहे वह कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, सुधार की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब उन्हें पवित्र भूमि के शेष लोगों के लिए जानने के लिए एक संदेश छोड़ने की आवश्यकता थी। इस स्तर पर वे ग्रेट जिया के साथ संघर्ष करना जारी नहीं रख सकते थे, न ही वे बदला लेने के विचार मन में रख सकते थे। महान जिया का स्वर्ग का आदेश अभी भी मौजूद था। ओए ग्रेट जिया का किन राजा, ग्रेट जिया का कैसा किन राजा। सेना गुजर गई और एक गाड़ी एक यात्रा महल की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ी। बाई लिउली ने पहाड़ की ओर देखा, जो अपने परिवेश से बिल्कुल अलग था। ये नंगा, बेजान और पूरी तरह से वीरान था। चमकता सूरज अब कहीं और दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन एक छोटा सा अवशेष अभी भी उस पर्वत शिखर पर मंडरा रहा था। दूर से भी वह उस छोटे से कण से चिलचिलाती गर्मी महसूस कर सकता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी अभी स्पष्ट रूप से अनिच्छा से भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। उसके मन में एक साहसिक अनुमान प्रकट हुआ। उसने लू फेइफान की ओर देखा, जिसका पूरा शरीर अब थोड़ा कांप रहा था। उसे पूरा संदेह था कि उसके सामने वाला व्यक्ति इंसान नहीं था। इस पल में आखिरकार वह समझने लगी कि लू फेइफान ने उसे पहले क्या बताया था कि छोटी छोटी हरकतें करने के बारे में गुप्त रहने की कोई जरूरत नहीं है, इसे खुले तौर पर करना बिल्कुल ठीक था। उन्होंने ये भी कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वह समझ गई, ये वास्तव में कोई मायने नहीं रखता था। इतनी भयानक ताकत के साथ कोई भी साजिश, कोई भी चाल, कोई भी गठबंधन इस शक्ति के सामने बिल्कुल असहाय था। नीचा पड़ा हुआ केवल एक ही रास्ता था, नीचे लेटना। भले ही यह रास्ता अविश्वसनीय रूप से कठिन था, भले ही इसका मतलब निष्क्रिय रूप से मौत का सामना करना था, केवल यही रास्ता एक छोटा सा मौका भी देता था। ग्रेट जिया की कमजोरी के बारे में हर कोई जानता था। हालांकि एक बात और भी स्पष्ट रूप से सभी को पता थी, अर्थात जैसे ही ग्रेट जिया ने मार्शल गॉड जैसी कोई अन्य आकृति उत्पन्न की, स्थिति तुरंत उलट जाएगी। प्रमुख ताकतें और भी स्पष्ट थी। जब तक ऐसी कोई आकृति दिखाई देती है, एक बड़ा शुद्धिकरण अपरिहार्य होगा। शाही परिवार को ग्रेट जिया के साम्राज्य को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने की आवश्यकता थी। यदि किन राजा विकसित नहीं हुआ होता, भले ही वह केवल स्थलीय अमर क्षेत्र के शुरुआती चरण में होता, तो प्रमुख ताकतें उससे निपटने के लिए एकजुट हो जाती और आसानी से पीछे नहीं हटती। हालांकि अगर वह वास्तव में स्थलीय अमर क्षेत्र के शिखर पर था, तो एकजुट होना मौत की तलाश में इकट्ठा होने के समान होगा। कोई आश्चर्य नहीं, वह अंततः अब समझ गई क्यों इतने प्रतिभाशाली किन के साथ 18 वर्षों तक उसकी कोई खबर नहीं थी। क्यों वह 18 वर्षों तक गुप्त रह सका और फिर अचानक इस बिंदु पर हाई प्रोफाइल बन गया, बिना कुछ भी छिपाए। ये पता चला कि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह युवा था और खुद को रोक नहीं सकता था, बल्कि दूसरा पक्ष पहले ही मार्शल गॉड की ताकत रखते हुए स्थलीय अमर क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका था। वह वास्तव में अब हाई प्रोफाइल हो सकता है। बाई लिउली को अचानक एहसास हुआ। स्थलीय अमर क्षेत्र के शिखर पर एक 18 वर्षीय एजियोर हेवन एम्परर आर्ट की 15वीं परत वाला एक 18 वर्षीय व्यक्ति। 18 वर्ष की उम्र ग्रेट जिया का न केवल जीवन काल बढ़ेगा, न केवल ये गौरव के एक और युग की शुरुआत करेगा, बल्कि यह एक उच्च स्तर पर भी चल सकता है। उनके व्हाइट लोर्ड संप्रदाय को शायद कभी दूसरा मौका नहीं मिलेगा। किन राजा की उम्र और तरीकों को देखते हुए व्हाइट लोर्ड संप्रदाय को वास्तव में पूरी तरह से शुद्ध किया जा सकता है। कुछ ही दिनों में उसने पहले ही अनुभव कर लिया था कि किन का दिमाग कितना गहरा और क्रूर था, और उससे भी अधिक भयानक उसकी अपार ताकत थी। महामहिम, यह विनम्र महिला आपके साथ अनंत काल तक आपकी सेवा कर सकती है, कभी भी आपको धोखा नहीं देगी। मैं केवल ये निवेदन करता हूं कि महामहिम एक अनुरोध स्वीकार करें। उसके दिमाग में अनगिनत विचार आने के बाद बाई लिउली ने आखिरकार अपने दांत पीस लिए और जोर से घुटनों के बल बैठ गई। बहुत सोचने के बाद उसे लगा कि उसके लिए केवल एक ही रास्ता बचा है। अध्याय 26 मल में बदलना। बाई लिउली ने घुटने टेक दिए। उसने महसूस किया कि संत का संप्रदाय इस बार बहुत लापरवाह था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या किया, शुद्धिकरण अपरिहार्य था। प्रिंस किन की शक्ति और पिछले कुछ दिनों में उनके द्वारा देखे गए क्रूर तरीकों को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता था कि सैंटेज संप्रदाय का नरसंहार कैसे किया जाएगा। और भले ही उन्हें यह पता हो, वे प्रिंस किन की शक्ति का विरोध नहीं कर सके। ये पूर्ण शक्ति की असमानता थी। बहुत सोचने के बाद बाई लिउली को लगा कि केवल राक्षसों के सामने खुद को बलिदान करने से ही जीवित रहने का मौका मिलेगा। उसे संत के संप्रदाय के लिए आशा की एक किरण सुरक्षित करने की आवश्यकता थी। यंग मिस बाई लिउली की नौकरानी जियो क्विन को लगा कि यह अविश्वसनीय है। वह सामान्यतः गौरवान्वित संता अचानक कैसे घुटने टेक सकती थी। यहाँ आने का उनका उद्देश्य प्रिंस किन को खत्म करना नहीं था, क्या ऐसा था? लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे उसकी संता आत्मसमर्पण करने वाली थी। उसके हाव भाव बार बार बदलते रहे। संत की हरकतों ने उसे बहुत मुश्किल बना दिया। मिस बाई का इससे क्या मतलब है? लू फेइफान ने हाथ में चाय का कप घुमाते हुए हंसते हुए कहा। महामहिम, प्रिंस किन ये सामान्य व्यक्ति दोषी है। बाई लिउली ने गहराई से प्रणाम किया। हरी पोशाक वाली नौकरानी का चेहरा एकदम बदल गया। ऐसा लग रहा था कि उसकी संतति सचमुच पागल हो गई है। उसके हाथ अनायास ही भिंच गए। मुझे इसके बारे में बताओ। लू फेइफान प्रतिबद्ध नहीं था। ये सामान्य व्यक्ति व्हाइट लोर्ड संप्रदाय से आता है। वाह! जैसे ही बाई लिउली ने ये शब्द कहे, उसके बगल में हरे कपड़े पहने नौकरानी आखिरकार खुद को रोक नहीं सकी और अचानक हमला कर दिया। हालांकि ये बाई लिउली पर नहीं, बल्कि लू फेइफान पर निर्देशित थी। जियो क्विंग, नहीं, क्या ये संतति मुगध है? उसने कुत्ते प्रिंस किन पर हमला किया, फिर भी उसने उसे मना किया।
संता इससे अधिक कुछ नहीं थी। वह कहती थी कि दुनिया के सभी पुरुष उसके पैरों पर गिरेंगे। सभी पुरुष गिरेंगे या नहीं वह नहीं जानती, लेकिन वह गिरती जरूर थी। देखिए, इस समय उसने कुत्ते प्रिंस किन पर भी एक साथ हमला नहीं किया, बल्कि उसे रोकने की कोशिश करते हुए उस पर हमला कर दिया। ये बिल्कुल हास्यास्पद था। ऐसा व्यक्ति पवित्र संप्रदाय की संत होने के योग्य नहीं था। इतने कम समय में वह कुत्ते वाले आदमी की रक्षा करना शुरू कर चुकी थी। नहीं, उसके विचार पूरी तरह से संसाधित नहीं हुए थे। अचानक उसे अपने ऊपर एक भयानक उपस्थिति का आभास हुआ। उसने देखा कि उसका लक्ष्य प्रिंस किन केवल उसकी ओर देख रहा था। केवल एक नजर से उसने तुरंत महसूस किया कि उसका मन और शरीर अंधेरे अराजकता में डूब गया है। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर दर्पण में बदल गया हो, पूरी तरह से जम गया हो। फिर उसकी चेतना अचेत हो गई और उसने विस्फारित आंखों से देखा जैसे कोई छोटा कंकड़ उसके शरीर से टकराकर क्रैक ध्वनि के साथ टूट गया हो। इसी क्षण उसे एक समस्या का एहसास हुआ। सैंटी इसकी नहीं, प्रिंस किन से उसकी जान बख्श देने के लिए कहने के लिए थी। दुर्भाग्य से इस बिंदु तक समझ बेकार थी। आखिरकार उसका सिर चकनाचूर हो जाने के बाद उसकी चेतना अनंत अंधकार में डूब गई। उसने अपनी आंखों से देखा कि उसकी नौकरानी बिखर गई, फिर धीरे धीरे धूल में बदल गई, जो फिर हवा के झोंके के साथ गाड़ी से बाहर निकलकर आकाश और पृथ्वी पर बिखर गई। सब कुछ वर्णन करने में धीमा लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये सब जिस क्षण से हरे कपड़े पहने नौकरानी ने हमला किया था वह एक पल था। जैसे ही बाइलियोली ने नहीं चिल्लाया, हरे कपड़े पहने नौकरानी बिखर गई, फिर पाउडर में बदल गई और तितर बितर हो गई। गाड़ी से एक आदमी चला गया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मानो ऐसा आदमी दुनिया में था ही नहीं। यहाँ तक कि नौकरानियां जो अपना सिर नीचे करने में व्यस्त थीं और बाहर के गार्ड भी इस अचानक परिवर्तन को नोटिस करने में असफल रहे। हालांकि ब्लैक आइस हैवी कैवेलरी के कुछ मजबूत व्यक्तियों को एहसास हुआ कि कुछ गलत था, लेकिन जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की, ये सोचकर कि एक हत्यारा राजकुमार की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, उन्हें कोई समस्या नहीं मिली। वे बस बाइलियोली को जमीन पर घुटने टेकते हुए देख सकते थे। उसका चेहरा आतंक और भय से भरा हुआ था। इससे उन्हें जल्दबाजी में माफी मांगनी पड़ी। आखिरकार ये स्थिति बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे उनका राजकुमार कुछ करने वाला था और उनकी प्रतिक्रिया वास्तव में मूड खराब कर रही थी। जियान कुछ मामलों को व्यवस्थित करने के लिए केवल एक पल के लिए निकला था। वापस लौटने पर उसने ये दृश्य देखा और उसकी अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से अजीब हो गई। हालांकि वह मिस बाई को लंबे समय से नहीं जानती थी, लेकिन वह बता सकती थी कि वह अलग थलग थी और घमंडी थी। अपने राजकुमार की पहचान जानते हुए भी वह हमेशा न तो विनम्र रही और न ही अहंकारी। अचानक इस तरह घुटने टेक देना, क्या उसकी संक्षिप्त अनुपस्थिति के दौरान उसके राजकुमार ने उसे कोई सबक सिखाया था? ये वाकई हैरान करने वाली बात थी। आखिरकार उनकी शाही स्थिति के बिना भी उनके राजकुमार का व्यक्तिगत करिश्मा अकेले इस दुनिया में कई लोगों के लिए बेजोड़ था। मिस बाई, कृपया जारी रखें। लू फेफान अपने आराम कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। उसके हाथ में एक किताब थी। उसका आचरण शांत था, शुरू से अंत तक बिना किसी अतिशयोक्तिपूर्ण हरकत या अभिव्यक्ति के। चाहे बाई ल्यूली ने घुटने टेक दिए हों या जियो किंग ने अचानक हमला कर दिया हो, उसे ये सब महत्वहीन छोटी मोटी बातें लग रही थीं। ये देखकर बाई ल्यूली को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। अगर लू फेफान ने अभी अभी उसका रोना सुनकर थोड़ी सी भी दया दिखाई होती तो उसे अभी भी अपने आकर्षण पर भरोसा होता। लेकिन दूसरे पक्ष ने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। उसकी दासी पहले ही संसार में धूल बन चुकी थी। इतना बेपरवाह। उनसे पहले के राजकुमार किन ने स्पष्ट रूप से उन्हें अधिक महत्व नहीं दिया था। वह अपनी नौकरानी की भी रक्षा नहीं कर सकी। सेंटे संप्रदाय की तो बात ही छोड़ दें, जिसने ग्रेजिया का विरोध किया था। हालांकि शक्तिशाली राजकुमार किन का सामना करने के इस एक विकल्प के अलावा उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। ये सामान्य व्यक्ति व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय से आता है और गुप्त उद्देश्यों के साथ महामहिम राजकुमार किन के पास आया है। उसके मन में विचार मंथन हुआ, लेकिन इस समय बोलने से रोकने का कोई मौका नहीं था, इसलिए बाई ल्यूली केवल जारी रख सकती थी। जैसे ही ये शब्द बोले गए, जियान का चेहरा बदल गया और उसने तेजी से अपने शरीर से नर्म तलवार खींच ली। ठीक है, घबराओ मत। क्या तुमने उसे अभी घुटने टेक कर बोलते हुए नहीं देखा? लू फेफान ने जियान की ओर अपना हाथ लहराया। महाराज, आपको लापरवाह नहीं होना चाहिए। व्हाइट लॉर्ड्स पंथवादी सबसे चालाक हैं। हालांकि जियान ने आज्ञाकारी ढंग से अपनी नर्म तलवार हटा दी, लेकिन बाई ल्यूली के प्रति उसकी सतर्कता बिल्कुल भी कम नहीं हुई। वह किसी भी क्षण कार्रवाई के लिए तैयार थी। हम्फ। बाई ल्यूली ने अपनी आंखें उठाईं और जियान पर ठंडी नजर डाली। हालांकि वह लू फेफान से डरती थी और घुटनों के बल बैठ गई थी, लेकिन वह केवल लू फेफान के संबंध में था। महामहिम प्रिंस किन, व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय आपकी सेवा में आने को तैयार है, आपके लिए अथक प्रयास कर रहा है। केवल यह अनुरोध कर रहा है कि महामहिम पिछली शिकायतों को नजरअंदाज करें और व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय को उसके अनादर के लिए क्षमा करें। अब से व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय आपके महामहिम राजकुमार किन का है। इस बिंदु पर बाई ल्यूली के शब्द रुक गए। यह आम आदमी भी आपके महामहिम राजकुमार किन का है। फिर उसने अपने दांत पीस लिए और जारी रखी। जियान की आंखों में एक अजीब सी झलक दिखाई दी। उसे दृढ़ता से संदेह था कि यह बाई ल्यूली मूल रूप से महामहिम की हत्या करने आई थी। हालांकि इस अवधि के दौरान संपर्क ने दूसरे पक्ष को उसके राजकुमार के पैरों पर गिरने का कारण बना दिया था। राजकुमार को खुश करने के लिए उसने व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय को बेचने का इरादा किया। ऐसा नहीं था कि वह बिना किसी कारण के ऐसा सोचती थी, बात बस इतनी थी कि उसे सच में लगा कि उसका राजकुमार योग्य है। अगर यह उसकी जगह होती तो वह निश्चित रूप से ऐसा ही करती। कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय में आपकी स्थिति क्या है। आपकी ताकत को देखते हुए आप केवल अपना प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, आप व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। लू फेफान ने बाई ल्यूली की ओर देखा और बहुत शांति से कहा, महाराज, मैं वापस जा सकता हूं और उन्हें मना सकता हूं। महामहिम, व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय शक्तिशाली है। यदि यह समर्पण करता है तो यह आपके लिए दुनिया भर में फैलने के लिए एक तेज ब्लेड बन सकता है। बाई ल्यूली ने तुरंत कहा, यह महत्वपूर्ण नहीं है। अध्याय -27 घात। महत्वपूर्ण नहीं, फिर महत्वपूर्ण नहीं। जब बाई ल्यूली ने पहले ये शब्द सुने तो उसने सोचा कि राजा किन घमंडी और अभिमानी है। लेकिन अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि राजा किन पहले से ही स्थलीय अमर क्षेत्र के शिखर पर हो सकता है और जो उस पर नीला स्वर्ग सम्राट कला का विकास करता है। जब बाई ल्यूली ने ये शब्द दोबारा सुने तो उनकी भावनाएं बिल्कुल अलग थीं। उन्हें लगा कि राजा किन बिल्कुल सही थे। इतने शक्तिशाली राजा किन के लिए ये वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं था। यदि राजा किन चाहते और दुनिया के लोग उनकी ताकत को जानते, जब तक उन्हें माफ किया जा सकता था, बहुत सारी ताकतें उनके कुत्ते बनने को तैयार होती। जब वह मार्शल गॉड था तब भी हर कोई विरोध करने के बारे में सोचता था, लेकिन परिणाम पहले से ही बहुत स्पष्ट थे। जियांग को एक पीढ़ी के अंतर तक मार दिया गया था। यह इस कारण से भी था कि बाद में जब शाही परिवार कमजोर हो गया तब भी उनकी सेनाओं, जिनकी उत्पत्ति की हुई अभी तक ठीक नहीं हुई थी, में विरोध करने की ताकत नहीं थी।
तो अब यदि कुत्ता होने से स्वयं को संरक्षित करने का अवसर मिल सकता है, वे ताकतें अब संकोच नहीं करेंगी। कम से कम मिस बाय ऐसा नहीं चाहती थी। ओए किंकिन एक मौका दे। बाई लिउली जमीन पर जोर से झुकते हुए पूरी तरह से बाहर चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत अधिक बल प्रयोग किया हो, क्योंकि उसके चेहरे पर हल्का घूंघट और उसके शरीर पर बाहरी वस्त्र दोनों जमीन पर गिर गए थे। जियान की आंखें सिकुड़ गईं। यह एक फीमेल फैटल थी। हालांकि राजकुमार के हितों के दृष्टिकोण से उसे लगा कि उसके राजकुमार को स्वीकार करना चाहिए। यदि उसके पास सहायता के रूप में व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय होता और व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय को वश में करने की योग्यता होती, तो उसके राजकुमार के सिंहासन पर चढ़ने की संभावना अधिक होती। उसके राजकुमार को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इन पिछले वर्षों में उसने एक प्रयास करने के बारे में भी सोचा था। दुर्भाग्य से उसने जो अल्प शक्ति एकत्रित की उसे राजकुमार की दृष्टि में प्लेइंग हाउस कहा गया, और इसे वास्तव में मेज पर नहीं लाया जा सका। यह महज बाहर कुछ खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहा था। मुख्यतः उसके पास अपने राजकुमार के लिए योजना बनाने के लिए बहुत कम समय था। किसने सोचा होगा कि गुआंगजोंग, जो केवल 20 से अधिक वर्षों तक सिंहासन पर रहा था, पहले से ही असफल हो जाएगा। शाही परिवार का जीवन काल अविश्वसनीय रूप से छोटा था। आम लोग भी ऐसे नहीं होंगे, ये सोचकर वह बहुत चिंतित थी। भले ही उसका राजकुमार सिंहासन के लिए संघर्ष में सफल हो जाए, फिर भी वह कब तक सिंहासन पर बना रह सकता था। हालांकि ये बाद में विचार करने वाली बात थी। उसने पहले ही उन खजानों की खोज के लिए सेना भेज दी थी जो ग्रेट जिया के बाहर जीवन को बढ़ा सकते थे। यदि कोई समाधान ग्रेट जिया के भीतर नहीं पाया जा सका, तो शायद इसे ग्रेट जिया के बाहर पाया जा सकता है। यही एकमात्र स्थान था जहां वह अपने राजकुमार की मदद कर सकती थी। हालांकि यह उपयोगी नहीं हो सकता है, फिर भी उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। राजकुमार, शायद आप एक बार मिस बाई पर भरोसा कर सकते हैं। जियान के विचारों में मंथन हुआ और वह बोलने से खुद को नहीं रोक सकी। बाई लिउली ने अपना सिर उठाते हुए जियान को कुछ आश्चर्य से देखा। वह महसूस कर सकती थी कि राजा किन के बगल वाली महिला की उसके बारे में मजबूत राय थी। यह बहुत स्पष्ट था। क्यों? बाई लिउली स्वाभाविक रूप से समझ गई। यह उसके अत्यधिक उत्कृष्ट होने के अलावा और कुछ नहीं था जिससे उस महिला को खतरा महसूस हो रहा था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसी स्थिति में भी यह महिला उसके लिए बोल सकेगी, जो वास्तव में आसान नहीं था। भले ही उसका मूल इरादा अपने स्वामी के लिए था, फिर भी यह बहुत कठिन था। हालांकि क्या इस महिला को नहीं पता था कि उसका मालिक कितना शक्तिशाली था? अपने स्वामी की ताकत के साथ व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय की तो बात ही छोड़ दें, भले ही 4 साधु संप्रदायों ने समर्पण कर दिया हो, क्या उन्हें घुटने टेकने की जरूरत है? यह उसके मूड पर निर्भर कहा जा सकता है। निस्संदेह, चाहे कुछ भी हो, एक महत्वपूर्ण क्षण में दूसरा पक्ष उसके लिए बोल सकता था, और बाई लिउली अभी भी बहुत प्रभावित थी। बूम! जैसे उसका यह विचार था, काफिले के सामने अचानक एक दहाड़ सुनाई दी। आगे का रास्ता कटा हुआ था। इस पल, या यूं कहें कि आगे और पीछे दोनों कटे हुए थे। उनके सिर के ऊपर से भी बड़ी बड़ी चट्टानें लुढ़क गईं। हालांकि जैसे ही वे प्रकट हुए, वे बाहर की ओर विस्फोटित हो गए। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खुला रखे हुए है और पूरे काफिले की रक्षा कर रही है। ये स्थान कोई खतरनाक दर्रा नहीं था, और इन लुढ़कते पत्थरों के आकार के कारण सामान्यतः यहाँ घात लगाना असंभव होगा। लेकिन अब उन्होंने ऐसा कर लिया है। जाहिर है, जिन लोगों ने ये कदम उठाया उनकी ताकत साधारण नहीं थी। युद्ध के घोष की ध्वनि गूंज उठी। उन पर्वत शिखरों पर अचानक बैनर लगा दिए गए। जियान, जो मूल रूप से अपने राजकुमार को बाई लिउली को उठने और ठीक से बोलने देने के लिए मनाने का इरादा रखती थी, जैसे ही उसने उन बैनरों को देखा, उसने तुरंत बाई लिउली को घूरकर देखा। वे बैनर व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय और विशेष रूप से उनके सबसे विशिष्ट 5 तत्व बैनर का प्रतिनिधित्व करते थे। स्पष्ट रूप से अभी की रणनीति अर्थ येलो बैनर की विशेषता थी, जो व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के 5 तत्वों के बैनर में से एक है। यह अभी अज्ञात था कि सभी टूटी हुई चट्टानें खुली क्यों रखी गई थीं। यदि ऐसा नहीं होता, तो कुलीन ब्लैक आइस हैवी कैवेलरी के साथ भी ये समय आसान नहीं होता। बैककोट ये सही नहीं है। किंग का काफिला, ये बिल्कुल ठीक क्यों है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसे कोई भारी झटका लगा हो। ओए, क्या आपके व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय ने यह नहीं कहा कि बर्फीली पवित्र भूमि ने सामने से हमला किया? और 5 एलिमेंट्स बैनर के हमले का कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? क्या आपका व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय हमारे लिए एक शो आयोजित कर रहा है? और इस वक्त सड़क के दोनों ओर पहाड़ की चोटियां हैं। शक्तिशाली व्यक्तियों का एक समूह एक साथ इकट्ठा हुआ। चूंकि 5 एलिमेंट्स बैनर के हमले का कोई परिणाम नहीं निकला, शक्तिशाली व्यक्तियों का वह समूह संदेह उत्पन्न किए बिना नहीं रह सका। हम ये भी नहीं जानते कि बर्फीली पवित्र भूमि के साथ क्या स्थिति है। हम उनसे संपर्क नहीं कर सकते। 5 एलिमेंट्स बैनर के हमले का कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? राजा किंग क्राउन प्रिंस हैं और वह अब स्थलीय अमर क्षेत्र में पहुंच गए हैं। वह ग्रेट जिया के अगले सम्राट हैं और वर्तमान में शाही परिवार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उसके लिए शक्तिशाली व्यक्तियों का अपने साथ होना और शक्तिशाली गुप्त कलाओं में महारत हासिल करना बहुत सामान्य बात है। ग्रेट जिया केवल पतन की ओर है, उसका पतन नहीं हुआ है। क्या इससे निपटना इतना आसान है? ओए, यदि अकेले 5 तत्व बैनर का कोई प्रभाव हो सकता है, तो हमें यहाँ आने की आवश्यकता क्यों होगी? हालांकि व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के शक्तिशाली व्यक्तियों को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है, फिर भी उन्होंने अपने सहयोगियों के संदेह पर असंतोष व्यक्त करते हुए ठंडी सांस ली। ओए उचित, हालांकि व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के शक्तिशाली व्यक्तियों ने जो कहा उसमें कुछ सच्चाई है, इसलिए इसे अन्य शक्तिशाली व्यक्तियों का अनुमोदन प्राप्त हुआ। ओए, चाहे कुछ भी हो, इस बार हम एक साथ हमला कर रहे हैं। भले ही राजा किंग के पास कई और साधन हो, ये स्थान अंततः शाही परिवार की ताकत का एक हिस्सा है, शाही राजधानी का नहीं। आज उसे मरना ही होगा। इस संबंध में सभी शक्तिशाली व्यक्तियों ने सरल दृष्टि का आदान प्रदान किया। फिर उन सभी ने सिर हिलाया। वास्तव में ऐसा है, उनके लाइनअप के साथ वे हारना जानते ही नहीं थे। भले ही बर्फीली पवित्र भूमि ने राजा किंग को प्रतिबंधित नहीं किया हो, यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। और साथ ही गाड़ी के अंदर बैककोट अच्छा नहीं। किंग, मुझे उनसे ठीक से बात करने दीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बाई लिउली को लगा कि उसका सिर फटने वाला है। सबसे पहले उसकी अपनी नौकरानी। अब ये व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय का 5 तत्व बैनर था। उसके पास समझाने का भी समय नहीं था और ये लोग लगातार मौत की मांग कर रहे थे। बाई लिउली बहुत चिंतित थी। यदि इस बार 5 एलिमेंट्स बैनर सभी नष्ट हो गए, यहां तक कि वह पवित्र संप्रदाय को भी पीछे हटने के लिए राजी नहीं कर पाएगी। 5 एलिमेंट्स बैनर व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय की विशिष्ट शक्ति थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके भीतर पंथ के सभी सदस्य अन्य सामान्य शिष्यों से जुड़े हुए थे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के लिए दिशा बदलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अतीत में उनकी पीढ़ी द्वारा मार्शल गॉड द्वारा दबाए जाने की नफरत का इस्तेमाल ज्यादातर नारे लगाने के लिए किया जाता था।
सच कहूं तो ऐसे बहुत से पंथ सदस्य नहीं थे जिन्होंने वास्तव में इसे दिल से लिया हो। लेकिन अगर 5 एलिमेंट्स बैनर के साथ कुछ हुआ तो यह अलग होगा। नफरत वास्तविक और मूर्त हो जाएगी। उसकी तो बात ही छोड़िए, एक पवित्र महिला, भले ही पवित्र मां ने बात की हो, यह प्रभावी नहीं हो सकता है। फिर मुझे व्हाइट लोट संप्रदाय के भीतर मिस बाई की प्रतिष्ठा देखने दो। लू फेइफान ने उदासीनता से, गैर प्रतिबद्धता से कहा। उनके लिए चाहे व्हाइट लोट संप्रदाय ने समर्पण किया हो या नहीं, वे सभी दमन के अधीन थे। निस्संदेह जिन चीजों को दबाने की जरूरत थी वे केवल शक्तिशाली व्यक्ति थे। वह भी बहुत सौम्य था। वह मार्शल भगवान की तरह नहीं होगा जो कार्रवाई करने पर जो भी मिल सकता था उसे नष्ट कर देगा, किसी को भी नहीं छोड़ेगा और यहां तक कि रक्त से संबंधित लोगों को भी प्रभावित किया जाएगा। ईमानदारी से कहें तो तथ्य यह है कि मार्शल गॉड के युग के दौरान नष्ट की गई ताकतों के अवशेष अभी भी सामने आ सकते हैं। केवल यह दर्शाता है कि इन ताकतों की जड़ें वास्तव में गहरी थी और यहां तक कि आंगन की जुताई और मांद को साफ करने जैसी पूरी तरह से सफाई भी उन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाई। हालांकि लू फेइफान को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उनकी प्रतिभा बहुत अच्छी थी। मार्शल गॉड केवल 1000 वर्षों तक ही शासन कर सका और अपनी प्रतिभा से वह 10,000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष या उससे भी अधिक समय तक शासन कर सकता था। ये तथाकथित महान शक्तियां उसके लिए नश्वर संसार में तैरती धूल मात्र थी। नीला स्वर्ग सम्राट कला की सीमाओं को तोड़ने और एक अभूतपूर्व दायरे तक पहुंचने के बाद से लू फेइफान हमेशा स्वर्ग और पृथ्वी के महान दावों में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकता था। ऐसा क्षेत्र, ऐसा कहा जा सकता है, पहले से ही मानव विश्वरेड डस्ट इमोर्टल का था। अध्याय 28 कार्रवाई करें। रुको, सब लोग रुको। तुम सब जल्दी से पीछे हट जाओ। लू फेइफान की मंजूरी मिलने के बाद बाई लियोली ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। वह तुरंत बाहर उड़ गई, मध्य हवा में खड़ी होकर क्यूई को अपने डेंटियन तक पहुंचाते हुए उसकी आवाज पूरे क्षेत्र में गूंजती हुई हर किसी के कानों तक पहुंच गई। ये कौन है? एकमात्र पीक ग्रैंड मास्टर जो हमें पीछे हटने का आदेश दे रहा है। क्या आजकल के युवा इतने अहंकारी हैं? विभिन्न गुटों के शक्तिशाली व्यक्तियों का एक समूह जो पहले से ही कार्रवाई करने के लिए तैयार था, जब उन्होंने बाई लियोली को अचानक प्रकट होते देखा तो वे सभी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। ये व्हाइट लोट संप्रदाय की संत की तरह दिखती है। कुछ लोगों ने बाई लियोली की पहचान ली। वह वास्तव में हमारी संत है और किन के राजकुमार के बारे में खबर उसके द्वारा फैलाई गई थी। व्हाइट लोट संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने सिर हिलाया। आपका व्हाइट लोट संप्रदाय वास्तव में दिलचस्प है। आपने कहा था कि किन के राजकुमार में एक मार्शल भगवान की क्षमता थी। आपने उसके खिलाफ हमले का नेतृत्व किया था और अब आप ही हमें रुकने के लिए कह रहे हैं। एक शक्तिशाली व्यक्ति ने ठंडी खर्राटे भरी। संत हमारे श्वेत कमल संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते, हमने कभी रुकने के लिए नहीं कहा। व्हाइट लोट संप्रदाय के बुजुर्ग ने ठंडी आवाज में कहा। सिंतेस, आप हमारा रास्ता क्यों रोक रही हैं? इस समय सभी शक्तिशाली व्यक्ति पहले ही हवा में उड़ चुके थे। उनमें से अधिकांश ने बाई लियोली को नजरअंदाज कर दिया। केवल व्हाइट लोट संप्रदाय के बुजुर्गों ने अपना संदेह व्यक्त किया। मैंने पहले ही किन के राजकुमार के साथ बातचीत कर ली है। पवित्र संप्रदाय अदालत के सामने समर्पण कर देगा और किन के राजकुमार पवित्र संप्रदाय को बाहर का रास्ता देने पर विचार करेंगे। बाई लियोली ने कहा। उसने सीधे तौर पर किन के राजकुमार की खेती का उल्लेख क्यों नहीं किया? ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने कुछ नोटिस किया था, अर्थात किन के राजकुमार की ताकत शुरू से अंत तक कभी भी पूरी तरह से प्रकट नहीं हुई थी और अपनी खेती के साथ अगर वह शाही महल में लौटना चाहे तो एक दिन भी नहीं लगेगा। हालांकि उसकी ताकत के बारे में खबर कभी नहीं फैली थी और जब उसने कुछ सुराग देखे तभी बाहरी लोगों को कुछ पता चला। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसे अत्यधिक संदेह था कि यह प्रिंस ऑफ किन की ओर से जानबूझकर किया गया था। किन का राजकुमार मछली पकड़ रहा था। रास्ते में ब्लैक आइस हैवी कैवेलरी के साथ उनकी इत्मीनान भरी यात्रा भी इसी कारण से थी। दूसरे शब्दों में, किन का राजकुमार नहीं चाहता था कि उसकी असली ताकत उजागर हो। उसने दुनिया की सभी विद्रोही ताकतों को बाहर निकालने और फिर उन सभी को नष्ट करने के लिए खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल किया। ऐसी परिस्थितियों में यदि वह सीधे सच्चाई प्रकट कर दे तो क्या इससे प्रिंस ऑफ किन की योजना बर्बाद नहीं हो जाएगी? यदि हाँ, तो वे समर्पण की बात कैसे कर सकते हैं? इसलिए उसने शुरू से ही महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा नहीं किया। हालांकि उसे पहले से ही एक बुरा अंदाजा था। ऐसा लग रहा था कि व्हाइट लोट संप्रदाय इस बार विभिन्न ताकतों को एकजुट करके आया था। उस स्थिति में बिना किसी उपयुक्त कारण के व्हाइट लोट संप्रदाय के बुजुर्गों को पीछे हटने के लिए राजी करना बहुत मुश्किल होगा। भले ही उसने कहा हो कि किन का राजकुमार स्थलीय अमरता के शिखर पर पहुंच गया है, इस स्थिति में वे शायद इस पर विश्वास नहीं करेंगे। उन्हें यह भी संदेह हो सकता है कि वह किन के राजकुमार द्वारा की गई थी। आपका व्हाइट लोट संप्रदाय किन के राजकुमार के सामने समर्पण करना चाहता है। इस समय जैसे ही बाई लियोली के शब्द निकले, उपस्थित शक्तिशाली व्यक्तियों ने व्हाइट लोट संप्रदाय के बुजुर्गों को शत्रुता की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। किसी को पता होना चाहिए कि वे इस बार व्हाइट लोट संप्रदाय के निमंत्रण पर आए थे और यदि व्हाइट लोट संप्रदाय ने वास्तव में पहले ही किन के राजकुमार के साथ एक समझौता कर लिया था तो फिर वे क्या थे? इन शक्तिशाली व्यक्तियों ने सतर्कता बरतते हुए खुद को व्हाइट लोट संप्रदाय से दूर कर लिया। कुछ लोग बिना एक शब्द कहे भीड़ के पीछे पीछे हट गए, फिर अपनी आभा को पूरी तरह से छुपा लिया और किसी का ध्यान न आने पर तेजी से भागते हुए शून्य क्षेत्र में गायब हो गए। केवल लू फीफान ने ध्यान दिया, लेकिन ये देखकर कि दूसरा पक्ष कितना चतुर था, लू फीफान को यह मनोरंजक लगा और इसलिए उसने हस्तक्षेप नहीं किया। अन्यथा उसकी ताकत से जब तक वह उन्हें नहीं चाहेगा, कोई भी इस समय बच नहीं पाएगा। बिल्कुल नहीं, बाई लियोली, क्या तुम पागल हो? मैंने तुम्हें किन के राजकुमार को बहकाने के लिए भेजा था और अब देखो तुम ही वह हो जिसे बहकाया गया है। इस स्थिति ने व्हाइट लोट संप्रदाय के बुजुर्गों को बहुत अपमानित महसूस कराया। हालांकि इन शक्तिशाली पुराने साथियों के लिए संत महिला का स्थान ऊंचा था। यदि वे प्रसन्न होते तो वे उसे चेहरा देते और सम्मानपूर्वक उसे संत कहते, अप्रसन्न होने पर वे सीधे उसे श्राप दे देंगे। जैसे ही व्हाइट लोट संप्रदाय के बुजुर्ग के शब्द सामने आए, बाई लियोली का चेहरा राख हो गया। उसे उम्मीद थी कि ये लोग उसकी सलाह नहीं सुनेंगे, लेकिन उसने सीधे तौर पर और इतनी कठोरता से श्राप दिए जाने की उम्मीद नहीं की थी। मैं पागल नहीं हूं, बस एक बार मुझ पर विश्वास करो। हालांकि वह क्रोधित थी, ये क्रोधित श्राप केवल उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता था जिसने इसे बोला था और संपूर्ण पवित्र संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता था। बाई लियोली अकेले अपने कारण पूरे पवित्र संप्रदाय के भाग्य की उपेक्षा नहीं कर सकती थी। तुम पर भरोसा करो, मुझे जल्द ही विश्वास हो जाएगा कि मैं पुनर्जन्म लेने वाला मार्शल भगवान हूं। बोलने वाले बुजुर्ग ने उपहास किया। उन्हें यकीन था कि बाई लियोली को किन के इस राजकुमार से प्यार हो गया था। आखिरकार उनकी धारणा में महिलाएं बिल्कुल अविश्वसनीय थीं। तथाकथित सच्चे प्यार की खातिर वे हमेशा अविश्वसनीय चीजें कर सकते हैं। यह महिला यह इतनी बुरी थी कि वह अपना दिमाग खो रही थी, लेकिन वह उनके व्हाइट लोट संप्रदाय को शर्मिंदा भी करना चाहती थी।
लौटने के बाद वह निश्चित रूप से इस मामले को उठाएंगे और उनकी संत का पद रद्द कर देंगे। वास्तव में उनके वंशज के पास मूल रूप से संत बनने की योग्यता थी, लेकिन अंत में इसे व्हाइट लॉर्ड्स होली मदर ने अस्वीकार कर दिया और बाई ल्यूली के पास आ गया। इससे वह काफी समय से असंतुष्ट थे। अब हुआ यूं कि इस महिला के पास खुद एक समस्या थी जिसने उसे मौका दे दिया। आपका व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय जो कुछ भी कर रहा है, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आइए किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए किंग के राजकुमार से निपटें। हालांकि व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय की समस्या बहुत रोमांचक लग रही थी, कुछ लोग शो नहीं देखना चाहते थे और बस इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करना चाहते थे। एल्डर झांक, मेरी बात सुनो। इस मामले में शामिल मत हो, ये पवित्र संप्रदाय के लिए है। उन्हें कार्य करने के लिए तैयार होते देखना। बाई ल्यूली चिंतित हो गई और उसने जल्दी से उन दो बुजुर्गों की ओर देखा जिन्हें वह अच्छी तरह से जानती थी। सिंतेस, गड़बड़ मत करो, यह आपकी रोमांटिक भावनाओं का समय नहीं है। संत, आप व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय की संत हैं, आपके व्यक्तिगत रोमांटिक रिश्ते नहीं हो सकते, क्या आप भूल गए हैं? हालांकि इस समय दोनों बुजुर्गों को यह भी लगा कि जिस बुजुर्ग ने पहले बात की थी वह बहुत सही था। बाई ल्यूली ने इस महत्वपूर्ण क्षण में किंग के राजकुमार के बहकावे में आकर अपना दिमाग खो दिया था। अन्यथा वह ये भी कैसे कह सकती थी कि पवित्र संप्रदाय को अदालत के सामने समर्पण करना चाहिए? क्या उसने सोचा कि यह बच्चों का खेल है? एक संत की तो बात ही छोड़िए, भले ही व्हाइट लॉर्ड्स होली मदर ने यह निर्णय लेने की हिम्मत की हो, वह अगले दिन पवित्र मदर नहीं होंगी। हालांकि वे बुजुर्ग थे जो पवित्र माता के साथ खड़े थे, वे किसी भी अपमानजनक निर्णय का पालन नहीं करेंगे। ठीक है संत, कहीं और खेलो। जब हम व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय में लौटेंगे तो आपके मामलों पर चर्चा की जाएगी। अब आइए पहले किंग के राजकुमार से निपटें। व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के बुजुर्ग, जिन्होंने पहले बात की थी, ये देखकर कि पवित्र माता के बुजुर्ग भी उनके पक्ष में थे, तुरंत संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। ठीक है सब लोग, तमाशा बनाने के लिए कृपया हमें माफ करें। ऐसा विद्रोही व्यक्ति हमारे संप्रदाय में प्रकट हुआ है। अब आइए हम सब सहयोग करें और देखें कि किंग का ये राजकुमार, जिसके बारे में यह विद्रोही दावा करता है कि उसके पास एक मार्शल भगवान की क्षमता है, वास्तव में कैसा है। जैसे ही वह बोला, उसने बाई ल्यूली को दूर धकेलते हुए सीधे अपनी आभा प्रकट की। तभी उसकी दृष्टि सेना की व्यूह रचना के बीच में चलती हुई महल जैसी दिखने वाली गाड़ी पर पड़ी। शाही परिवार वास्तव में माप से परे असाधारण, धत्तेरी की। ये कहते हुए उसने सबसे पहले आक्रमण किया। अध्याय 29। अब जब तुमने मुझे देख ही लिया है तो झुकते क्यों नहीं? हालांकि वह जानता था कि लू फेफान स्थलीय अमर क्षेत्र में था और वह ऐसा व्यक्ति था जिसने अजूर स्वर्ग सम्राट कला की खेती की थी, वह बिल्कुल भी नहीं डरा था। दरअसल वह इसका अनुभव करना चाहता था। एक कारण यह था कि उनकी साधना भूमि दिव्य अमर क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच गई थी। दूसरी बात यह थी कि यहाँ विभिन्न प्रमुख ताकतों के ताकतवर लोग थे। इतने सारे स्थलीय अमर एक व्यक्ति को घेरे हुए हैं। जब तक कोई मार्शल भगवान जीवित नहीं होता, वे नहीं जानते कि कैसे हारना है। इसलिए वह आत्मविश्वास के साथ कार्य कर सका। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि महामहिम किंग के राजा की रक्षा करने वाले स्थलीय अमर अवश्य होंगे। जब वह अपनी चाल चलेगा तो उनका सामना अवश्य करेगा, उस समय उनके विरोधी होंगे। किंग के राजा को दूसरों पर छोड़ा जा सकता था, मारना। इस तरह के दबाव में 800 ब्लैक आइस हैवी कैवेलरी ने अभी भी अपने भले उठाने की हिम्मत की। हालांकि वे भी इस क्षण दुखद भव्यता की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। स्थलीय अमर क्षेत्र में शक्तिशाली क्यूवी विकिरण करते हुए शून्य क्षेत्र में खड़े शक्तिशाली व्यक्तियों के समूह का उल्लेख नहीं किया गया है। यहां तक कि अकेले वे 5 तत्व बैनर अभिजात वर्ग, उनकी 800 ब्लैक आइस हैवी कैवेलरी भी उनसे नहीं निपट सकी। व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के 5 तत्व बैनर की तुलना व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के 30,000 असंगठित भीड़ से नहीं की जा सकती थी, जिन्हें उन्होंने पहले काट दिया था। ये व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय की विशिष्ट शक्ति थी, जिसमें अनगिनत मजबूत व्यक्ति थे। शायद केवल तभी जब सभी ब्लैक आइस हैवी कैवेलरी मौजूद हों, वे उनसे लड़ सकते थे। उनके 800 आदमी पर्याप्त नहीं थे। जहां तक हुजी संप्रदाय के अनुरक्षक शिष्यों और महिला आश्रितों का सवाल है, जिन्हें विभिन्न परिवार शाही विश्वविद्यालय में भेजने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें ब्लैक आइस हैवी कैवेलरी द्वारा सीधे तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया था। इस स्तर की लड़ाई में उन्हें इंसान ही नहीं समझा गया। सच कहूं तो वे भी नहीं समझ सके। क्या ये लोग पागल हैं? ये सिर्फ किंग का राजा है, महामहिम। ये बात सचमुच समझ से परे है कि इतने सारे शक्तिशाली लोग उसे घेरने के लिए एकत्र होंगे। उन्होंने किसी के साथ इस तरह का व्यवहार किए जाने के बारे में भी नहीं सुना था। किंग के राजा को इतना खास क्या बनाता है? निस्संदेह उनके लिए अब इन बातों के बारे में सोचना बेमानी था। केवल मौत से लड़ाई, उसे अंदर आने दें। जैसे ही वे आगे बढ़ते हुए बुरे व्यक्ति का सामना करने वाले थे, उनके कानों में एक शांत आवाज सुनाई दी। ये किंग का राजा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस आवाज में एक विशेष अवधारणा समाहित थी। बस इसे बेवजह सुनने से ही उनमें विश्वास पैदा हो गया और वे तुरंत आज्ञाकारी हो गए। इसलिए व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के बुजुर्ग, जिन्होंने ये कदम उठाया था, बिना किसी रुकावट के गाड़ी में उड़ गए। उसने देखा कि लू फेफान इत्मीनान से चाय की चुस्कियां ले रहा था। इतने सारे मजबूत व्यक्तियों द्वारा घिरे होने और हमला किए जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हम काफी पारखी, अभी भी पी रहा हूं। मैं तुम्हें मारने के लिए यहां हूं। व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के बुजुर्ग ने इतनी आसानी से प्रवेश करने की उम्मीद नहीं की थी। उसने सोचा था कि उसे अदालत के टेरेस्ट्रियल इमॉर्टल्स द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाएगा। सच कहूं तो वह अभी भी लू फेफान से कुछ हद तक सावधान था, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह स्थलीय अमर क्षेत्र तक पहुंच गया है और उसने एजोर हेवन सम्राट कला की खेती की है। जब तुमने इस राजा को देखा है तो झुकते क्यों नहीं? चाय का कप लू फेफान के हाथ में घूम गया और हवा में एक अनोखे चाप का पता लगाते हुए एक बूंद उड़ गई। क्या आप एक राजकुमार के रूप में अपनी स्थिति के कारण इतने आश्वस्त हैं? हास्यास्पद, हम विद्रोही हैं, ऐसे जो आपके पूरे परिवार को मारना चाहते हैं। राजकुमार, एक हास्यास्पद स्थिति। यह आपका डेथ वारंट है, व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के बुजुर्ग ने ठंडी आवाज में कहा। ऐसा लगता है कि आपको अपनी संत का प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। लू फेफान उसके असभ्य शब्दों से बिल्कुल भी नाराज नहीं था। आखिरकार वह आमतौर पर मरने वाले लोगों के प्रति बहुत सहिष्णु था। आपका वह प्रेमी, आप यह नहीं सोचेंगे कि सिर्फ उसकी संत की स्थिति के कारण उसके होने का मतलब है कि आप हमारे व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय को नियंत्रित कर सकते हैं। क्या आप ऐसा करेंगे? उसकी ताकत क्या है? क्या वह योग्य है? व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के बुजुर्ग ने बड़े तिरस्कार के साथ कहा। वह बहुत सीधा था। व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के एक शीर्ष मजबूत व्यक्ति के रूप में उनके पास प्रत्यक्ष ताकत थी और उन्हें कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं थी। क्या आपका आत्मविश्वास उन बाहरी लोगों से आ रहा है? लू फेफान के हाथ में चाय का कप और भी जोर से हिल गया। तो क्या यहाँ 28 स्थलीय अमर हैं? क्या ये तुम्हें मारने के लिए पर्याप्त नहीं है? क्या तुम अब भी बच सकते हो? व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के बुजुर्ग ने इसका कोई रहस्य नहीं बनाया।
आखिरकार यदि प्रतिद्वंद्वी वास्तव में प्रारंभिक स्थलीय अमर क्षेत्र में था और उसने नीला स्वर्ग सम्राट कला विकसित की थी, तो अकेले उसके पास वास्तव में उन्हें नीचे ले जाने का कोई मौका नहीं होगा। लेकिन अब यह अलग था। यहाँ कई विशेषज्ञ मौजूद थे। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे ये कहने के लिए आपके प्रेमी को धन्यवाद देना होगा कि आप में एक मार्शल भगवान की क्षमता है। एक मार्शल भगवान के डर से दुनिया की विभिन्न प्रमुख ताकतें वास्तव में इसका उल्लेख करते ही रंग बदल देती हैं। मैं भी बहुत आश्चर्यचकित था कि इतने कम समय में इतने सारे मजबूत लोग शामिल हो गए। आपको शायद इसकी उम्मीद नहीं थी, क्या आपने? वे सभी नकाबपोश व्यक्ति दरबार के कुलीन परिवारों से हैं। वे हम तथाकथित विद्रोही प्रजा से भी अधिक तुम्हें मरना चाहते हैं। व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के बुजुर्ग ने मजाक उड़ाया। यह महत्वपूर्ण नहीं है। लू फेफान ने अपना सिर हिलाया। चूंकि वे आपका आत्मविश्वास हैं, तो उस आत्मविश्वास के बिना मैं बहुत उत्सुक हूं कि आप कैसे होंगे। व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के बुजुर्ग के माथे पर प्रश्न चिन्ह दिखाई दिए। उसे ठीक से समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। फिर अगले ही पल उसने इसे देखा। उसके सामने स्थित किन के राजा ने अचानक अपना चाय का प्याला हिलाया और फिर सारी चाय गड़गड़ाहट के साथ उड़कर बाहर गिर गई। व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के बुजुर्ग की निगाहें अवचेतन रूप से छलकती चाय पर टिकी थीं। एक क्षण बाद तेजी 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 तट पर टकराती हुई उफनती लहरों की आवाज आ रही थी। केवल ये देखने के लिए कि मध्य हवा में स्थलीय अमर क्षेत्र में 23 मजबूत व्यक्ति ज्वार की लहर से मिलने वाले टोफू की तरह थे, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और वे सीधे मल में बदल गए। असली मलबे की तरह इतना बिखरा हुआ कि कोई मांस और खून नहीं देखा जा सकता था। भनभनाहट भनभनाहट। इस तरह के दृश्य ने व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के बुजुर्ग के दिमाग को तुरंत विस्फोटित कर दिया। वह 23 था, नहीं केवल 23 ही क्यों, भले ही उसे और बर्फीली पवित्र भूमि से 3 को बाहर कर दिया जाए, फिर भी 24 होना चाहिए। बेशक यह विचार उसके अराजक दिमाग में बस एक क्षण भंगुर था। इस वक्त उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा बिखरने वाली है। किसी को पता होना चाहिए, वे स्थलीय अमर क्षेत्र में 23 मजबूत व्यक्ति थे। सिर्फ कोई यादृच्छिक लोग नहीं, प्रत्येक स्थलीय अमर कोई ऐसा व्यक्ति था जो स्वयं एक सेना बना सकता था। वे एक क्षेत्र पर प्रभुत्व रख सकते थे और अपनी अपनी सेनाओं में वे सभी बुजुर्ग और सत्ताधारक थे। एक अकेला शब्द अनगिनत प्राणियों के जीवन की हुई और मृत्यु का फैसला कर सकता है। वे ग्रेट जिया की चोटी पर खड़े लोगों का समूह थे, लेकिन अब वे सभी बिखर गए थे। और वे इतनी लापरवाही से बिखर गए, उनके पास अचानक हुए हमले पर प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं था। यहाँ तक कि उनकी मृत्यु तक भी उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। यहाँ तक कि वहाँ मौजूद लोगों को भी ठीक से पता नहीं चला कि क्या हुआ था। केवल व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के बुजुर्ग, जिन्होंने पूरी प्रक्रिया देखी, और जियान, जो लू फेफान के पास थे, ने समस्या देखी। साथ ही बाय ल्यूली, जिसे व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के बुजुर्ग ने हटा दिया था, इस समय वापस भाग रही थी। जब उसने उन मजबूत व्यक्तियों के टूटे हुए शरीर देखे, तो उसे पता चला किन के राजा ने अपनी चाल चल दी थी। उसका दिल तुरंत ऐसा महसूस हुआ मानो धड़क गया हो। वह अंततः कुछ भी नहीं बदल सकी। अध्याय 30, घुटने टेक दिए। व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के बुजुर्ग का हाथ कांपने लगा और उसका दिल कांपने लगा। ये बहुत डरावना था। अपने पूरे जीवन में ये पहली बार था जब उसने इतना भयानक कुछ देखा था। जब उसकी शक्ति अपर्याप्त थी, तब भी वह कभी इतना भयभीत नहीं हुआ था। ये मजाक बहुत आगे तक चला गया, यहाँ तक कि मार्शल भगवान जितना ताकतवर कोई भी इससे अधिक शक्तिशाली नहीं होगा। डेमन बाय ल्यूली ने कहा कि किन के राजकुमार में एक मार्शल भगवान की क्षमता थी। ये वास्तव में देह में एक मार्शल भगवान था, ठीक है। उसे लगा जैसे उसका सिर फटने वाला है। ये बहुत डरावना था। इस समय वह ये भी समझ गया कि बाय ल्यूली ने किन के राजकुमार के सामने आत्मसमर्पण करने और उन्हें जल्दी से पीछे हटने के लिए क्यों कहा था। यदि किन का राजकुमार इतना दुर्जय था, तो उसने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा। क्या यह अभी भी पर्याप्त नहीं है? जबकि व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के बुजुर्ग अभी भी कांप रहे थे। एक आवाज उदासीन लग रही थी, लेकिन उसके दिल में शैतान की आवाज की तरह उसके कानों में गूंजी। फिर इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, लू फेफान ने केवल अपना हाथ हिलाया। एक पल में एक भयंकर हवा चली और फिर पृथ्वी के पीले बैनर द्वारा चोटियों से नीचे गिराए गए पत्थर हवा में उड़ गए। एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वे पहाड़ पर व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के सदस्यों की ओर बढ़े। इसी क्षण, क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी हुआ, व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के उन सदस्यों ने शक्तिशाली कृषकों के एक समूह को धूल में बदलते हुए देखकर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी। संप्रदाय के कई सदस्यों ने यह भी सोचा कि उन शक्तिशाली कृषकों ने पहले ही अपनी चालें चल दी हैं, लेकिन उनकी गति इतनी तेज थी कि उनकी दृष्टि कायम नहीं रह सकी। हालांकि इससे पहले कि वे शक्तिशाली कृषकों की चालों का शानदार प्रदर्शन देख पाते, उन्होंने उल्कापिंडों की भांति गिरते हुए पत्थरों का दृश्य देखा। इस स्थिति ने बस एक पल में उन्हें पूरी तरह से घबरा दिया। वे भागना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ तक कि वे ग्रैंड मास्टर और ग्रेट ग्रैंड मास्टर स्तर के शक्तिशाली कृषक भी हैं। इस समय वे रेत में फंसने की तरह थे, बिल्कुल भी दौड़ने में असमर्थ थे। इसके अलावा सामान्य संप्रदाय के सदस्यों की तुलना में उनकी अधिक ताकत ने उन्हें समस्या को देखने की अनुमति दी। अर्थात शून्य क्षेत्र में खड़े शक्तिशाली कृषकों पर किसी शक्तिशाली शक्ति द्वारा हमला किया गया प्रतीत होता है, जो एक पल में धूल में बदल जाते हैं। इस समस्या का पता चलने पर उन्हें यह भी संदेह हुआ कि क्या उनकी आंखों और इंद्रियों में कुछ गड़बड़ है। आखिरकार वे स्थलीय अमर थे। वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि किस प्रकार की शक्ति उन्हें और उनके एक समूह को तुरंत मार सकती है। हालांकि इससे पहले कि वे ये सत्यापित कर पाते कि क्या उन्होंने इसे गलत देखा है, आकाश के ऊपर उल्कापिंडों की भांति शिलाएं गिरी। इस समय उनके पास कोई अन्य विचार नहीं था, वे केवल जीना चाहते थे। दुर्भाग्य से यह महज एक कोरा सपना था। उनकी ताकत के स्तर के लिए जिस स्थान को वे तुरंत छोड़ सकते थे, वह ऐसा था मानो वह किसी अदृश्य शक्ति द्वारा सीमित हो। वे केवल स्वयं को शक्तिहीन होकर कुचले जाने और दफन होते हुए देख सकते थे। वह चला गया। व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय की विशिष्ट शक्ति 5 एलिमेंट्स बैनर वैसे ही चली गई थी। इस दृश्य ने व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के बुजुर्ग का मुंह काम दिया। हालांकि वह स्थलीय अमर क्षेत्र के मध्य चरण में एक शक्तिशाली कृषक थे, लेकिन इस समय वह शक्तिहीन महसूस कर रहा था, कोई भी हरकत करने में असमर्थ था। यह बहुत डरावना था। किन के राजकुमार द्वारा प्रदर्शित शक्ति अब मानवीय नहीं थी। तथाकथित स्थलीय अमर नश्वर संसार में केवल देवता थे, और किन के राजकुमार के तरीके बिल्कुल स्वर्ग और पृथ्वी की इच्छा के समान थे। इस तरह के तरीके वास्तव में नश्वर दुनिया में रहने वाले मानव विश्व रेड डस्ट इमोर्टल से मिलते जुलते थे। व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के बुजुर्ग जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। बिना आत्मविश्वास के, तो आप ऐसे ही हैं। लू फेफान ने सिर हिलाया। व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के बुजुर्ग को इस ताने का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। उसे इसका बहुत पछतावा हुआ। उन्हें बाय ल्यूली की बात सुननी चाहिए थी और पीछे हट जाना चाहिए था। अगर सुन लेता तो नौबत यहाँ तक कैसे आती।
और अब संत जल्दी से महामहिम के राजकुमार से दया की भीख मांगें। मैं गलत था, मैं आत्मसमर्पण करने को तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। बाई ल्यूली निराशा से भरे चेहरे के साथ गाड़ी में लौट आई थी। व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के बुजुर्ग ऐसे लग रहे थे मानो उन्होंने कोई उद्धारकर्ता देख लिया हो। बहुत देर हो चुकी है। बाई ल्यूली ने आह भरी और सिर हिलाया। बाई ल्यूली, तुम जहरीली औरत, ये सब तुम्हारी गलती है। यदि ये तुम्हारे लिए नहीं होती तो चीजें यहाँ तक कैसे पहुंचती? तुम पवित्र संप्रदाय की पापी हो। व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के बुजुर्ग ने बाई ल्यूली को अपना सिर हिलाते हुए देखा, तुरंत टूट गए और अपने दिल की बात कही। यदि यह आपके लिए नहीं होता तो पवित्र संप्रदाय ने इस ऑपरेशन की व्यवस्था कैसे की होती? आप किन के राजकुमार की शक्ति को जानते थे, आपने ये क्यों नहीं कहा? यदि आपने हमें अभी बताया होता तो हम चले गए होते। व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के बुजुर्ग बाई ल्यूली पर गरजे। बाई ल्यूली के पास इन शब्दों का खंडन करने का कोई रास्ता नहीं था। इस बिंदु पर उस पर वास्तव में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हालांकि कौन सोच सकता था कि 18 वर्षीय किन का राजकुमार इतना भयानक हो सकता है। पहले उसका अनुमान था कि वह स्थलीय अमर क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में प्रवेश कर चुका है, पहले से ही बहुत साहसिक था। दुर्भाग्य से उसे उम्मीद नहीं थी कि यह भी गलत होगा। उसने उसे पवित्र संप्रदाय के पापी के रूप में शाप दिया और वह वास्तव में गलत नहीं था। ऐसा लगता है कि व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय में आपकी स्थिति बहुत ऊंची नहीं है। सिंतेस, महज एक उपाधि। मैंने तुम्हें एक मौका दिया लेकिन तुम बेकार थे। इस समय लू फेफान ने अपना सिर हिला दिया। बाई ल्यूली ने दांत पीस लिए। वह उसका खंडन नहीं कर सकी। संत की उपाधि सामान्य संप्रदाय के सदस्यों के बीच उच्च प्रतिष्ठा रखती थी, लेकिन स्थलीय अमर क्षेत्र में इन बुजुर्गों के लिए उन्हें उतनी परवाह नहीं थी। किंग के राजकुमार, व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय में मेरी स्थिति ऊंची है। मैं केवल एक उपाधि नहीं हूं, मैं पहला बुजुर्ग हूं। मुझे एक मौका दें, मैं इसे हासिल कर सकता हूं। किंग के राजकुमार, मेरी जान बख्श दो। मैं गारंटी देता हूं कि मैं व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय को आत्मसमर्पण करवा दूंगा। व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के बुजुर्ग जोर से गड़गड़ाहट करते हुए जमीन पर गिर पड़े। उनके स्तर के किसी व्यक्ति के लिए ऐसा व्यवहार अपमानजनक था, लेकिन इस बिंदु पर वह कम परवाह नहीं कर सकते थे। वह केवल जीना चाहता था। लू फेफान ने अपना सिर हिलाया। किंग के राजकुमार, ये सच है, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय में पवित्र माता की तो बात ही छोड़िए, पवित्र माता के शब्द भी मेरे जितने प्रभावी नहीं हैं। श्वेत कमल संप्रदाय मूल रूप से अब मेरी बात सुनता है। पवित्र माता के आसपास के कई लोग अब मेरे लोग हैं। जब तक मैं चाहूं मैं पवित्र माता को किसी भी समय मरवा सकता हूं। संपूर्ण श्वेत कमल संप्रदाय मेरा है। नहीं, ये सब तुम्हारा है, प्रिंस ऑफ किन। व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के बुजुर्ग ने सोचा कि लू फेफान को उस पर विश्वास नहीं है, इसलिए उसने तुरंत शपथ ले ली। उन्होंने व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के भीतर अपनी व्यवस्थाओं की श्रृंखला का भी खुलासा किया। यान चाओ, तुम महत्वाकांक्षी और निर्दयी हो। ये सुनकर बाई ल्यूली चौंक गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि पवित्र संप्रदाय के भीतर उसके पास इतनी सारी व्यवस्थाएं होंगी। यदि यह वास्तव में वैसा ही था जैसा उन्होंने कहा था, उनके एक शब्द के कारण वर्तमान पवित्र संप्रदाय वास्तव में हाथ बदल सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी मां ने कहा कि उसे व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय की संत बनाने का पछतावा है। ऐसा लग रहा था कि उसकी मां को भी कुछ गलत होने का एहसास हो गया था। महाराज किन के राजकुमार, मैं बहुत उपयोगी हूँ। मेरी साधना लगभग अंतिम चरण पर है। मैं जल्द ही स्थलीय अमर क्षेत्र के शिखर पर पहुंच जाऊंगा। उस समय मैं दुनिया भर में आपके लिए लड़ सकता हूँ। ग्रेजिया में और ग्रेजिया के आसपास भी कई विद्रोही हैं जहां मैं उपयोगी हो सकता हूँ। यान चाओ ने बाई ल्यूली को नजरअंदाज कर दिया और लू फेफान के लिए अपनी उपयोगिता पर जोर देना जारी रखा। आपने गलत समझा है, मैं आपको नीची दृष्टि से नहीं देख रहा हूँ। बल्कि न तो आपने जो कहा है और न ही आपका अपना व्यक्ति महत्वपूर्ण है। लू फेफान के हाथ में चाय की आखिरी बूंद उसकी उंगलियों पर उछली, जिससे यान चाओ का दिल डर से धड़कने लगा। उसे हमेशा संदेह था कि चाय की आखिरी बूंद उसके लिए थी। इसलिए जब उसने चाय की बूंद को बाहर निकलते देखा तो उसने सोचा भी नहीं और तुरंत अपनी पूरी शक्ति लगाकर दूर भागना चाहा। अध्याय 31, संदिग्ध टकराना। व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय एल्डर सिर्फ एक शुरुआती बिंदु था। अगले ही पल उसका शरीर धूल में बदल गया और हवा में तिनके की तरह बिखर गया। एक बुजुर्ग जिसे स्थलीय अमर लोक के शिखर तक पहुंचने की आशा थी, वह ऐसे ही चला गया था। भले ही उसने लू फेफान के तरीकों को एक से अधिक बार देखा था, बाई ल्यूली का दिल अभी भी अत्यधिक कांप रहा था। उसने लू फेफान को जटिल नजरों से देखा। कुछ बुजुर्गों की मृत्यु गौण थी, भले ही वे पवित्र संप्रदाय के मूल थे, परंतु उन्होंने सलाह ना मानी, इसलिए वे मरने के ही योग्य थे। हालांकि उन 5 एलिमेंट्स बैनर अनुयायियों के बारे में क्या? उन अनुयायियों के बारे में सोचकर जो पहले से ही पत्थरों से दबे हुए थे, उनके निशान अब अज्ञात थे। बाई ल्यूली का दिल दुख गया। अब वह जो सोच रही थी वह यह था कि उसे पहले इतना नहीं सोचना चाहिए था, इतने आरक्षण नहीं होने चाहिए थे। अगर वह सीधे बात करती तो शायद उन अनुयायियों को जीने का मौका मिलता। लेकिन सब कुछ अब कोई अगर नहीं था। वे सभी अनुयायी अब चले गए थे। और मैदान में जियान पहले से ही सुनना था। उसने कभी नहीं सोचा था कि लू फेफान इतना मजबूत होगा। हालांकि वह हमेशा लू फेफान के पक्ष में थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसके राजकुमार के पास इतनी ताकत है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसका राजकुमार हमेशा इतना आश्वस्त था। साथ ही पूरे सफर के दौरान उन्हें हमेशा यह महसूस होता रहा कि कई चीजें थोड़ी अजीब हैं। अब उसे सब समझ आ गया। ये सब उसके राजकुमार के कारण था। सेना आगे बढ़ती रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन इस समय अनगिनत लोगों के मन में तरह तरह के विचार थे। हालांकि जीवित लोगों में से जियान और बाई ल्यूली को छोड़कर कोई नहीं जानता था कि यह लू फेफान ही था जिसने ये कदम उठाया था। हालांकि व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के कुलीन 5 तत्व बैनर, जिन्होंने इतनी बड़ी गति से हमला किया था और स्थलीय अमर क्षेत्र में बिजलीघरों का एक समूह उनकी आंखों के सामने गायब हो गया था, यह एक ठोस तथ्य था। वे सभी अनुमान लगा रहे थे कि प्रिंस किन की तरफ से किस तरह का पावर हाउस था जो इस तरह की उपलब्धि हासिल करने में सक्षम था। और सबसे अधिक निराशा झाओ परिवार जैसे शक्तिशाली कुलीन परिवारों की महिला रिश्तेदारों को हुई, जिन्हें लू फेफान द्वारा उनके घरों में तोड़फोड़ करने के बाद ले जाया गया था और उन्हें शाही वेश्यालय में भेजा जा रहा था। प्रिंस किन के पास इतनी शक्तिशाली ताकतें थीं, शाही राजधानी में पहुंचने के बाद क्या उनके परिवार उन्हें बचा पाएंगे, यह एक प्रश्न चिन्ह बन गया। इस पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने प्रिंस किन की सेना की अपार शक्ति और उसकी क्रूरता देखी थी। इस हत्या के प्रयास के कुछ दिन बाद जैसे ही लू फेफान शाही राजधानी में लौटने वाला था, एक खबर तेजी से पूरे देश में फैल गई। यानी व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय ने विभिन्न प्रमुख ताकतों से स्थलीय अमर क्षेत्र में 20 से अधिक बिजलीघरों को फंसाने और मारने के लिए शाही अदालत के साथ मिलकर प्रिंस किन के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की थी। जैसे ही ये खबर सामने आई तो दुनिया हिल गई। मूल रूप से अधिकांश लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया, ये सोचकर कि यह एक बेतुकी अफवाह है।
आखिरकार व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय एक कट्टर अदालत विरोधी शक्ति थी। उनके और शाही दरबार के बीच नफरत अनगिनत थी। इसके अलावा प्रिंस किन की घेराबंदी और हत्या व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय से शुरू हुई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने गठबंधन कर लिया है। बल जितना अधिक शक्तिशाली होगा, ये समाचार उतना ही अधिक अमूर्त लगेगा। हालांकि जैसे ही विभिन्न ताकतों ने संदेश फैलाना शुरू किया, व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के साथ हिसाब बराबर करने की कसम खाई, और यहां तक कि वे ताकतें जो मूल रूप से व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के साथ अस्पष्ट थी, अचानक शत्रुतापूर्ण हो गईं। उन स्थानों पर जहां व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय सक्रिय था और शाही दरबार ने हमेशा स्थिरता बनाए रखने के लिए संघर्ष किया था, व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के खिलाफ व्यापक शुद्धिकरण की लहर अचानक भड़क उठी। इससे निस्संदेह संकेत मिलता है कि प्रतीत होने वाली बेतुकी अफवाह संभवतः सच थी। इस बार इतने सारे पावर हाउस भेजे गए और वान परिवार से केवल एक व्यक्ति जीवित लौटा, और उसका दावा है कि हमारे पवित्र संप्रदाय ने विभिन्न प्रमुख ताकतों के पावर हाउस को मारने के लिए प्रिंस किन के साथ मिलकर काम किया। क्या वे सभी ताकतें बेवकूफ हैं? हमारे व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के पावर हाउस भी वापस नहीं आए हैं, और यहां तक कि 5 एलिमेंट्स बैनर को भी कोई खबर नहीं है। व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय की संत क्रोधित थी। व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के लिए यह नीले रंग से बोल्ट की तरह था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह केवल राजकुमार किन को घेरने और मारने की पहल करेगी। आने वाले बिजली घरों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बड़ी थी। उस समय वे काफी प्रसन्न थे, भले ही वे शक्तियां किसी अन्य मार्शल भगवान के उभरने से डरती थीं। बाह्य रूप से वे सभी कह सकते थे कि यह उनके व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय की शक्तिशाली अपील के कारण था। वे सभी प्रिंस किन को घेरने और मारने के बाद कुछ और बड़ी चालों की योजना बनाने की तैयारी कर रहे थे। दुर्भाग्य से इससे पहले कि वे अपनी योजनाओं को अंतिम रूप दे पाते, एक बड़ी घटना आ गई। वान परिवार के टेरेस्ट्रियल इमोर्टल को छोड़कर इस बार घेरने और हत्या में भाग लेने वाले अन्य कोई भी वापस नहीं लौटा। वे मृत थे या जीवित, यह निश्चित था। उन्होंने घेरने और हत्या की जगह का भी दौरा किया, जगह को उलट-पलट कर देखा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा लग रहा था मानो सभी लोग वाष्पित हो गए हों, और एकमात्र जीवित बचे वान परिवार के टेरेस्ट्रियल इमोर्टल रियलम पावर हाउस ने इस बात पर जोर दिया कि यह उनके पवित्र संप्रदाय की संत और राजकुमार किन थे जिन्होंने जाल बिछाया था और संयुक्त रूप से उन पावर हाउस को मार डाला था। ये बिल्कुल बकवास थी। इस बार सबसे बड़ी क्षति उनके पवित्र संप्रदाय की हुई। 5 एलिमेंट्स बैनर की मुख्य ताकत पूरी तरह से नष्ट हो गई और 3 बुजुर्गों की मृत्यु हो गई। साथ ही उन ताकतों के ताकतवर लोगों की भी मृत्यु हो गई जिनके साथ उनका गहरा सहयोग था, जो अब चले गए थे और उनके खिलाफ हो गए थे। वे शाही दरबार के विरुद्ध अग्रणी शक्ति थे। वे संभवतः शाही दरबार के साथ कैसे सहयोग कर सकते थे? वे शक्तियां भी उनके दिमाग से बाहर हो गईं। स्पष्ट रूप से वान परिवार के केवल दिव्य मार्शल विशेषज्ञ ही जीवित बचे, जिससे वह सबसे अधिक संदिग्ध हो गया। तो उन्होंने आसानी से उसकी बातों पर विश्वास क्यों किया और इसके बजाय उनके व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय पर संदेह क्यों किया? सिंथेस, मैंने सुना है कि वान परिवार के एक व्यक्ति के पास सोल रिकॉर्डिंग स्टोन पर दर्ज साक्ष्य हैं। यही कारण है कि प्रमुख ताकतें उस पर विश्वास करती हैं। मुझे लगता है कि सेंटेस को भी खबर मिल गई है कि सेंटेस ने कहा है कि हमारा व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय पहले ही प्रिंस किन को सौंप चुका है। यह मामला, क्या सेंटेस को वास्तव में इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है? इस समय संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने बात की। जैसे ही ये शब्द सामने आए, कई शक्तिशाली लोगों ने अपनी संतता की ओर अजीब निगाहों से देखा। संप्रदाय के भीतर हर कोई जानता था कि संत ने संत के साथ असाधारण व्यवहार किया था, और ऐसी अफवाहें भी थीं कि संत उनकी बेटी थी। इसलिए संत के लिए ऐसा बोलना, यह कहना कठिन था कि यह संत के निर्देश पर था या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जिस बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हुई, वह वही था जिसने संप्रदाय के भीतर संत के लिए सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न किया था। हालांकि अभी भी 2 बुजुर्ग थे जो सेंटेस के पक्ष में थे, और 5 एलिमेंट्स बैनर को भी नुकसान हुआ, जिससे इसकी संभावना कम लग रही थी। हालांकि जब महिलाएं प्रभारी होती हैं, तो यह अपरिहार्य है कि अमूर्त चीजें घटित होंगी। इसलिए उन्होंने भी संशयपूर्ण रवैया बनाए रखा। भले ही यह एक आत्मा रिकॉर्डिंग स्टोन है, ये पूरी सच्चाई नहीं हो सकती है। सेंटेस के ऐसा कहने के अन्य छिपे हुए कारण हो सकते हैं। हालांकि मेरा यान राजवंश के साथ संघर्ष है, लेकिन बात कभी इस स्थिति तक नहीं पहुंचेगी। संतति ने तीखी आंखों से सीधे कहा, ठीक है, अब संत से संपर्क करने का एक तरीका खोजें। हमें स्पष्ट करना होगा कि वास्तव में क्या हुआ था। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर अनुयायियों को सावधान रहने और थोड़ी देर के लिए शांत रहने के लिए कहें। संत ने आगे कहा, लियूली आखिर क्या कर रही है? व्यवस्था करने के बाद और एक बार नीचे के लोग चले गए थे। संत अपने ऊपर देखने और मन ही मन बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं सके। वास्तव में वह भी मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसे संदेह था कि उसकी बेटी ने इस घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। हालांकि चाहे कुछ भी हो, वह इसे स्वीकार नहीं कर सकी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी ऐसा क्यों करेगी। क्या अफवाहें सच हो सकती है? जियांगू में फैल रही एक अफवाह के बारे में सोच रहा हूं। संत के चेहरे पर हृदय की वेदना झलक उठी। अगर यह सच होता तो उनकी बेटी उनके नक्शे कदम पर चल रही होती। अध्याय -32 राजपरिवार पर मंडरा रहा साया। ओए, व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय ने मेरे 14वें भाई को सौंप दिया। और इस बार व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय का प्रमुख ताकतों के साथ एकजुट होना वास्तव में एक जाल था, और उन प्रमुख ताकतों के सभी विशेषज्ञों पर घात लगाकर हमला किया गया और उन्हें मार दिया गया। जब दूसरे राजकुमार को यह समाचार मिला, तो उसके मन में केवल एक ही भावना थी, बेतुकापन। ये तो बस एक मजाक था। आखिरकार उन्होंने इतने वर्षों तक अदालती मामलों को संभाला था। भले ही उनके अपने पिता ने वास्तव में सत्ता नहीं छोड़ी थी और मुख्य रूप से अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया था, फिर भी उन्होंने कई वर्षों तक नामात्र के लिए देश की देखरेख की थी। उसके अधीन अभी भी बड़ी संख्या में योग्य लोग थे, इसलिए संकलित रिपोर्टों से विभिन्न क्षेत्रों में सेनाएं जुटाई नहीं गई थीं। उनके स्वयं के अक्षम बूढ़े पिता अभी भी एकांत में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे और अभी तक बाहर नहीं आए थे। उसे दूर से इसका आयोजन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ग्रेट जिया की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इतनी बड़ी योजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। हालांकि उन सेनाओं को वास्तव में अपने विशेषज्ञों का नुकसान उठाना पड़ा था। और क्या यह सचमुच हो सकता है कि व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय ने प्रस्तुत किया हो? काफी सोच विचार के बाद यही एकमात्र संभावना थी, यानी उनके अच्छे 14वें भाई ने उन विशेषज्ञों पर घात लगाकर हमला करने और उन्हें मारने के लिए व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय की शक्ति का इस्तेमाल किया था। हालांकि इतने सारे लोगों को मारना थोड़ा अपमानजनक लग रहा था, कम से कम इसकी कुछ संभावना तो थी। वास्तव में ये कई प्रमुख ताकतों की सोच की दिशा भी थी, और यही कारण था कि उन्हें व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय पर संदेह था। लेकिन भले ही उनके 14वें भाई की खेती वास्तव में स्थलीय अमर क्षेत्र तक पहुंच गई हो, व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय को इतनी जल्दी घुटने नहीं टेकने चाहिए थे और सक्रिय रूप से तोपचारे के रूप में काम नहीं करना चाहिए था। और जब तक दूसरे राजकुमार ने एक संभावना के बारे में सोचा, यानी शायद इसमें उसके अयोग्य पिता की योजना शामिल थी। हालांकि उनके पिता थोड़े उलझन में थे, फिर भी उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि उनके पास अभी भी कुछ तरकीबें हैं। ओए ठीक है, सब कुछ 14वें भाई को जाता है ना? मुझे इन चीजों के बारे में पता भी नहीं था। दूसरा राजकुमार जितना अधिक सोचता, वह उतना ही क्रोधित होता जाता।
अब वह रॉयल फॉरबिडन लैंड में जाना चाहता था और अपने अक्षम पिता को, जो एकांत में था, पीटने के लिए बाहर खींचना चाहता था। वे दोनों बेटे थे, फिर भी उनका व्यवहार इतना भिन्न कैसे हो सकता था? ऐसा लगता है कि इस 14वें भाई को वापस लौटने से रोकने का वास्तव में कोई रास्ता नहीं है। कुछ देर तक गुस्से में रहने के बाद आखिरकार उसने आह भरी। इस बार उसे रोकने की कोशिश करने वाली इतनी शक्तिशाली ताकत पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। वह अपने 14वें भाई को शाही राजधानी में लौटने से रोकने का कोई अन्य तरीका नहीं सोच सका। कम से कम वह ऐसा नहीं कर सका। ओए हपे एक ही मात्रा, हपे एक ही मात्रा, हपे एक ही मात्रा। महामहिम द्वितीय राजकुमार, क्या आप पहले ही हार मान रहे हैं? ये केवल कुछ स्थलीय अमर लोग हैं जो मर गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यदि महामहिम दूसरा राजकुमार हमारे साथ सहयोग कर सकता है तो हम आपको किनके राजकुमार से निपटने में मदद करेंगे। जैसे ही दूसरा राजकुमार आहें भर रहा था, प्रतियोगिता के बारे में निराश महसूस कर रहा था, अचानक एक अजीब हंसी गूंजी, जिसके बाद एक आवाज आई। ओए कौन? ओए बाहर आओ। दूसरे राजकुमार की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। जानना चाहिए कि इस समय वह अकेला था, यहाँ तक कि उनके विश्वस्त सहयोगियों को भी उनके पास आने की इजाजत नहीं थी। ये पता चलना कि इतने समय से कोई आसपास था, दूसरे राजकुमार के लिए बहुत बड़ा झटका था। महामहिम दूसरे राजकुमार, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा मतलब है कोई नुकसान नहीं। कमल तालाब से एक छाया निकली। जिस क्षण उसने इसे देखा, यहाँ तक कि अपने व्यापक अनुभव वाले दूसरे राजकुमार को भी अपनी आंखें संकीर्ण महसूस हुई। जो वस्तु प्रकट हुई उसे अब व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, ये भूत जैसा था, इसका रूप काली धुंध से ढका हुआ था, मानो यह नर्क से बाहर आया हो। बैककोट महामहिम द्वितीय राजकुमार, बेहतर होगा कि आप पुकारे नहीं। क्या आप अपने 14वें भाई से निपटना नहीं चाहते? प्रकट हुई विचित्र इकाई को देखकर दूसरे राजकुमार ने मूल रूप से मदद के लिए पुकारने का इरादा किया था। हालांकि दूसरे पक्ष की बात सुनने के बाद उसने जबरदस्ती खुद को रोक लिया। ओए आप कौन हैं और मेरे 14वें भाई से निपटने के लिए आपके पास क्या तरीका है? दूसरा राजकुमार गहरी आवाज में बोला। ओए चलो एक सौदा करते हैं। मैं तुम्हारे 14वें भाई को खत्म करने में तुम्हारी मदद करूंगा और बदले में तुम एक चीज में मेरी मदद करो, वह कैसा रहेगा? काली छाया ने कहा, आप मेरे 14वें भाई से निपट सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। फिर तुम्हें मुझसे क्या करवाने की जरूरत है? दूसरा राजकुमार भौंचक्का रह गया। बैककोट चिंता मत करो, जो मैं तुमसे करना चाहता हूं वह स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसा है जिसे तुम पूरा कर सकते हो। मैं आपसे केवल ये पूछता हूं, क्या आप इस सौदे को स्वीकार करते हैं? ये काली छाया स्पष्ट रूप से एक अच्छी इकाई नहीं थी। इसमें सहयोग करना एक द्वेषपूर्ण आत्मा के साथ सौदा करने जैसा था। लेकिन इस समय दूसरे राजकुमार के लिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। एक बार जब उनके 14वें भाई ने शाही राजधानी में प्रवेश किया तो एकांत में रहने वाले अक्षम सम्राट की अचानक मृत्यु हो गई और फिर उनके 14वें भाई को सिंहासन विरासत में मिला। हाल की पीढ़ियों की स्थिति के अनुसार वह उसकी मौत की सजा होगी। इसलिए इस बात की परवाह किए बिना कि दूसरी पार्टी अच्छी थी या नहीं, उसे जुआ खेलना पड़ा। ठीक है, जब तक मेरा 14वां भाई शाही राजधानी में वापस नहीं लौट सकता, मैं एक बार आपकी मदद कर सकता हूं। अंत में उसने दांत पीसकर सहमति व्यक्त की। बैककोट हे दूसरा राजकुमार, एक बुद्धिमान विकल्प। मेरी अच्छी खबर की प्रतीक्षा करें। काली छाया ने एक अजीब सी हंसी निकाली, फिर वापस अंधेरे में विलीन हो गई, दूसरे राजकुमार की नाक के ठीक नीचे गायब हो गई। ओए वह भूत जैसी चीज क्या थी? एक क्षण बाद दूसरा राजकुमार उस स्थान पर गया जहां भूत की छाया गायब हो गई थी और ध्यान से खोजा, लेकिन कुछ और नहीं मिला। सच कहूं तो यदि कोई अन्य संभावना होती, भले ही उसका 14वां भाई सिंहासन पर बैठता और उसकी जान को खतरा न होता, तो भी वह उस भूतिया चीज में सहयोग नहीं करता। लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। बैककोट दूसरा राजकुमार, यह अच्छा नहीं है, कुछ बड़ा हुआ है। प्रथम राजकुमार की घर पर अचानक मृत्यु हो गई। तभी दूर से किसी ने एक संदेश देते हुए कहा। यह दूसरे राजकुमार का नियम था, जब वह अकेला रहना चाहता था तो उसके अधीनस्थों को उसके पास जाने की अनुमति नहीं थी। भले ही यह अत्यंत महत्वपूर्ण मामला हो, इसे केवल दूर से ही बताया जा सकता था। अपने अधीनस्थ ने जो कहा उसे सुनकर दूसरे राजकुमार की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। ओए क्या, सबसे बड़े भाई की अचानक मृत्यु हो गई? ये कैसा मजाक है? वह दूत के सामने चमका, उसकी अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। बैककोट हाँ, ये वह खबर है जो अभी फर्स्ट प्रिंस के आवाज से आई है। माथत ने कांपते हुए कहा। दूसरा राजकुमार, जो मूल रूप से अपने 14वें भाई के बारे में सोच रहा था, अचानक उसे अपना सिर चकराने लगा जैसे कि वह फटने वाला हो। अचानक मृत्यु, ऐसा ही एक जाना पहचाना मुहावरा। किसी को पता होना चाहिए कि हाल की पीढ़ियों में जब कोई नया सम्राट सिंहासन पर बैठा तो उसके भाइयों की अचानक मृत्यु हो गई, बिल्कुल पहले राजकुमार की तरह। लेकिन मुख्य मुद्दा यह था कि उसके अयोग्य पिता की अभी तक मृत्यु नहीं हुई थी और सिंहासन को हस्तांतरित नहीं किया गया था। फिर भी एक भाई की पहले ही अचानक मृत्यु हो चुकी थी। इस खबर ने सचमुच उसे चौंका दिया। ये स्थिति ठीक नहीं थी। या तो किसी ताकत ने उसके सबसे बड़े भाई की हवेली पर हमला किया और अचानक मौत का नाटक किया। आखिरकार कई ताकतें इन पीढ़ियों में शाही परिवार की स्थिति के बारे में जानती थी, इसलिए अचानक मृत्यु का दावा अभी भी ठोस था। दूसरी संभावना यह थी कि उनके शाही परिवार के मुख्य वंश के लिए परेशानी पैदा करने वाला कारक आगे बढ़ चुका था। यदि यह पहले वाला होता तो ठीक होता। हालांकि शाही शहर के शासन के तहत होने वाली ऐसी घटना अपमानजनक थी, लेकिन अपेक्षाकृत रूप से यह अभी भी प्रबंधनीय थी। यदि यह बाद वाला था तो दूसरा राजकुमार ठंड से कांप रहा था। शाही परिवार के मुख्य वंश के लिए यह हाल के वर्षों में सबसे भयानक बात थी। जाओ, कबीले मामलों के कार्यालय में जाओ, शाही परिवार के विशेषज्ञों को इस मामले को संभालने के लिए कहो। साथ ही उनसे कहें कि वे योग्य शाही पिता से यथाशीघ्र एकांत से बाहर आने का आग्रह करें। अधीनस्थ के चले जाने के बाद बैककोट ये वास्तव में क्या है? दूसरे राजकुमार ने आकाश की ओर देखा। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो आकाश में अदृश्य हाथ थे जो उनके महान जिया शाही परिवार की नियति में हेरफेर कर रहे थे। अध्याय -33 संत फैंगमिन पर्वत झांग परिवार, इसकी 10,000 वर्षों की विरासत है। हालांकि जबकि उनकी विरासत प्राचीन है, उनकी ताकत काफी साधारण है। वे विशुद्ध रूप से असंतोषी होकर ही इतने वर्षों तक जीवित रहने में सफल रहे हैं। उनके परिवार के स्थान पर कोई बहुमूल्य संसाधन नहीं है और यहाँ तक कि परिवार की युवा पीढ़ी भी कई प्रमुख व्यवसायों में शामिल नहीं होती है। वे जिन चीजों में शामिल होते हैं वे हमेशा उनकी वास्तविक ताकत से एक कदम कम होती हैं, जिससे पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित होता है। इस दृष्टिकोण का परिणाम यह है कि जबकि परिवार सुरक्षित है, प्रत्येक पीढ़ी के साथ इसकी ताकत में गिरावट आई है और जो संसाधन इसे प्राप्त हो सकते थे वे भी समय के साथ कम हो गए हैं। हालांकि झांग परिवार पहले से ही भाग्यशाली माना जाता है। यदि ऐसी सावधानी सामान्य बलों पर लागू की जाती तो वे 2 या 3 पीढ़ियों में खत्म हो जाते। कृषकों की दुनिया में विवाद के बिना कोई संसाधन नहीं है और इसलिए जीवित रहने के लिए कोई जगह नहीं है।
इसके अलावा ये पूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है। एक अप्रत्याशित घटना आसानी से उन्हें अपनी चपेट में ले सकती है। पारिवारिक शिष्य भी हैं, वे युवा हैं और उनके अपने विचार हैं। अगर ठीक से नियंत्रित न किया जाए तो ये परेशानी पैदा कर सकते हैं। परिवार जितना बड़ा होगा, कम महत्वपूर्ण बने रहना उतना ही कठिन होगा। लेकिन झांक परिवार एक अपवाद है, वे वास्तव में 10,000 वर्षों से कम महत्वपूर्ण बने हुए हैं। बेशक ऐसा नहीं है कि युवा अहंकार वाले झांक परिवार के शिष्य नहीं हुए हैं, लगभग हर पीढ़ी में होते रहे हैं। हालांकि यह विचार केवल उनके युवा होने तक ही रहता है। एक बार जब उन्हें झांक परिवार के पैतृक क्षेत्र को छोड़ने की अनुमति मिल जाती है तो वे ऐसे अलग अलग लोगों में बदल जाते हैं जो अपने बड़ों से अप्रभेद्य होते हैं। 10,000 वर्षों से झांक परिवार इसी तरह कायम है और इस दिन फेंगमिन माउंटेन झांक परिवार, जो 10,000 वर्षों से शांतिपूर्ण था, ने बिन बुलाए मेहमानों के एक समूह का स्वागत किया। ये काले वस्त्र पहने कई आकृतियां थीं। अपने आगमन पर उन्होंने झांक परिवार के शिष्यों की पूछताछ को नजरअंदाज कर दिया और सीधे पहाड़ पर आगे बढ़ गए। स्वाभाविक रूप से झांक परिवार के सदस्य इस रवैये से नाखुश थे। सबसे पहले सामान्य शिष्य, फिर मुख्य प्रत्यक्ष वंशज, उसके बाद झांक परिवार के बुजुर्ग, फिर झांक परिवार के बुजुर्ग और अंत में झांक परिवार के पुराने पूर्वज। जब तक काले वस्त्रधारी आकृतियां पहाड़ पर झांक परिवार के पैतृक हॉल तक पहुंची, तब तक पूरा झांक परिवार नष्ट हो चुका था। इन व्यक्तियों के एक आकस्मिक कदम से झांक परिवार को पहले से ही विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। इस समय झांक परिवार के पैतृक हॉल के अंदर झांक परिवार के शक्तिशाली लोगों का एक समूह, सभी निराश दिख रहे थे, अपनी छाती पकड़कर जमीन पर लेट गए। उन्हें समझ नहीं आया, उनका झांक परिवार इतना कम महत्वपूर्ण था और उनके पास शक्तिशाली व्यक्तियों के लालच के लायक कोई खजाना नहीं था, तो उन्हें इतनी अकारण आपदा का सामना क्यों करना पड़ा। ओए सर, कौन सा व्यवसाय आपको मेरे झांक परिवार में लाता है? कृपया खुलकर बोलें, हमारा झांक परिवार जो कर सकता है, हम निश्चित रूप से करेंगे। झांक परिवार के पुराने पूर्वज ने बात की। उसने कमरे की तलाशी ली। इस बार हालांकि उनके झांक परिवार का उल्लंघन हुआ था। हालांकि परिवार का एक भी सदस्य नहीं मारा गया था, इसका मतलब यह भी था कि इन लोगों का हत्या का कोई इरादा नहीं था। तो फिर उनके पास निश्चित रूप से कुछ ऐसा होगा जो उन्हें उनसे चाहिए। यह सर्वोत्तम संभव परिणाम था जब तक वे उपयोगी थे, इसका मतलब था कि जीवित रहने का अभी भी एक रास्ता है। सबसे बुरा डर बेकार होने का था, क्योंकि यही वास्तव में अंत होगा। बात सिर्फ इतनी है कि ये लोग बहुत अनुचित थे। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सीधे कहो। उनका झांक परिवार हमेशा से ही बोधगम्य था, उनकी ताकत देखकर वे जरूर सहमत हो गए होंगे। इसके बजाय वे आए और क्रूर पिटाई की और उनके हमले बहुत भारी थे। अपनी चोटों के कारण उन्हें नहीं पता था कि इस बार ठीक होने में कितनी औषधीय गोलियां लगेंगी। मूल रूप से उसने ये भी महसूस किया था कि उसके पास सफलता का एक अवसर है, लेकिन अब वास्तव में इसका कोई सवाल ही नहीं है। ओए, क्या झांक परिवार अब इतना बेकार हो गया है? प्रमुख काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने एक मजाकिया हंसी छोड़ी। क्या बकवास है, क्या उनका झांक परिवार हमेशा बेकार नहीं था? अभी का क्या मतलब हुआ? नहीं, ये सही नहीं है। अफवाहों के अनुसार केवल उन लोगों तक ही सीमित था जो 8,000 साल पहले एक निश्चित दायरे तक पहुंच गए थे, जब इस दुनिया पर ग्रेजिया का नियंत्रण नहीं था। उनका झांक परिवार काफी दुर्जय था। हालांकि पिछले राजवंश के पतन के साथ उनका झांक परिवार केवल बमुश्किल ही जीवित रह सका और कभी भी अपना पूर्व गौरव हासिल नहीं कर सका। और शुरुआत में ही उन्होंने अपना उपनाम भी बदल लिया। तूफान गुजरने के बाद ही उन्होंने इसे वापस बदलने का साहस किया। ओए कौन, तुम कौन हो? झांक परिवार के पुराने पूर्वज की आवाज कुछ अस्थिर थी। उनके झांक परिवार के अतीत के गौरव का रहस्य उनके अपने परिवार के शिष्यों को भी नहीं पता था। अब किसी के द्वारा इतनी लापरवाही से इसे बोलने से वह बहुत घबरा गया। किसी को पता होना चाहिए कि भले ही अब पूरे ग्रेजिया में पिछले राजवंश के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वह अकेला जानता था कि ग्रेजिया इंपीरियल परिवार के पास हमेशा एक छिपी हुई शक्ति थी जो उन्हें खोज रही थी। 8,000 वर्षों के बाद भी महान जियालू परिवार शाही कबीले ने इस मामले में कभी हार नहीं मानी थी। सम्राटों की कई पीढ़ियों को परेशान करने वाले मुद्दों के बावजूद वे कभी रुके नहीं थे। ओए, क्या आप अब भी इसे पहचानते हैं? काले कपड़े पहने प्रमुख व्यक्ति ने एक टोकन उछाला। ओए पवित्र लॉ टोकन। इस टोकन को देखकर झांक परिवार के पुराने पूर्वज की आंखें नाटकीय रूप से चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया और साथ ही डर की एक झलक उसकी आंखों से गुजरी। झांक परिवार के पुराने पूर्वज अपने परिवार के रहस्यों को सबसे अच्छी तरह जानते थे। सीधे शब्दों में कहें तो उनका झांक परिवार पिछले राजवंश के अवशेष थे। हालांकि वे शाही परिवार के नहीं थे, फिर भी उन्हें शाही परिवार के साथ दुनिया का शासन साझा करते हुए आधा शाही माना जा सकता था। बेशक ग्रेजिया के विपरीत वर्तमान ग्रेजिया पर शाही परिवार का शासन है, लेकिन अतीत का महान जिन नहीं था। शाही परिवार सीमा परिवार और उनका झांक परिवार केवल सतह पर शासक थे। उनके ऊपर एक भयानक पवित्र कबीला खड़ा था। ईमानदारी से कहें तो उनके पैतृक अभिलेखों के अनुसार हालांकि उनका झांक परिवार उस समय गौरवशाली था, फिर भी वे दमित जीवन जीते थे, यहाँ तक कि कुछ हद तक उनकी इच्छा के विरुद्ध भी। उनके पूर्वजों द्वारा दी गई पैतृक शिक्षाएं पवित्र कबीले के रक्त नियंत्रण से मुक्त होने के लिए थी। यही कारण था कि उनका झांक परिवार इतने सालों तक इतना कम महत्वपूर्ण रहा था। उनके झांक परिवार के पूर्वजों ने बहुत पहले इस गुप्त विधि पर शोध किया था। उन्होंने पहले इसका उपयोग नहीं किया था, आंशिक रूप से क्योंकि इसमें समय लगता था और आंशिक रूप से क्योंकि वे पवित्र कबीले के नियंत्रण में थे, इसलिए उन्होंने इसका उपयोग करने का साहस नहीं किया। ये तभी हुआ जब महान जियालू परिवार ने पवित्र कबीले को नष्ट कर दिया, महान जिन को उखाड़ फेंका और महान जिया की स्थापना की। केवल तभी पवित्र कबीले के दमन के बिना उन्होंने कार्रवाई करने का साहस किया। दुर्भाग्य से उस समय तक वे राजवंश के शीर्ष स्तरीय परिवार नहीं रह गए थे और उनके उपलब्ध संसाधन सीमित थे। सफल होने के लिए वे केवल समय की धीमी पद्धति पर भरोसा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही वे सफल होने वाले थे, सीक्रेट फ्लेम टोकन प्रकट हुआ। निस्संदेह इस महत्वपूर्ण मोड़ पर पवित्र कबीला वापस लौट आया होगा। हालांकि पवित्र कबीले की सहायता से उनका झांक परिवार अपनी महिमा फिर से हासिल कर सका। हालांकि उनके पूर्वजों द्वारा पारित प्राचीन ग्रंथों में दर्ज घटनाओं से वह इस तरह की महिमा नहीं चाहते थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक उनके झांक परिवार ने पवित्र कबीले द्वारा निर्धारित आकस्मिक योजना को बदल दिया, तब तक वे अपने झांक परिवार द्वारा पहले से निर्धारित छिपे हुए अवसर को सक्रिय कर सकते थे और इसी तरह सत्ता में आ सकते थे। लेकिन अब पवित्र कबीले के फिर से प्रकट होने से उनके झांक परिवार की योजना संभवतः जारी रखने में असमर्थ होगी। अन्यथा पवित्र कबीले के तरीकों से वे बहुत दयनीय मौत मरेंगे। कमीनों, बैककोट टेढ़े खरबूजों और फटे हुए खजूरों का एक गुच्छा, पूरी तरह से बेकार। एक काला वस्त्रधारी व्यक्ति बोला। इन शब्दों पर झांक परिवार के पुराने पूर्वज की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। हालांकि वह दोबारा पवित्र कबीले के अधीन सेवा नहीं करना चाहता था।
हालांकि पैतृक ग्रंथों के अभिलेखों से पवित्र कबीला अच्छी बात नहीं थी। यदि उनका झांग परिवार उपयोगी होता तो ठीक होता, लेकिन यदि वे बेकार होते तो उनका अंत पूरा होता। ग्रेट जिया में लौटते ही ये कमीने सीधे अपने झांग परिवार के पास क्यों आ गए? क्या उनका झांग परिवार पुराना पूर्वज अतीत में भी उपयोगी था? 8000 वर्ष बीत गए, इतने लंबे समय के बाद भी वे उन्हें भूल नहीं पाए हैं। वे वास्तव में जानवरों का एक समूह थे। यदि वे इतने ही दुर्जय थे तो उन्हें बस कुछ और अधीनस्थ ढूंढने चाहिए। हमेशा उनके झांग परिवार पर ध्यान क्यों केंद्रित रहता है? और फिर वे आकर शिकायत करते हैं कि वे कमजोर हैं। वे ये भी नहीं देखते कि अब ये दुनिया किसकी है। इन 8000 वर्षों में उनके लिए जीवित रहना आसान नहीं रहा, ठीक है। झांग परिवार के पुराने पूर्वज अपने दिल में क्रोधित थे। हालांकि उनके चेहरे पर एक निराशापूर्ण भाव था। कोई विकल्प नहीं था, परिस्थितियां उसके नियंत्रण से बाहर थीं। ओए ये ठीक है, हम उनसे काम चला सकते हैं। सौभाग्य से काले कपड़े पहने वह व्यक्ति जिसने सबसे पहले बात की थी फिर से बोला, जिससे झांग परिवार के पुराने पूर्वज को राहत की सांस लेने का मौका मिला। ठीक है, हम आपको एक विकल्प देंगे, विनाश करो या फिर से हमारे पवित्र कबीले के कुत्ते बन जाओ। यह अब पसंद का मामला नहीं रह गया था। मेरा झांग परिवार एक बार फिर पवित्र कबीले के प्रति निष्ठा रखने को तैयार है। झांग परिवार के पुराने पूर्वज ने अपना सिर झुकाया। बैककोट बहुत अच्छा, बहुत बुद्धिमानी भरा विकल्प। बकवास, अगर यह बुद्धिमानी भरा विकल्प नहीं होता तो वे अब मृत व्यक्ति होते। हमारे पवित्र कबीले के महायाजक ने भविष्यवाणी की है कि महान जियालू परिवार का भाग्य अपने अंत के करीब है। हालांकि महान जियालू परिवार के पास एक स्वर्ग विरोधी खजाना है जो भाग्य बदल सकता है। लू परिवार का नष्ट होना तय है, वे अपना जीवन काल नहीं बढ़ा सकते, इसकी अनुमति नहीं है। काले लबादे वाली आकृति बोली, इसलिए आपका मिशन लू परिवार की स्वर्ग विरोधी भाग्य परिवर्तन की आशा को खत्म करना है। झांग परिवार के पुराने पूर्वज हतप्रभ थे। उनकी पीढ़ी के अनुसार पुराने पूर्वज के रूप में उनकी खेती केवल ग्रेट ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में थी। क्या पवित्र कबीले के इन मस्तिष्क मृत सदस्यों को पता था कि वे क्या कह रहे थे? उनसे लू परिवार के स्वर्ग विरोधी भाग्य को बदलने के अवसर को समाप्त करने के लिए कहना, क्या यह उन्हें ज्यादा आंकना था या शाही परिवार लू परिवार को कम आंकना था? पूरे ग्रेट जिया में कोई भी यादृच्छिक प्रथम श्रेणी बल इस मामले को संभालने में उनकी तुलना में अधिक विश्वसनीय होगा। झांग परिवार की ताकत के साथ ये प्रयास शुद्ध आत्महत्या होगी। इस समय झांग परिवार के अन्य ताकतवर लोगों के चेहरे भी उदास हो गए। क्योंकि वे झांग परिवार के अतीत से अनभिज्ञ थे, वे पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे कि काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने उनके पुराने पूर्वज को पहले क्या बताया था। लेकिन वे अंतिम बात को समझ गए कि उन्हें शाही परिवार का विरोध करना था। क्या यह उन्हें विद्रोही बनने और उस पर महज मोहरा बनने के लिए नहीं कह रहा था? यह स्पष्टतः मृत्यु का मार्ग था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शाही परिवार कितना कमजोर था, वे संभवतः उन्हें चुनौती नहीं दे सकते थे। यदि शाही परिवार को उनके झांग परिवार द्वारा भी चुनौती दी जा सकती थी तो राजवंश बहुत पहले ही गिर गया होता। प्रत्येक पीढ़ी पिछली से कमजोर होने के बावजूद यह अब तक कैसे बनी रह सकती है? ये बस उन्हें तोप का चारा बनने के लिए कह रहा था। नहीं, झांग परिवार की ताकत के साथ वे तोप चारे के रूप में भी योग्य नहीं थे। हम निश्चिंत रहें, अगर हम आपसे कुछ करने के लिए कहेंगे तो हम स्वाभाविक रूप से आपको इसे करने की शक्ति देंगे। पवित्र कुल की सेवा करने में सक्षम होना, यह वह आशीर्वाद है जो आपके पूर्वजों ने आपके लिए विकसित किया था। ओए तुम्हें संतुष्ट रहना चाहिए। झांग परिवार के पुराने पूर्वज के अलावा कुछ अंदरूनी जानकारी कौन जानता था? झांग परिवार के बाकी सदस्यों की आंखें चमक उठी। उन्होंने सोचा था कि वे केवल बोझ ढोने वाले जानवर बनने जा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उन्हें घास खाने को मिल सकती है। काले वस्त्र पहने ये आकृतियां जो इतनी दुर्जय लग रही थी, अपना मुंह खोलते ही महान जिया शाही परिवार का सामना करने की बात करती थी और खुद को पवित्र कबीला कहती थी। नाम से ही कोई जान सकता था कि यह कबीला शक्तिशाली, अविश्वसनीय रूप से दुर्जय और संभवतः काफी परोपकारी था। उन्होंने सेवा करने की इच्छा व्यक्त करते हुए तुरंत एक एक करके प्रणाम किया। झांग परिवार के पुराने पूर्वज ने आह भरी। उनका कबीला अंततः अपने भाग्य से बचने में असमर्थ रहा। वे उस रास्ते पर चलने के लिए नियत थे जिस पर उनके पूर्वज चले थे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर वे इसे टाल नहीं सके तो वे इसे दोबारा करेंगे। कम से कम वे सतह पर तो गौरवशाली दिख सकते थे, है ना? अध्याय -34 पिछले राजवंश के अवशेष। एक डिंग शहर, ये ग्रेट जिया इंपीरियल कैपिटल का प्रवेश द्वार था। यह शाही राजधानी से केवल एक दिन की यात्रा थी। स्थलीय अमर क्षेत्र में विभिन्न प्रमुख शक्तियों के साथ मिलकर व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के अपने प्रारंभिक प्रयास में विफल होने के बाद उन्हें स्थिति समझ में नहीं आई, इसलिए उन्होंने खुद को मैदान में नहीं फेंकना जारी रखा। इसलिए यात्रा काफी शांतिपूर्ण रही। निस्संदेह इसकी गति भी नहीं बढ़ी थी। आखिरकार भले ही उन पर कोई हमला हुआ हो, इससे चीजों में देरी नहीं होगी। लू फेईफान के लिए चाहे किसी ने परेशानी पैदा की हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस समय के दौरान किन के राजकुमार का नाम पूरे देश में फैल गया था। अब यह व्यापक रूप से अफवाह थी कि किन का राजकुमार क्राउन प्रिंस, भावी सम्राट था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह अफवाह थी कि उसके पास मार्शल गॉड की क्षमता है। यदि ये केवल पूर्व की बात होती तो विभिन्न प्रमुख शक्तियों के लिए इसका महत्व बहुत अधिक नहीं होता। हाल के वर्षों में सम्राट बहुत तेजी से बदल गए थे। यदि कोई चढ़ भी गया तो मृत्यु दूर नहीं थी। उनके लिए सम्राट का अब इतना अधिक महत्व नहीं रहा, लेकिन एक मार्शल भगवान की क्षमता अलग थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लू रॉयल कबीले को वर्तमान में किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर वह वास्तव में एक मार्शल भगवान के स्तर तक पहुंच गया तो सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। इसलिए उनकी नजर में किन का राजकुमार अलग था। हालांकि अधिकांश शक्तियों के लिए ग्रेट जिया में एक मार्शल भगवान का पुनः प्रकट होना कुछ ऐसा था जिसे वे देखना नहीं चाहते थे। हालांकि यदि वे इसे रोक नहीं सकते थे तो वे केवल इसे स्वीकार कर सकते थे। वर्तमान स्थिति के आधार पर लू रॉयल कबीले को प्रिंस ऑफ किन की प्रतिभा के बारे में बहुत पहले से पता होगा। उन्हें कई तरीकों से संरक्षित किया गया था, जिसके कारण 20 से अधिक स्थलीय अमरों पर घात लगाकर हमला किया गया और उन्हें मार दिया गया। विभिन्न प्रमुख शक्तियां यह उम्मीद करते हुए देख रही थीं कि अन्य शक्तियां प्रिंस ऑफ किन के तुरुप के पत्तों को उनके सामने प्रकट करने के लिए कदम उठाएंगी। दुर्भाग्य से इतने सारे स्थलीय अमरों के मारे जाने के बाद निवारक उपाय पर्याप्त थे और किसी ने भी सबसे पहले कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। और एंडिंग सिटी को पार करने के बाद किन के राजकुमार शाही राजधानी में प्रवेश करेंगे, जिस बिंदु पर आगे बढ़ने का लगभग कोई अवसर नहीं होगा। लू रॉयल कबीले ने 8000 वर्षों तक शाही राजधानी में काम किया था, जिसमें अनगिनत छिपी हुई गहराइयां थीं। मार्शल गॉड के रूप में प्रिंस ऑफ किन की क्षमता वर्तमान लू रॉयल कबीले के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ये निश्चित था कि वे किन के राजकुमार की पूरी तरह से रक्षा करेंगे। उसके 15वीं परत तक एजियोर हेवन सम्राट कला को विकसित करने की प्रतीक्षा कर रहे थे।
इसलिए एंडिंग सिटी उनका आखिरी मौका था। परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रमुख शक्तियों के शक्तिशाली व्यक्ति जो निरीक्षण कर रहे थे अंततः पीछे नहीं हट सके और एक बार फिर चुपचाप एकत्र हो गए। लू रॉयल कबीला एक और मार्शल भगवान का निर्माण नहीं कर सकता। कदापि नहीं, शुरुआत में एक बुजुर्ग बोले। सभी ने सिर हिलाया। उनके यहाँ एकत्रित होने का यही उद्देश्य था। हालांकि आज तक कोई भी स्पष्ट रूप से यह नहीं बता पाया है कि किनके राजकुमार के पास वास्तव में कौन से तुरुप के पत्ते हैं। अगर हम इसका पता नहीं लगाते हैं और पहले से ही संबंधित साधन तैयार नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक मामला होगा। ये सुनकर सभी लोग चुप हो गए। तर्क तो सभी को समझ में आ गया, लेकिन इसका परीक्षण कौन करे ये समस्या बन गई। किसी को पता होना चाहिए कि इतने सारे स्थलीय अमरों पर घात लगाकर उन्हें मारना है। किनके राजकुमार के पास ग्रेट्स या इंपीरियल परिवार की कुछ छिपी हुई गहराइयां होनी चाहिए जिनके बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना होगा। इसका परीक्षण करना निश्चित रूप से खतरनाक होगा, संभवतः घातक होगा। इसलिए ऐसे में कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करेगा। आज एक निर्णय लिया जाना चाहिए। किनके राजकुमार कल शाही राजधानी के लिए एंडिंग सिटी छोड़ देंगे और फिर कोई और अवसर नहीं होगा। कोई बोला। हालांकि सभी लोग फिर भी इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे सके। अब वे असमंजस में थे। प्रिंस ऑफ किन के साधनों का परीक्षण करने के लिए उनमें से किसी को एक चाल चलनी पड़ी। सामान्य अधीनस्थों का जाना मूलतः उन्हें उनकी मृत्यु के लिए भेजना होगा, लेकिन अगर उन्होंने कोई कदम उठाया तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वे चले जाएंगे। स्वाभाविक रूप से कोई भी सबसे पहले कार्रवाई करने को तैयार नहीं होगा। स्थलीय अमर महान ग्रैंड मास्टर नहीं थे, उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता। हमारे पास इस मामले का समाधान है। जैसे शक्तिशाली व्यक्तियों का एक समूह तड़प रहा था, काले कपड़े पहने लोगों का एक समूह अचानक प्रकट हुआ। तुम कौन हो? किसी को पता होना चाहिए कि जो लोग यहाँ एकत्र हो सकते थे वे सभी आमंत्रित थे और एक दूसरे को जानते थे। ये सिर्फ कोई नहीं था जो आ सकता था। आखिरकार उन्हें भी अदालत से बचाव की जरूरत थी। और अब कई ऐसे लोगों के अचानक प्रकट होने से जो उनके निमंत्रणों में शामिल नहीं थे और संदिग्ध तरीके से व्यवहार कर रहे थे, स्वाभाविक रूप से वे बेहद सतर्क हो गए। किसी को पता होना चाहिए कि अदालत ने पहले व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय के साथ मिलकर 20 से अधिक स्थलीय अमर क्षेत्र के बिजली घरों पर घात लगाकर उन्हें मार डाला था। अदालत इतनी निर्दयी थी, उन्हें सतर्क रहना पड़ा। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि हम कौन हैं। काले लिबास वाले शख्सियतों का नेता अपनी आवाज दबाते हुए बोला। दफा हो जाओ, अपना चेहरा छुपाने वाले का यच्चू हो। अगर तुम में ये बताने की हिम्मत भी नहीं है कि तुम कौन हो तो अभी बाहर निकल जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। एक गर्म मिजाज वाले दबंग ने सीधे बात की। वे उन लोगों के साथ सहयोग नहीं कर सके जिनकी उत्पत्ति के बारे में वे नहीं जानते थे। यह कोई छोटी बात नहीं थी और एक गलत कदम घातक हो सकता था। इस समय अभी भी उनके साथ गेम खेल रहे हैं। वे उन्हें केवल यही कह सकते हैं कि खो जाओ। यदि यह उनके द्वारा प्रदर्शित मजबूत आभा नहीं होती तो कुछ ताकतवर लोग पहले ही कदम उठा चुके होते। हम फैंगमेन पर्वत के झांक परिवार हैं। स्थिति को देखकर आने वाले काले वस्त्रधारी व्यक्तियों ने अनिच्छा से अपने काले वस्त्र वापस फेंक दिए और अपने परिवार की घोषणा की। फेंगमेन पर्वत का कौन सा झांक परिवार? ये कभी नहीं सुना। ऐसा नाम लेने के लिए आप किस भूले बिसरे कोने से निकल आए? जैसे ही नाम की घोषणा की गई तुरंत इसका मजाक उड़ाया जाने लगा। आने वाले झांक परिवार के सदस्यों के चेहरे तुरंत बदसूरत हो गए। हालांकि दूसरा पक्ष सही था। यदि यह पूर्व झांक परिवार था तो वे वास्तव में छोटे पात्र थे, यहां तक कि इस सेटिंग में रहने के योग्य भी नहीं थे। लेकिन अब यह अलग था। वे सभी जानते थे, वे सभी अपनी अपनी उत्पत्ति जानते थे। वह पिछले राजवंश का झांक परिवार था जो मां परिवार के साथ दुनिया साझा करने के लिए जाना जाता था। पवित्र कबीले के पुरस्कारों के साथ इस समय उनकी ताकत भयानक रूप से मजबूत थी। ये सोचकर उन्होंने तुरंत अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। क्या आपने महान जिन राजवंश के झांक परिवार के बारे में सुना है? हम वे हैं। झांक परिवार के सदस्यों ने गर्व से अपना सिर उठाया और अपनी छाती फुला ली। मूल रूप से जब वे आए तब भी वे अपनी पहचान छिपाना चाहते थे। हालांकि ये स्पष्ट था कि बिना किसी विश्वसनीय पहचान के वे इन लोगों में शामिल नहीं हो सकते थे। कहानी बनाना भी अवास्तविक था। ये सभी ग्रेट जिया की शीर्ष शक्तियों के शक्तिशाली केंद्र थे। मनगढ़ंत कहानियां उनका विश्वास अर्जित नहीं कर सकी, अतः वे केवल सत्य ही बोल सकते थे। आने से पहले उन्होंने इसकी तैयारी भी कर ली थी। वैसे भी जिस क्षण से वे पवित्र कबीले द्वारा पाए गए उनका एक बार फिर ग्रेट जिया लू रॉयल कबीले से मुकाबला होना तय था। महान जिन झांक परिवार, वह क्या है? क्या कोई महान जिन राजवंश भी है? 8000 वर्ष बीत गए। ग्रेट जिया के जानबूझकर नियंत्रण के साथ बहुत से लोग अब ये भी नहीं जानते थे कि ग्रेट जिन क्या था। महान जिन पिछले राजवंश के अवशेष। निस्संदेह आखिरकार उपस्थित लोग प्रमुख शक्तियों से थे। उनमें से कुछ लोगों को ऐसी चीजों की परवाह नहीं थी। वे केवल खेती पर ध्यान केंद्रित करते थे और ग्रेट जिन से अपरिचित थे, लेकिन अधिकांश लोग अभी भी जानते थे। झांक परिवार, क्या ये झांक परिवार है जिसने दुनिया को मां परिवार के साथ साझा करने का दावा किया है? कुछ लोग पिछले राजवंश के बारे में अधिक जानते थे। ये सही है, ये झांक परिवार ही है जिसने मां परिवार के साथ दुनिया साझा की है। ये सुनकर उपस्थित सभी लोगों ने अंततः नए प्रकट हुए झांक परिवार के सदस्यों को ठीक से देखा। हालांकि झांक परिवार 8000 वर्षों से चुप था, लेकिन आखिरकार वे पिछले राजवंश के अवशेष थे, एक महान परिवार जिसने कभी आधे देश को नियंत्रित किया था। इसलिए परिवार के लिए छिपी हुई गहराइयों का होना सामान्य था। आप कहते हैं कि आप पिछले राजवंश के अवशेष हैं क्योंकि आप ऐसा कहते हैं। इसका सबूत क्या है? हालांकि झांक परिवार के सदस्यों ने अपनी पहचान उजागर कर दी थी। हालांकि इसने उपस्थित शक्तिशाली लोगों को पूरी तरह से आश्वस्त नहीं किया। अग्रणी झांक फैमिली पावर हाउस ने बोलने वाले पावर हाउस पर ठंडी नजर डाली। दूसरे पक्ष के लिए संदेह करना ठीक था, लेकिन उन्हें बार बार पिछले राजवंश के अवशेष कहना उन्हें बहुत अप्रसन्न कर देता था। हम्फ, ये सबूत है। झांक परिवार ने एक वस्तु बाहर फेंक दी। अध्याय -35, बहुत खतरनाक जगह। महामहिम, शाही राजधानी लगभग यहाँ है, तो हमें एक और रात यहाँ क्यों रुकना है? एक डिंग शहर में प्रीफेक्चुरल लॉर्ड्स हवेली के अंदर लुफेफान एक कुर्सी पर लेटा हुआ था। एक हाथ से गर्म चाय पी रहा था और दूसरे हाथ से एक प्राचीन किताब पढ़ रहा था। जियान, जो उसकी देखभाल कर रहा था, बहुत हैरान था। शाही राजधानी पहले से ही नजर में थी, लेकिन उसके राजकुमार ने एक और रात रुकने की जिद की जिसे वह समझ नहीं पाई। मैं आकाशीय घटनाओं का अवलोकन करता हूँ, यहाँ दुर्भाग्य का एक बड़ा शगुन है। लुफेफान ने आसमान की ओर देखा और कहा। इस बयान से जियान स्तब्ध रह गया। यदि यह स्थान इतना अशुभ था तो क्या उसके राजकुमार को तुरंत चले नहीं जाना चाहिए? इसके बजाय वह यहाँ क्यों रह रहा था? क्या वह उब गया था और उत्साह की तलाश में था? महामहिम राजकुमार किन, आप भी भविष्यवाणी समझते हैं। बगल में बाई ल्यूली बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकी।
अब वह पूरी तरह से खो गई थी। नवीनतम समाचार के अनुसार वह अब व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय की संत नहीं रही और उसके लिए हत्या का आदेश भी दिया गया था। उन्होंने कहा कि वह व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय की गद्दार थी और 20 से अधिक स्थलीय अमरों का वध उसने किया था। भगवान जानता है, हालांकि यह उससे संबंधित था, यह उसकी गलती नहीं थी, ठीक है। कौन जानता था कि प्रिंसकिन इतना अपमानजनक था। इसके अलावा उसके बिना भी प्रिंसकिन ने अंततः उन्हें साफ कर दिया होता। देर सवेर मरना अभी भी मरना ही था। अब ये सब उसकी गलती थी। अन्य बातों के अलावा यहाँ तक कि व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय जिसके प्रति वह वफादार थी उसका शिकार कर रहा था। अब इस विशाल दुनिया में उसके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। केवल लू फेफान की तरफ से ही वह अभी भी सुरक्षित महसूस कर सकती थी। ये परंपरागत कौशल मैं कभी कभी कल्टीवेटिंग से अपने खाली समय में इन्हें देखता हूँ, मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ। लू फेफान ने बहुत विनम्रता से कहा। बाई ल्यूली उनकी बातों पर अवाक रह गई। उसकी भयानक खेती और उसकी 18 वर्ष की आयु को देखते हुए एक सामान्य प्रतिभाशाली व्यक्ति, भले ही उन्होंने अपना पूरा दिल और आत्मा साधना में लगा दिया हो और बाकी सब चीजों को नजरअंदाज कर दिया हो, उनके लिए इतनी उम्र में इस स्तर तक पहुंचना लगभग असंभव होगा। लेकिन दूसरी ओर उन्होंने न केवल खेती की बल्कि अन्य चीजों पर भी ध्यान देने का अवकाश रखा। अगर कोई और यह कहता तो बाई ल्यूली निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करती। लेकिन प्रिंसकिन के शब्द, किसी को पता होना चाहिए कि वह उसका बाजी जेनमो गाना जानता था और उसने उसका इस्तेमाल उससे भी बेहतर तरीके से किया। लू फेफान ने संकेत दिया कि उसने यह उससे सीखा है। हालांकि बाई ल्यूली ने केवल सुक्विंग सॉन्ग बजाया और वह इससे पूरा बाजी जेनमो सॉन्ग निकालने में सक्षम थे। बाई ल्यूली को इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उनकी राय में यह बिल्कुल असंभव था। किसी को पता होना चाहिए कि बाजी जेनमो गाने को विकसित करने के लिए उसने अपनी सारी मानसिक ऊर्जा खर्च कर दी थी। और अगर प्रिंसकिन इसे इतनी आसानी से सीख सकते हैं, यहाँ तक कि इसके एक हिस्से को सुनकर और फिर बाकी का अनुमान लगा सकते हैं, तो फिर उसके इतने वर्षों के प्रयास का क्या महत्व रहा। हालांकि भले ही प्रिंसकिन ने बाजी जेनमो सॉन्ग के लिए विधि प्राप्त कर ली हो, इस गुप्त कला को विकसित करना जबकि उसकी खेती इतने भयानक स्तर तक पहुंच गई थी, अभी भी अविश्वसनीय रूप से डरावना था। इस दौरान जैसे जैसे उसने और अधिक सीखा, उसे यह महसूस होने लगा कि उसकी पूर्व स्वघोषित प्रोडिजी एप्टीट्यूड कितनी हास्यास्पद थी। वह वास्तव में समझ नहीं पा रही थी कि किसी व्यक्ति की योग्यता इतनी भयानक कैसे हो सकती है। यदि ये केवल खेती होती तो यह एक बात होती, लेकिन उन्होंने कई अन्य अपरंपरागत कौशल भी विकसित किए। उनमें से प्रत्येक में उनकी साधना का स्तर कुछ ऐसा था जिसे हासिल करने के लिए एक सामान्य प्रतिभा को जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा। पहले वह सोचती थी कि प्रिंसकिन में एक मार्शल देवता की योग्यता है, ये वास्तव में प्रिंसकिन का अपमान था। भले ही कोई मार्शल भगवान जीवित होता, प्रिंसकिन के सामने वह महत्वहीन होता। एकमात्र मजबूत बिंदु उनकी वरिष्ठता होगी। अगर प्रिंसकिन ने बहुत कम उम्र में ही अपनी प्रतिभा का खुलासा कर दिया होता और दुनिया को बता दिया होता, तो शायद दुनिया बहुत पहले ही अराजकता में पड़ गई होती। सभी प्रमुख ताकतें उसे शुरू में ही खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा चुकी होंगी। लेकिन अब प्रिंसकिन 18 वर्षों से निष्क्रिय पड़े थे। इस बिंदु पर उसकी साधना पूरी हो गई थी और अब कोई शक्ति नहीं थी जो उसे रोक सके। अपनी प्रतिभा के साथ 18 वर्ष की उम्र में वह स्थलीय अमर क्षेत्र के शिखर पर थे। उन्होंने अजूर स्वर्ग सम्राट कला को 15वीं परत तक विकसित किया था। भविष्य में उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। उस समय ग्रेट जिया उस समय से भी अधिक समृद्ध होगा जब मार्शल गॉड सत्ता में था, इसके बारे में कोई संदेह नहीं था। ग्रेट जिया के भीतर की बेचैन ताकतें, जिन्होंने पहले से ही गलत इरादे पाल रखे थे, अब बेहद चिंतित होंगे। एंडिंग सिटी में तथाकथित महान दुर्भाग्य को प्रिंसकिन पर निर्देशित किया जाना चाहिए। यदि प्रिंसकिन जैसा कोई व्यक्ति कुछ साल पहले शाही परिवार में प्रकट हुआ होता तो अभी भी युद्धाभ्यास की गुंजाइश होती। हालांकि इन वर्षों के दौरान जब ग्रेट जिया के सम्राट की स्थिति बार बार बदलती रही, जिससे कमजोरी का पता चला, वे ताकतें पहले ही उभर चुकी थीं। शाही परिवार के साथ संघर्ष असंगत था और व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय जैसे कुछ लोगों ने विद्रोह का झंडा भी उठाया था। ऐसी स्थिति में प्रिंसकिन जैसी शख्सियत की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि मार्शल गॉड के स्तर के किसी व्यक्ति की उपस्थिति भी शाही परिवार द्वारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह अजीब होगा यदि वे प्रमुख ताकतें अब नहीं घबरा रही हों। वर्तमान में बाहरी दुनिया को अभी भी प्रिंसकिन की सटीक स्थिति का पता नहीं है। उन्हें अभी भी लगता है कि उनके पास एक मौका है और वे निश्चित रूप से एंडिंग सिटी में अंतिम प्रयास करेंगे। इस बार वे जो ताकत तैयार करेंगे वह निश्चित तौर पर पिछली बार से ज्यादा मजबूत होगी। ये भी संभव है कि स्थलीय अमर क्षेत्र के शिखर पर एक बूढ़ा गीजर कोई कदम उठाएगा। उन बूढ़े बुजुर्गों ने कई वर्षों से अपना चेहरा नहीं दिखाया है। वर्तमान में ग्रेट जिया में ये स्थलीय अमर क्षेत्र के मध्य चरण में पावर हाउस हैं जो प्रवचन की शक्ति रखते हैं। ऐसी भी कई अफवाहें हैं कि वे सभी बूढ़े बुजुर्ग मर चुके हैं। हालांकि ये निश्चित रूप से सच नहीं है। बाई ल्यूली को जो पता है उसके अनुसार निश्चित रूप से 2 परिवार हैं जहां पीक क्षेत्र में स्थलीय अमर अभी भी जीवित हैं। जहां तक अन्य ताकतों का सवाल है, वहां अभी भी कुछ होना चाहिए। वे बूढ़े गीजर भी किसी अन्य मार्शल भगवान के प्रकट होने से सबसे ज्यादा डरने वाले होंगे। आखिरकार मूल मार्शल भगवान ने इनमें से अधिकांश वृद्ध बत्तखों को मार डाला। उसने उन्हें पीढ़ियों के अंतर तक मार डाला। ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि ग्रेट जिया के बाहर की सेनाएं समय पर नहीं पहुंच सकी। यदि वे सक्षम होते और वे जानते थे कि ग्रेट जिया इंपीरियल परिवार एक और मार्शल भगवान का निर्माण कर सकता है, तो उन्होंने निश्चित रूप से मजबूत व्यक्तियों को भेजा होता। आखिरकार उस समय आसपास की सेनाएं भी मारी गईं, खून नदियों की तरह बह रहा था। परिणामस्वरूप 8000 वर्षों तक उन्होंने हमेशा ग्रेट जिया को अपने अधिपति राज्य के रूप में सम्मानित किया है और वे सालाना श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। जब ग्रेट जिया कमजोर हो गया तभी वे रुक गए और हाल के वर्षों में उन्होंने ग्रेट जिया पर फिर से योजनाएं बनाई हैं। मुख्य रूप से वह भूमि जहां ग्रेट जिया स्थित है संसाधनों से समृद्ध है और आसपास के क्षेत्र ज्यादातर बंजर और ठंडे हैं। ग्रेट जिया के प्रति उनके लालच का एक लंबा इतिहास है। हाल के वर्षों में वे ग्रेट जिया के साथ कई युद्धों में भी शामिल हुए हैं। इसने शाही परिवार की शक्ति को और भी सीमित कर दिया है। ये कल्पना की जा सकती है कि यदि ग्रेट जिया ने एक और मार्शल भगवान का निर्माण किया तो उनका क्या होगा। इसलिए यदि शाही परिवार के पास एक और मार्शल भगवान पैदा करने की संभावना होती तो यह वास्तव में पूरी दुनिया में उथल पुथल पैदा कर देता। दुर्भाग्य से उन्हें पता नहीं चलेगा। प्रिंसकिन अब एक जबरदस्त ताकत बन गए हैं। वे उसे रोकने की संभावना पहले ही खो चुके हैं। इस बार एंडिंग सिटी में चाहे कितने भी पावर हाउस आएं, ये व्यर्थ होगा। ये जगह उन ताकतवर लोगों की कब्रगाह बन जाएगी। यदि केवल संख्याओं पर भरोसा करने से अवसर मिलता तो उन्हें मार्शल गॉड द्वारा इतनी क्रूरता से नहीं मारा जाता। वे शक्तियां गठबंधन के बिना नहीं थीं। कई भव्य जवाबी हमले निरर्थक बलिदानों के रूप में समाप्त हुए। यहां तक कि आसपास के क्षेत्रों में भाग गए कुछ ताकतवर भी अंततः मारे गए। यह आज रात होनी चाहिए, इतिहास देखा जाएगा। बाई ल्यूली ने आसमान की ओर देखा।
इस समय व्हाइट लोटस संप्रदाय के लिए आशा की एक किरण खोजने के अपने जुनून को छोड़कर वह कुछ हद तक आगे देख रही थी कि आगे क्या होगा। आज के बाद यदि पर्याप्त बिजली घर आ गए तो ग्रेजिया के टेरेस्ट्रियल इमॉर्टल्स वास्तव में एक और पीढ़ी के अंतर का अनुभव करेंगे। किसी को पता होना चाहिए कि स्थलीय अमर 1000 साल तक जीवित रहते हैं। इस रैंक के पावर हाउस हालांकि ग्रेजिया में असंख्य प्रतीत होते हैं, लगभग हर कुछ शक्तिशाली ताकत के पास 1000 वर्षों से अधिक समय से संचित हैं। यदि वे सभी मारे गए तो पीढ़ी का अंतर कोई मजाक नहीं है। यही कारण है कि जब मार्शल गॉड ने दुनिया का नरसंहार किया तो इन बलों को अपनी मूल क्यूई को पुनः प्राप्त करने में कई सहस्राब्दी लग गए, यहां तक कि कुछ ने अपने दाववंश को भी खो दिया। और ऐसी स्थिति दोबारा बनने वाली हो सकती है। अध्याय 36 राज परिवार का रहस्य। एक डिंग शहर। 14वें भाई, मुझे नहीं पता कि वह क्या सोच रहा है। बेहतर होता कि वह शाही राजधानी में लौट जाता, लेकिन वह रुकने पर जोर देता है। दूसरे राजकुमार ने आकाश की ओर देखा। आज रात का चांद असाधारण रूप से गोल था। वह स्वाभाविक रूप से जियांगहू में बड़े हंगामे के बारे में जानता था। हालांकि उसने यहां शाही राजधानी में इस खबर को दबा दिया था। सौभाग्य से उनके पिता अपनी चोटों को ठीक करने और अपने जीवन को लंबा करने के लिए अंतिम संघर्ष करने के लिए एकांत में चले गए थे, वरना वो इस खबर को दबा नहीं पाते। हालांकि उसने उस भयानक भूत के साथ सहयोग किया था। दूसरे राजकुमार ने अपनी सारी उम्मीदें दूसरे पक्ष पर नहीं रखी थी। अब पूरा जियांगहू अपने जीनियस छोटे भाई को घेरने और मारने की तैयारी कर रहा था। उनकी सफलता की संभावना बहुत अधिक थी। सच कहूं तो इस समय उसका मन कुछ उदास सा हो गया था। यदि उसके 14वें भाई की प्रतिभा वास्तव में उतनी अच्छी होती जितनी अफवाह थी, तो शायद वह वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता था जो ग्रेजिया के जीवन को बढ़ा सकता था। वह मार्शल गॉड के शासनकाल की महिमा को फिर से भी बना सकता है। मैं भी एक अच्छा बड़ा भाई बनना चाहता हूं। उसने आह भरी और सिर हिलाया। यदि वह सिंहासन हार गए लेकिन सुरक्षित रहे और अदालत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपने छोटे भाई को सत्ता संभालने और गंदगी को साफ करने दिया होता। हालांकि अपने सबसे बड़े भाई की अचानक मृत्यु के बारे में सोचकर उसकी मुठ्ठियां अनायास ही भिंच गईं। शाही राजधानी, ये वह स्थान था जिसका प्रबंधन उनके महान जिया ने 8000 वर्षों तक किया था। इस स्थान पर उनके शाही परिवार की बहुत सारी प्रथाएं थीं। इस स्थान पर उनके शाही परिवार के कई विशेषज्ञ रहते थे। आमतौर पर एक राजकुमार की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि एक उच्च पदस्थ अदालत के अधिकारी को भी ऐसी दुर्दशा का सामना नहीं करना चाहिए। फिर भी आज तक उनके सबसे बड़े भाई की अचानक मृत्यु का कारण स्पष्ट बना हुआ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने जांच की, निष्कर्ष हमेशा अचानक बीमार होना ही था। यह बिल्कुल हास्यास्पद था। वे सभी कृषक थे और उन्होंने अनगिनत बहुमूल्य संसाधनों का उपयोग किया था। यहां तक कि मार्शल आर्ट की थोड़ी सी समझ रखने वाले सामान्य लोग भी शायद ही कभी अचानक बीमारी से पीड़ित होते हैं। उनके शाही परिवार के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि वह जानता था कि उसे कोई परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि यह पहली बार नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ था। दूसरे राजकुमार ने अभी भी हार नहीं मानी थी और सच्चाई खोजने की कोशिश कर रहा था। वह इसका कारण जानना चाहता था कि उनके शाही परिवार में यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। सच कहूं तो अगर उसे पता होता, भले ही उसे राजगद्दी नहीं मिलती, तो भी वह अचानक मौत से बच सकता था। दूसरा राजकुमार भी उस पद के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। लेकिन अब कोई सुराग नहीं था। उनके सबसे बड़े भाई की मृत्यु का कारण अचानक बीमारी बताई गई। मेरा समय खत्म हो रहा है। हाल की पीढ़ियों के सुरागों से पता चलता है कि अचानक मृत्यु का समय ऊपर से नीचे की ओर था। उनके सबसे बड़े भाई की पहले ही अचानक मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए उनकी बारी दूर नहीं थी। इसलिए चाहे कुछ भी हो, उसे यह सिंहासन मिलना ही था। 14वें भाई, संघर्ष मत करो। एंडिंग सिटी में मरना एक अच्छे छोटे भाई की पहचान है। पिताजी, जल्दी करो और जाओ। अगर तुम मरने वाले हो तो जल्दी करो। दूसरा राजकुमार अब और इंतजार नहीं कर सकता था। प्रथम राजकुमार की अचानक मृत्यु और अतीत में शाही परिवार के अन्य सदस्यों की अचानक मृत्यु की तरह कोई सुराग नहीं मिल सका। वर्तमान सुरागों के अनुसार ये स्पष्ट होता जा रहा है कि उनकी मृत्यु का कारण विस्फोट हुआ था। इस मामले में यदि वह जल्द ही सिंहासन पर नहीं बैठा तो दूसरे राजकुमार को डर था कि वह अपने मूर्ख पिता से आगे निकल जाएगा। हे, दूसरा राजकुमार, आपका समय सचमुच खत्म हो रहा है। हालांकि मेरे पास यहाँ एक खजाना है जो आपकी स्थिति को अस्थायी रूप से कम कर सकता है। बेशक इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इसका उपयोग करने को तैयार हैं। जैसे ही दूसरा राजकुमार अधिक से अधिक उत्तेजित हो रहा था, एक अजीब हंसी फिर से गूंज उठी। इस आवाज को दोबारा सुनकर दूसरा राजकुमार काफी शांत हो गया। आप मेरे शाही परिवार की समस्या जानते हैं और आपके पास इसे हल करने का कोई तरीका है। उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठी और वह अचानक प्रकट हुए भूत को ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखें शत्रुता से भर गईं। मुझे इस तरह देखकर आप यह नहीं सोचेंगे कि आपके शाही परिवार की समस्या मेरी वजह से है। क्या आप ऐसा करेंगे? अगर यह सचमुच मेरी गलती होती तो क्या मुझे अभी आपके साथ सहयोग करने की आवश्यकता होती? भूत ने अपना सिर हिलाया और ठंडी सांस भरी। मुझे तुम पर विश्वास क्यों करना चाहिए? दूसरे राजकुमार ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। जरा देखोगे तो समझ जाओगे। भूत ने दूसरे राजकुमार को एक क्लासिक पाठ भेजा। दूसरे राजकुमार ने संदेह से उसे खोला। तो ऐसा ही है। जितना अधिक दूसरा राजकुमार पढ़ता गया, वह उतना ही अधिक चिंतित होता गया और उतना ही अधिक उसका शरीर कांपने लगा। अंत में उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसका चेहरा अविश्वसनीय रूप से पीला पड़ गया और उसका दिल पूरी तरह से मृत महसूस हुआ। मैं यह नहीं कर रहा हूं। ये लानत सिंहासन जो चाहे इसे पा सकता है। हा। दूसरे राजकुमार ने सीधे किताब को फाड़ दिया और दूर फेंक दिया, जिससे उसकी विक्षिप्त हंसी निकल गई। पहले चाहे दबाव कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भले ही इसके लिए उसे अपने भाई और पिता की हत्या करनी पड़े, वह बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करने में सक्षम लगता था। ऐसा लग रहा था कि अब स्थिति चाहे कितनी भी अराजक क्यों न हो, उसमें उसे पलटने की क्षमता थी। लेकिन अब वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूटा हुआ लग रहा था। उसमें जीने की कोई इच्छा नहीं थी। उनकी हंसी पूरे राजनिवास में गूंज उठी। हंगामा सुनकर उनके अधीनस्थ दौड़ पड़े, लेकिन उन्होंने देखा कि महामहिम पागलों की तरह व्यवहार कर रहे थे, रो रहे थे और हंस रहे थे। सिंहासन के कूड़ा होने और राजकुमार की पहचान के कूड़ा होने के बारे में कुछ बुदबुदा रहे थे। गार्ड एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। बाहर निकलो तुम सब। ये दूसरा राजकुमार था जिसने शाप दिया और वे तदनुसार चले गए। हर कोई हैरान था कि दूसरा राजकुमार, जो बिल्कुल ठीक था, अचानक पागल क्यों हो गया। शायद प्रथम राजकुमार की मृत्यु ने राजकुमार को उत्तेजित कर दिया। भाईचारे के गहरे स्नेह ने राजकुमार को नुकसान महसूस कराया। किसी ने अनुमान लगाया। निस्संदेह उन्होंने इसे बस लापरवाही से कहा और इस पर बहुत अधिक चर्चा करने का साहस नहीं किया। क्या आपके पास पर्याप्त है? यदि ऐसा है तो शांत हो जाए। यदि आप नहीं कर सकते तो मैं दूसरा साथी ढूंढ सकता हूं।
गार्ड के जाने के बाद भूत जो उनके आने पर गायब हो गया था फिर से प्रकट हो गया। जाओ जिसे चाहो ढूंढ लो, मैं यह नहीं कर रहा हूँ। दूसरे राजकुमार ने सीधे कहा। ऐसा लगता था कि भूत ने उसे जो जानकारी दी थी उसने उसकी मानसिकता को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। क्या आप निश्चित हैं? मेरे पास पूरा समाधान है। क्या आपको सचमुच कोई दिलचस्पी नहीं है? भूत की आकृति धुंधली होने लगी, मानो गायब होने की तैयारी कर रही हो। क्या? दूसरा राजकुमार जो पहले से ही हार मानने को तैयार था, ये सुनकर कांप उठा। वह तुरंत ऊर्जावान हो गए। तुम्हारे पास वास्तव में एक रास्ता है। उसने भूत को गौर से देखा। मैं पहले तुम्हें अचानक मृत्यु से प्रतिरक्षित कर सकता हूँ। फिर जब तुम्हारा तीसरा भाई मर जाएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं जो कहता हूँ वह सच है। भूत ने ठंडी हंसी छोड़ दी, लेकिन इस समय दूसरा राजकुमार कम परवाह नहीं कर सका। दूसरे पक्ष की हंसी उसके कानों में बहुत अद्भुत लग रही थी। यदि आप वास्तव में इसे हल कर सकते हैं तो हम सहयोग करेंगे। दूसरा राजकुमार जो अर्धविक्षिप्त अवस्था में पड़ गया था अचानक उठ खड़ा हुआ, मानो जीवन बचाने वाला तिनका पकड़ रहा हो। मुझे इस बारे में आपसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं इसे हल नहीं कर सकता तो मेरे द्वारा आपसे मिलने का ये थी आज की कहानी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम इस यूनिवर्स के और सीक्रेट्स एक्सप्लोर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम टू कहानी यूनिवर्स।